अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए रिजर्वेशन भी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सब को एम्पावर करने का जो बिल यहाँ पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव थे, उन्होंने ये मांग किया। और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आज़ादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्यागशी, थांग, गिरेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहाँ से इस तरफ आए ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित हैं, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो, जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुलेआम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने मुद्दे जम्मू कश्मीर को लेकर सदन में रखे, सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगे और उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का उत्तर लोकसभा में चर्चा के दौरान दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है, इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। मान्यवर, लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए।
मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है, वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले
7 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मान्यवर, सुरक्षा का परिदृश्य में इस पर बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक और से रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे, 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदला हुआ है, इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी, कहते थे, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए हैं। पाकिस्तान मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक 0 टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं
26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार के साथ बताया कि जम्मू किस तरह से विकास कर रहा है, कश्मीर किस तरह से विकास कर रहा है। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर को लेकर भी खासी चर्चा सदन में देखने को मिली। यहाँ से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूँ। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। मैं सब किसी को कोट नहीं कर रहा। अरे यार, ये नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो? अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने, मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं। क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है।
कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और उसको सर्वानुमत से पास करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की दृष्टि से दोनों विधेयक खासे महत्वपूर्ण हैं। यदि बात जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की जाए तो इस विधेयक से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस विधेयक में किए हैं। दूसरी ओर यदि बात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 की जाए तो इससे राज्य की विधानसभा सीटों में खासी बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, इन दोनों विधेयकों से जो विस्थापित लोग हैं उनको भी खासे फायदे मिलने वाले हैं। कई घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Bringing down the cost is a clear effort in that direction. But the short answer is, since she did not mention the report, and since I think she has the CAG report in mind, let me answer categorically that all the recommendations have been included in the system's implementation. All the recommendations. But I heard that there is a report वो बड़ी गंभीर है। वो तो मैं अखबार सुबह खोलता हूँ तो मुझे कई गंभीर चीजें पर I'm a student of history, मैं ये पूछता हूँ कि कौन सी ये लिखने वाला कौन है रिपोर्ट का, वहां से पता लगता है क्या क्या हो रहा है। By the way, sir, the CAG pointed out that male could take PMY, minor could take PMY more than 2 refills per day. Now we made changes. We don't allow males and minors too. The scheme is for ladies, for the घर की महिला के नाम पे, and this has already brought about a change. By the way, we take CAG's recommendations very seriously. Unlike my colleague is saying, unlike some previous dispensations which allowed the thing, but let me assure you, we take them very seriously, and certainly in my ministries, we take them extra seriously. Question number 77, Srimati J.B. Mathur Isam. Yes. Question 77. Honorable Minister. Will of the House. First supplementary, Srimati J.B. Mathur Isam. Ask the Honourable Minister whether the additional excise duty imposed on petrol and diesel during COVID times will be removed soon. Honorable Minister. Sir, we have some kind of a comedy of errors here. The excise duty was removed, not added. On 2 occasions, in November 21 and May 22, the Honorable Prime Minister reduced the excise duty on petrol and diesel, resulting, as I said, in response to an earlier question, in a loss of 2.2 lakh crore to the central exchequer. I also took the liberty of pointing out that the BJP states, or the BJP-run states, also reduced the VAT that they were charging, unlike, I wish to submit, sir. Now, my colleague has mentioned Rajasthan. Sir, with due deference to you, sir, their petrol in Rajasthan was selling 12 rupees more expensive per litre than, say, in BJP states. In Kerala also, by the way. Second supplementary. But my submission, therefore, sir, is the Srimati J.B. Mathur Isam.
Second supplementary. Sir, the minister's reply says, and I quote, prices of petrol and diesel are market determined and public sector oil marketing companies take appropriate decisions on pricing of petrol and diesel. While crude oil prices Indian basket increased from US $73.30 per barrel December 2021 to US $112.87 per barrel during March 2022 and further to US $116.01 in June 2022 and continue to remain highly volatile, OMCs have not increased or revised prices since 6th April 2022, I unquote. However, Indian petroleum companies got the benefit of rupees 27,550 crores and India's import of crude oil for almost same volume in the first half of financial year 2022-23 in the first half of financial year 23-24 was 25% lower value-wise due to subsidized crude oil from Russia. So my question, this benefit is not seen passed on to the common man. Will you pass on these benefits to the common man in India? Sir, I would advise all my friends in the political world to use better research and think tanks, sir. All these statistics which the honourable member read out, I've heard this false narrative earlier. Let me place the facts before the House. Sir, the global situation today is characterized by a high degree of turbulence. The military operations which started in February 2022 between Russia and the Ukraine, I'm choosing my words very carefully, and subsequently the attack by the terrorist group Hamas on Israel. Dr. John Brittas, I am responsible. You will have to give up this habit. And please. You can take the floor only when I give that sanction. Please, sir, take your seat. Honorable Minister. Sir, during this 2-year period, during this 2-year period, sir, the price per barrel, please, has gone down during the lockdown to as little as 19 degrees 56 cents, and it went up to $128 per barrel. I am not in the fortune-telling or soothsaying business, sir. All I can say is that I cannot predict where the oil prices will be, but I can predict, based on hard facts, that the oil marketing companies, I'm talking to our PSUs, because they are good corporate citizens, they incurred a loss of 21,000 crores. So we had a combination of three things. One, we had the Honorable Prime Minister reduce the excise duty which the centre charges, which meant the centre, at a time when it was providing 800 million people or 80 crore people 3 meals of dry ration in a day, it was foregoing revenue of 2.2 lakh crores. That is what the central government did. The BJP-ruled states cut their VAT. This is in sharp contrast to what my colleague asked about raising oil bonds. Karza le nana or bhukte pota. This was in Hindi, sir, not in Punjabi. The Punjabi is slightly more colorful, sir. Now, my point is, for someone to be asking me a question, please. Honorable Minister, through the chair. Yeah. Honorable Sir, I say again, central government, Honorable Prime Minister reduces the excise duty on 2 occasions, November 21, May 22, reduces the reduction in price by 13 rupees and 16 rupees. OMCs, as good corporate citizens, incur a loss of 21,000 crores, BJP state, that is why the prices are lower. Now, if the question is, why don't we make oil or gas or something totally free? Well, there was a distinguished leader of this House, Prime Minister, who's still a very distinguished member of the House. He said, money does not grow on trees. I'm a student of his. All I can say is if the resources were limitless, we could maybe reduce it. But the OMCs are also answerable to their taxpayers, to their shareholders. And I think what has been done in India, which has made our prices lower
than any other major economy in the world. If you get the November figures, they'll be even lower. If today is 5%, they'll be lower by 11%. Third supplementary, Dr. Ashok Kumar Mittal. सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब्सिडी दे रही है, लेकिन एक हैरानी की बात है कि बेनिफिशियरी द्वारा रिफिल की संख्या कम हो रही है। सरकार ने जुलाई 23 में संसद में बताया कि 12% बेनिफिशियरी ने एक भी रिफिल नहीं कराया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगा, संज्ञान भी लिया, एक्शन भी लिया, और आज स्थिति ये है कि एवरेज जो है 3.8 सिलेंडर है। अगर कुछ लोग मान लीजिए एक सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उनको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा चिंता करनी है कि लाभार्थी बढ़े। और मैंने जैसे कहा, टोटल गैस सिलेंडर्स देश में 14 करोड़ से 33 करोड़ पहुंच गए हैं। उज्ज्वला के लाभार्थी इस समय 9 करोड़ 60 लाख है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया 75 लाख और जोड़े हैं, उसमें 34 लाख ऑलरेडी जुड़ गए हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, हमने कई और कदम उठाए। आप 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की जगह 5 किलोग्राम का ले लो। हमने बाकी प्रोसेस बढ़ा दिया है, और इस समय 100.85 करोड़ रिफिल्स पिछले 3 साल में लिया, 100 करोड़ रिफिल्स लिए गए हैं। तो ये कहना कि कहीं रिपोर्ट आई थी उसमें ये एक समय आया होगा, किसी ने किया होगा, पर आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि हम 100.85 करोड़ रिफिल्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन, एंड दिस प्रोसेस इज ऑन द इंक्रीज। मुझे लगता है ये जो 75 लाख भी लिया है, इसकी भी सैचुरेशन जल्दी हो जाएगी। 34 लाख तो हो गए। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्री जवाहर सरकार। क्वेश्चन नंबर 77, fourth supplementary. Sir, go to your seat. I'm helping you. Shri, you seem to have forgotten your seat. Yes. Has been repeatedly mentioning that the oil marketing companies have taken a hit and therefore the customers have been saved. He has given it to me in writing on 25th November that public sector oil marketing companies have suffered under recoveries. Admitted. At the same time, would the Honourable Minister be kind enough to state how much profits went to the private oil refiners during the same critical period, because I have data with me at my disposal which we are exchanging, sometimes not in the best of manner, we are in regular exchange. How much profits were made by, okay, I'm naming 2 companies, Reliance and Rosneft, that has taken over SR's company in Gujarat, at rock bottom prices. They bought it at rock bottom spot prices from the Russians, whereas oil companies were unable to take the Russian offer, despite the fact that the External Affairs Minister was defending our stand, because they were bound by long-time contracts. So the benefit of the Russian Honourable oil member, went ask your straight supplementary. to 2 private limited companies. Ask your supplementary. Honourable Minister. How much profit did they make? 1 second. When you are talking of, don't make gesticulations like this. If you haven't finished, I'll wait for you to finish. Like this. We are all addressing I would appreciate only one of you some stands. manners. Yes, Honourable Minister. Sir, the honourable member provides me Also from civil service. Honourable member. Also from civil service. Also from? Civil service. Yes, civil service. Yes, at least there he had to take an exam to pass, to enter, like I had to. But the subsequent change in profession, I'll come to that in a minute, sir.
I want to tell the honorable member, I want to tell through you, sir, that the honorable member has obliged me with a large number of letters. He raises the same 3 queries in every letter. So in the last letter, please, let the minister answer. Let the minister answer first. In the last letter, I did something which I would have done as an undergraduate student. I said, I have received your letters of this date, this date, this date. You have raised the following 3 queries. Then I drew a chart. The answer to the first query is given in para so-and-so. The question in the second query is given in para so-and-so. Sir, I am happy to make, through your good offices, the letters public that will show what the honorable, if it is an MPhil degree or a, can I complete? Honorable members, one second. Sir, I can understand the honorable members' Honorable pressure, Minister, but I have the floor and I'm not yielding to him. I only yield to you, sir. One second. I think it will serve public interest that the communication sent by the honorable member and the response emanating from the honorable minister, both are tabled here. Absolutely. Fifth supplementary, Dr. John Brittas. Thank you very much, sir. Dr. John Brittas. Thank you very much, sir. The Honourable Minister has been harping on the discounts given by the Union Government at the behest of the Honourable Prime Minister. I have an answer with me which says that last year... What's your supplementary? Sir, I'm asking, sir. Let me just formulate, sir. Okay. Sir, last year, the total duty and taxes which has... Sir, please. Communications. Sir, see the quantum of money that has gone to the national exchequer, that is Union Government, is 4,28,000, whereas all states put together, it is hardly 3 lakh. And this is where he is saying that... So what's your supplementary? So my point is that, sir, that though we talk in terms of Atmanirbhar, the dependence on import has gone up from 82% to 88%. Will the government of India ensure that the dependence on import is brought down and also cop the idea of Mr. Gadkari that 60% ethanol need to be blended so that the petroleum prices go down? Honorable Minister. Sir, I'm indeed very grateful to the honorable member who asked this question because it helps me clarify what the reality is. Sir, we have probably about 88,000 petrol retail stations in the world, in India. Out of these, I think the bulk of them are run by OMCs. There are about 8,000 in the private sector, 20,000 in the private sector. Sir, what we did, insofar as the private sector is concerned, we imposed a windfall tax. We imposed export cesses, and we enforced the Universal Service Obligation Fund that 30% of what they were producing had to be supplied to the domestic market. I don't think, sir, in the history of India, this has ever happened. And, sir, let me clarify. One of the private refiners is in the SEZ, and we had a situation where the export volume, when he talks about windfall profits, we imposed a windfall tax, which the Finance Ministry reviews, I think, on a fortnightly basis. Secondly, the export volumes before this period and after the period and during the period have remained constant. We ensured the trilemma that there was availability, there was affordability and sustainability. So there is no question of our not having done that. Sir, I have repeatedly clarified this to the honourable member who's perhaps seeking a PhD, John Brittas, the honourable member, maybe in JNU, I don't know. I'd be happy to provide inputs for that study, but I can tell you I am grateful to you, sir, that you have given me the clearance today to put this into entire correspondence in the public domain. Please. I'm told that the PhD comes cheaper in Kerala. He said he has PhD in Kerala. Take your seat.
Take your seat. Honorable Minister, 1 second. Take your seat. Take your seat. Please, all of you take your seat. Take your seat. Take your seat. Take it. Sir, Honorable Minister. I would again like to emphasize yes, that there was a situation at one stage where some, I choose my words very, very carefully, some operators decided not to sell fuel at a lower price because that would have amounted to incurring a loss. And all these universal service obligations were invoked. Everyone fell in line. That only Modi ji's government could have done, because without fear of favor, we enforced the law, enforced windfall tax, exports act, and we enforced the universal excise. Now all manner of, yes, it's all right, all manner of decibel level raising. Sir, I am indeed grateful to you. I want to repeat this, that you have given me the permission to make that correspondence public. It will be done during the course of the day today. 1 second. So, and the economy today, so that is the proof of the pudding. Economy today is firing on all cylinders because we are reducing the import development, and what we have done, we are increasing the ENP and we have increased the biofuel mixing. I heard the word ethanol, which my dear colleague, my learned colleague, Mr. Honorable Member John Prittas mentioned. I mean, there was so much decibel level there, I couldn't get the full question. We're very happy to tell him what we are doing in biofuels, in compressed biogas, and in green hydrogen. Thank you, sir. On a point, sit down. I give opportunity to Dr. John Brittas to ask an additional supplementary. And 1 second. And Dr. John Brittas, please, 1 second. Please put it very pointedly. Come on. Sir, first is point of clarification. I have a PhD from JNU. I am proud of it. And of course, his finance minister... Question number 78, Shrimati Priyanka Chaturvedi. Priyanka Chaturvedi. Honorable Minister. It on the table of the House, sir. Shrimati Priyanka Chaturvedi, supplementary number 1. Yes, sir, I've gone through the statement. I just wanted to check with the Honorable Minister through you, sir. Is it correct that the scheme is not available in every city? If it's true, then why not? Honorable Minister. I want to make it absolutely clear, sir. This scheme is available pan-India in all urban local bodies. And if there is some place which does not qualify on that, I'd be very happy to sit with the honourable member and sort this out. But the fact that this scheme started at the height of the pandemic, when the honourable Prime Minister wanted to insulate one of the most vulnerable sections of our society from the adversity they were facing, we rolled out the guidelines in one day. 1 month the scheme started rolling. Today, we have already got something like 56.89 beneficiaries. And I would like to tell the honourable member that, in fact, we have a portal which is upgraded daily. I was responding, sir, to a question in the Lok Sabha, I think a few days ago, when I used the figure 56 lakhs of beneficiaries. And I found that today, when I was preparing for this session, I knew the honourable member had asked a start question. It has gone up to 56.89 lakhs. And I'm sure by the time we finish the day, it will be past 57 lakhs. So I also want to share that the total number of beneficiaries who have taken the first loan are 56.59 lakhs. Number who have taken the second loan are 15.82 lakhs. Third loan has been taken by 2.05 lakhs. And 2 studies which are very significant. One, sir, by the Indian School of Business in Hyderabad, and the other by the Chief Economist of the State Bank of India, I think Soumya Kanti Ghosh, sir. They show the success of this scheme, that it has a persistency ratio of 68%. Now we have a situation, the scheme has succeeded in making
people who were drawing, जो रेडी पटरी पे अपना कारोबार करते थे, it has succeeded in freeing them from the vice-like grip of the money lenders from whom they were borrowing at the rate of 100 to 300% a day. And the fact that the numbers are increasing, the number of loans are increasing, shows that it's available everywhere. The second thing is, sir, each of these persons in the informal sector, their details are being onboarded and they are being made beneficiaries of 8 other Kendriya Yojanas so that they can benefit from them. We had some difficulties with some state governments who were not, because there is a old problem that the local authorities, they don't give them the respect that is due. The local authorities try to play this, I have to be careful with my words, sir, who are great difficulties in the work of the street vendors. I've been writing letters to the chief ministers, my secretary has written to the state government, and we think that those problems are being ironed out. There are 13,700 vending zones. If some place you think or anyone thinks not there, kindly bring it to my notice. And if it's an urban local area, the vendor may be living in a rural area, but the trade is to be applied because this is under the 2014 Act, which is for urban sector Act in 2014, sir. Second supplementary, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, I got a long reply from the Honourable Minister, but he hasn't really answered the question I asked. Secondly, sir, before I ask the supplementary, I just wanted to bring it to your notice. You had come out with a very historic decision where you said the responses by the ministers would be gender neutral. When I was reading the response to my question, every answer starts with a yes, sir. So just wanted to bring it to your notice and to the Parliamentary Affairs Minister's notice. The second question, sir, is if the government is maintaining a database of number of disabled people and number of women beneficiaries that have been enrolled in this scheme. Honorable Minister. Sir, I can mention straight away, I think 44, no sir, if I have the question, I'll answer it. This is a straightforward second supplementary she's asked. 44% of the beneficiaries are Mahilas. Scheduled caste, scheduled tribe, equally. Total number, if you add minorities, 9%. Sir, the spread, when a beneficiary or a potential beneficiary comes to seek a loan, based on a letter of recommendation or a certificate, they don't ask the caste, etc. But we have done an analysis after that, and the answer is very clearly 44% SC, ST, another 40% plus minorities. Now somebody asked me the figure, why are minorities? I said, I cannot, for instance, ask why a particularly well-to-do minority community from where the honorable member, why don't they want to ask for street vendor loans? I think they're the kind of people who run banks. They don't need to be street vendors. And the data on disability, disabled data is not available with us. That data we have tried informally to ascertain because the loan-seeking process does not have that category. It's as simple as that. And any other question, she said first, she asked a question, I gave a long. If I had got a straightforward question, I will give a straightforward answer. So please, I request her through you, sir, to send me the question. I'll send her a... How will they provide housing to them? That is one thing, sir. Second, I think the minister was telling something about JNU. I also have a PhD from JNU. I am proud of Honorable it. Minister. It is one of the most Minister. consistent top university of the country, and it is the only university from our country which has a place in the JNU, sir. Nothing will go on if I had, instead of going and teaching at a Delhi University college, if I had got a little time to get a PhD, I may have opted for JNU also. Sir, kindly respond to the supplementary that concerns your ministry. The question is very simple. You see, if we make cumbersome data requirement as a prerequisite, which used to happen in a previous dispensation, no loans will be given. So all we are saying is, you need minimum data. All you do is bring us your Aadhaar card. So that one card, Aadhaar card, is enough for us and for the banks, and the bulk of the loans have been given by the public sector banks, sir. I think about 80–85%. Private sector banks have been a little slow, maybe because the amounts
involved in the loans are small, 10,000 for the first loan, 20,000 for the second loan, 50,000 for the third loan. But the Aadhaar card 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. V. Shivdasan for reference of the Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Sir, I move the amendment. Dr. V. Shivdasan, are you moving the amendment? Not present. Motion for consideration of the bills and the amendments moved to the Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 are now open for discussion. I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati. We'll start. You gave the name of Shrimati Rajni Ashok Rao Patil? She'll come second. All right. Shri, quite fine, quite fine. I was going by the system as per the input given. Shri Vivek Tankha. धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपने एक कश्मीरी पंडित को आज इस महत्वपूर्ण बिल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका इंडल्जेंस भी लूंगा कि मुझे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा 9 minutes. No more than that. सर, Go ahead. Go ahead. आज पहली बार मेरी माताजी जो 91 इयर्स की हैं और मेरी वाइफ की माताजी जो 90 इयर्स की हैं, जो कभी मेरी स्पीचेस नहीं सुनती थी, आज पहली बार वो टेलीविज़न पे लाइव सुन रही हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट कश्मीर का है। ये सब्जेक्ट बल्कि ये सब्जेक्ट एक ऐसी जगह का है जिसको वो जन्नत समझती थी और समझती हैं, और जिसको उन्होंने बहुत क्लोजली परखा था, देखा था। और यही लगभग आज पूरे विश्व में और पूरे देश में हर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो वहाँ नहीं है, वो इसी तरह कश्मीर को देखते हैं। मैं 2 शब्दों के साथ, 2 लाइन्स के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करूँगा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा। संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा उन लफ्ज़ों में उभरा है सदा जहाँ मैं कश्मीर हमारा। कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दिस वॉज आवर बिलीफ सर। मैं आपको आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ है उस पर भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा। इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विथ वॉट वी ऑलवेज थॉट। हमारे ओपिनियन में, और जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इस पार्लियामेंट में बोला था, दिस इज़ अ ट्रांजिटरी प्रोविजन, it's a temporary provision. It will stay. It will stay as the constitution, as long as the constitutional mandates. आज सुप्रीम कोर्ट ने while upholding the provision 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी टिप्पणी की है। कश्मीर में जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए, जो स्टेटहुड उनसे नहीं लेना चाहिए था। यूनियन टेरिटरी बना के आपने उनकी स्टेटस कम की। और दूसरा कि कश्मीर का चुनाव 2024 के पहले अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक प्रकार से मैं ये कश्मीर के लोगों की जीत के तौर से भी देखता हूँ। और इसके आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई भी परिवर्तन आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस परिवर्तन का खाली इंटरप्रिटेशन देता है। इट इज़ द पार्लियामेंट जो लोगों का भाग्य और जीवन डिसाइड करता है, एंड इट्स द पार्लियामेंट का लॉ जो लोगों का भाग्य जीवन को एक प्रकार से आगे एक रूपरेखा देता है।
और मैं आज कहना चाहूँगा कि कुछ कश्मीरी महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जैसे पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बाल काक तिलक, पंडित हृदय नाथ कुंजरू, पंडित श्रीधर जी धर, पंडित काशीनाथ कौल, पंडित निरंजन नाथ डांगरू और पंडित काशीनाथ छताबली। सर ये वो महापुरुष हैं। पंडित गोपी कृष्ण को करण सिंह साहब ने युग पुरुष बोला था। ही वॉज अ मिस्टिक, अ फिलोसफर हु रिटन बुक्स, और जिन्होंने कश्मीर की, जो उनको कश्मीर की आत्मा बोला जाता था। और उन्होंने उन व्यक्ति ने जब सरदार पटेल साहब से और नेहरू जी से बात की तो जनरल थोमाया, दिस इज समथिंग विच इज ऑन द टेक्स्ट, on this is autumn of 1948, सरदार पटेल साहब से नेहरू जी से बात की तो इन महापुरुषों जिनकी मैंने नाम लिए, इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जनरल थोमाया को अपने 10-11 वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के साथ भेजा गया उनसे बात करने के लिए। दैट वाज द टाइम जब कश्मीरी पंडितों को की बहुत पूछ परख थी, उनसे लोग वहाँ कंसल्ट किया जाता था और आगे की दूरदृष्टि के बारे में उनसे पूछा जाता था। उन लोगों की ओपिनियन थी उस वक्त कि हमारी फोर्सेस को मुजफ्फराबाद भेजा जाए, और उस वक्त इस ग्रुप को सरदार पटेल साहब और नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हम अपने थिएटर को और फैला नहीं सकते, अब हमारी सैनिक कार्रवाई की लिमिटेशन है। और सर ये इसका मैं जो डिटेल्स हैं पटल में रख सकता हूँ, ये इट इज़ वेल रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह मुझे फारूक साहब ने एक चिट्ठी दी, जो बाद में मैंने दुर्गादास कलेक्शन में देखा, जब पटेल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था, दिस इज 4 जून 1948 कि द मिलिट्री पोजीशन इज नॉट टू गुड, I am afraid our military resources are strained to the uttermost. How long can we carry on this unfortunate affair? It is a difficult to foresee. और उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी थी कि हमको वीपी मेनन साहब को मैं भेज रहा हूँ और हम लोग कश्मीर की पोजीशन इम्प्रूव करेंगे, कश्मीर में महाराजा और शेख अब्दुल्ला जी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कश्मीर में उस वक्त हुआ और जो कश्मीर की फोर्सेस, जो कश्मीरी पंडितों के रिक्वेस्ट के बावजूद फोर्सेस आगे नहीं बढ़ी, इट वाज एक्चुअली अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। और उस कैबिनेट में मैंने देखा नेहरू जी के अलावा पटेल साहब भी थे, अम्बेडकर जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और सबसे बड़े लोग थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, एक बहुत ही एक बड़ी शख्सियत लोगों ने जो डिसीजन लिया वो उस वक्त का एक कंपल्शन होगा, बट उसके लिए किसी को सार्वजनिक रूप से ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता सर। नंबर 2, जब मैं मुश्किल से 7-8 साल का था, मैं अपने पिताजी के साथ कश्मीर जाता था। 1964 की बात है, 12 मई 1964 सर, दैट इज द डे पंडित नेहरू पास्ड अवे सर। एंड आई स्टिल रिमेंबर जैसे उनकी डेथ की न्यूज़ हम लोग आफ्टरनून में था, वी वर ऑल वॉकिंग इन कश्मीर, तब ये डेथ की न्यूज़ आई सर, विद इन सेकेंड्स पूरा कश्मीर बंद हो गया। विद इन सेकेंड्स पूरे कश्मीर में मातम छा गई। विद इन सेकेंड्स ऐसा लगा कि कश्मीर की आबरू, कश्मीर की आत्मा चली गई। और तब हमको रियलाइज़ हुआ कि जो व्यक्ति आज चला गया है उसकी शख्सियत क्या है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शख्सियत को तो मैं सलाम करता हूँ। कश्मीर में जो आज हो रहा है और जो आगे होगा वो एक समय का एक बात थी। उसके लिए किसी को ब्लेम करना और किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लेम करना जिसको हम लोग सब श्रद्धांजलि देते हैं, सर मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने ये बात आज बोली। सर जहाँ तक बिल का सवाल है, मैं बिल के बारे में सेक्शन 3 के बारे में बोलना चाहता हूँ। और मगर बिल के बोलने के पहले मैं वाजपेयी जी को कोट करना चाहूँगा। जब नेहरू जी की डेथ हुई, उसी के बाद जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में नेहरू जी के बारे में क्या बोला, एंड दिस इज रिकॉर्डेड सर, आई हैव अ कॉपी। जिस भारतीय लोकतंत्र में उन्होंने स्थापना की उसे सफल बनाया, आज उनके भविष्य के प्रति आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से
इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गया, सूर्यास्त हो गया, तारों की छाया में हम अपना मार्ग ढूंढना है। Sir, this is the kind of person Nehru ji was. What I am trying to say is only this, sir. We must, in our country, learn to respect our past. We must learn to respect our leaders. Sir, गलतियां collectively, individually, सबसे होती होंगी. But to blame somebody after 40 years, I would say, would be something which hurts all of us, nothing more than that. Sir, I stop. As far as this is concerned, I stop here, sir. Now, as far as the legal points are concerned, sir, आपने एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया बनाया। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या किया सर? आपने 2 सीट्स लाए फॉर माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड पीपल। डिस्प्लेस्ड पीपल में 90% are कश्मीरीज, कश्मीरी पंडित्स। प्लीज कंक्लूड सर। अभी तो 3-4 मिनट हुए सर। मेरे को बोल लेने दीजिए। योर टाइम इज ओवर। मेरे को बोल लेने दीजिए सर। ऑल राइट, यू विल गेट इनटू द अदर टाइम। ओके, गो अहेड। तो मेरा ये कहना है, आपने क्या किया उसमें? आपने जो लॉ अब अमेंडमेंट लाए, उसमें जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो बेचारे कश्मीर में रह रहे हैं, उनको कोई एडवांटेज इस नॉमिनेशन का नहीं मिलेगा। जो लोग 89 के पहले कश्मीर छोड़ के गए हैं, उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा सर। और मेरा ये भी कहना है सर कि जो लोग गए हैं और जो वहाँ पर जिनके लिए हमने ये किया है, क्या वो उनके सक्सेसर इन इंटरेस्ट को भी नहीं मिलेगा। मतलब ये वन जनरेशन वन टाइम एक प्रोविजन बनाया है। आपने पीओके के जो लोग आए थे, विस्थापित हुए थे, उनके लिए जो प्रोविजन बनाया था, उसमें सक्सेसर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन किया, मगर कश्मीरी पंडित्स के लिए प्रोविजन नहीं किया। और मेरे को सबसे बड़े दुख है, जो 5-10 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं, जिन्होंने सब कुछ झेला, आज भी जब हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, उनकी हम डर देखते हैं, समझते हैं, उनको इस प्रोविजन का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत दुख की बात है सर। और स्पेशली वो एक बहुत ही बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसने कश्मीर में सब कुछ इतनी सब होने के बाद भी कश्मीर को नहीं छोड़ा सर। और दूसरी बात सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कश्मीर में जो लोग छोड़े गए थे, जो लोग वहाँ से निकले थे, उनकी संख्या भी जो बताई जाती है ऑफिशियली, वो कम बताई जाती है। मैं आज तक टीवी में सुन रहा था बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को, वो कह रहे थे करीब 5 लाख व्यक्ति कश्मीर छोड़ के उस वक्त गए थे। आप कहते हैं 40,000 फैमिलीज, हम लोग कहते हैं 80-60,000 फैमिलीज, बट रियली स्पीकिंग इट वॉज अबाउट 4 to 5 lakh पीपल, एंड दे वर नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, दे वर अदर्स ऑल्सो। और अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, अलग अलग समय पे गए, कुछ शुरू में गए, कुछ बीच में गए, कुछ बाद में गए। बट द फैक्ट इज सर, कश्मीर की जो ट्रेजिडी थी वॉज इमेंस, बट आज तक उस जेनोसाइड का सर किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ सर। कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार लोग गए, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया सर। आज कश्मीरियों का ये दुख है सर, इन लोगों का दुख है कि हमारे साथ इतना बड़ा जेनोसाइड इस कंट्री में हुआ, मगर आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। कुछ केसेस में हुए, वो थोड़े बहुत केसेस में हुआ सर। तो मेरा ये भी कहना है कि एक कमीशन भी बैठना चाहिए। हम तो दैट इज कश्मीरी पंडित्स का, मैं कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहा हूं। आप डिस्टर्ब करने से कुछ होता नहीं साहब, डिस्टर्ब। वन सेकेंड। मान्यवर, इस विषय पर उनको 5 मिनट ज्यादा दीजिए। मैं स्वागत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंक्वायरी मांग रही है। अभी समझाई है क्या? कुछ नहीं समझा है। ओके मिस्टर तनखा प्लीज। सर, मेरा कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहा हूं। हम लोगों को दुख है, हम सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं गए, कई बार सुप्रीम कोर्ट गए। वी वांटेड एन इन्वेस्टिगेशन, वी वांटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। आज तक हमको नहीं कमीशन ना इंक्वायरी दी गई, ना हमारे साथ कुछ किया गया सर। आज ये दुख आज हर कश्मीरी पंडित के जहन में है, चाहे देश में रहता है, चाहे देश के बाहर रहता है सर। इसके अलावा सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग को ऐसा एहसास होता है कि होम मिनिस्टर साहब हम लोग से नाराज़ हैं सर, कश्मीरी पंडितों से।
ऐसा कश्मीरी पंडितों में एक इम्प्रेशन है। शायद अगर वो हम लोग ने जब भी मौका मांगा मिलने का, कई दफ़े मांगा तो शायद वो हम लोग से नहीं मिलते हैं, ऐसा इम्प्रेशन है। मैं तो चाहूँगा कि किसी दिन कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से वो मिले और उनकी दिलमीती सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग सब एक पीड़ित एक सेक्शन है। हम लोग अपने वी आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड सर हु आर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री। हम जो लोग जाते भी हैं वो टेम्पररी जाते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाते, जाते डरते हैं, कोई सेटल नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं करता है वहाँ पर। तो समवेयर आप जो जिस काम की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी अनईजी काम। इट्स नॉट अ काम जिसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पीस। तो समवेयर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज अ चांस वेयर द कंट्री, द कम्युनिटी एंड द कंट्री इम्प्लोर्स के आप हम लोगों से बात करें, हम लोगों की कठिनाइयाँ सुने और हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें सर। इसके बाद शॉर्ट में मैं बोलना चाहूँगा, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को नहीं मिलते उसकी समस्या है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सर इन सब चीज़ों में, मैं इतना ही बताना, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारों को ये नहीं पता है कि वो किस स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी के उनके बेनिफिट मिलते नहीं। आज उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो मिल सकती हैं एज ए यूनियन यूटी कार्डर की, वो नहीं मिलती, तो दे आर नॉट यूटी कार्डर पर से। यूटी बन चुके हैं बट यूटी कार्डर नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए, बिजली की बहुत वहाँ कमी है, गवर्नर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत, मगर महंगी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। तो कश्मीर में बहुत पीड़ा है सर, कश्मीर में बहुत दुख है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, कश्मीर के दुख के बारे में और गहराई से सोचिए। कश्मीर आपका है, देश का है, था, है, रहेगा, और कश्मीरी पंडित आप लोगों की सरकार के साथ ऑलवेज खड़ा था, खड़ा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 15 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक रखा गया है, इसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान प्रतिनिधि विवेक तनखा जी ने आज एक विवेकपूर्ण बात कही कि यह सत्य है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड और नरसंहार हुआ था। परंतु ये कहते हुए मुझे कष्ट भी होता है कि एक दौर था जब उस नरसंहार के आरोपी और समर्थक दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम के साथ आते थे, जलवाए जलाल से दिल्ली की सरजमी पर जलवा अफरोज होते थे। और सभापति महोदय, आज भी वो आते हैं मगर ईडी के सम्मन पे आते हैं, एनआईए की पेशी में आते हैं। ये अंतर आया है हमारी सरकार और उस सरकार के दौर में। जम्मू कश्मीर के सामने स्वतंत्रता के बाद से अगर मैं कहूं तो एक मिश्रित भावना आती है, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र है, मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, लिविंग सिविलाइजेशन। उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए, एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर है। परंतु दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, मतलब 2019 से पहले तक वो समाधान ही नहीं हो पाया था। समाधान के लिए इतना लंबा समय लगाना पड़ा, वो ट्रांजिएंट एंड टेम्परेरी फेज के लिए आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक 3 पीढ़ियां गुजर गईं। तब जाके जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई तो अगस्त 2019 में उससे मुक्ति मिली। 3 प्रकार की समस्याएं कश्मीर के पास रही थी, जिसे हम 3D कह सकते हैं। डिलिमिटेशन थी, डोमिसाइल थी एंड डेवलपमेंट थी। हमारी सरकार ने 2019 के बाद तीनों के बारे में समग्र रूप से विचार करना शुरू किया, और जैसा कि इस विधेयक में है कि आरक्षण से वंचित वर्गों को समुचित, न्यायपूर्ण, न्याय संगत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पुनर्गठन को न्याय संगत बनाकर संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विस्थापितों के लिए बहाली और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2019 के विधेयक के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें थी, उन्हें बढ़ाकर 90 किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थी परंतु शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं थी। इसमें पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की गई हैं। और अब जम्मू में पहले 37 सीटें होती थी, अब 43 होंगी, और कश्मीर में इससे पहले 46 और थी, अब 47 होंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यथावत रहेंगी। नामित सदस्य पहले 2 थे, अब 5 होंगे, जिनमें कि 1 महिला और 1
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हम अब व्यवस्था को न्याय संगत और युक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व की तरफ ले जा रहे हैं। परंतु सभापति महोदय, जो गृह मंत्री जी ने आरक्षण का विषय रखा है, जब ये बात हम करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि पहली बार अब जाके 2019 के बाद वाल्मीकि समाज को अपना वह समुचित स्थान मिला है। दुख की बात है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जहां जन्म से यह तय था कि जिस व्यक्ति ने जो व्यवसाय किया है, यदि वह सफाई कर्मचारी थे तो उनके बेटे बेटी सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, चाहे वो पीएचडी क्यों न कर लें। सोचिए, ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्वतंत्र भारत में चलती रही और उससे मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त हुआ है। एक वो थे जिन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ ये किया, एक हमारी सरकार है कि जब भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है तो उस परिसर में महर्षि वाल्मीकि का भी एक मंदिर बन रहा है। ये हमारी सोच और उनकी सोच में यह अंतर है। विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ जम्मू कश्मीर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 70% आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। 9 साल पहले सिविलियन जो कैजुअलिटीज थी उनमें 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों में 60% की कमी आई है। 2010 में जो पत्थरबाजी की घटनाएं थी 2654 होती थी, अब 2023 में कोई नहीं होती। 2010 में 112 लोग पत्थरबाजी की घटनाओं में नागरिक मारे गए थे, 2023 में एक भी नहीं है। 2010 में 6235 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए थे, 2023 में एक भी नहीं है। और 2010 में 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक हुई थी, 2023 में कोई भी नहीं है। 2010 में 70 घटनाएं हुई थी सीज फायर वायलेशन की, 2023 में 2 हुई हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर एक भारी बदलाव और एक सकारात्मक दिशा में दिखाई पड़ रहा है। और इसके लिए विकास के नए मार्ग के ऊपर कश्मीर इस प्रकार से प्रशस्त होता हुआ जा रहा है कि धारा 370 के हटने के बाद जो कश्मीर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीएसडीपी था, जो 1 लाख करोड़ रुपए था, वो 5 साल में बढ़कर 2,27,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सरकार ने कई लार्ज रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किए हैं, जिसमें 29,813 लोग अब तक रिक्रूट किए जा चुके हैं और एडिशनल 5,523 वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। जम्मू कश्मीर ने इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए हैं वो 66,000 करोड़ रुपए के हैं और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो 2.9 लाख तक के व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो सकते हैं। 2 मेडी सिटीज जम्मू और कश्मीर में क्रिएट की जा रही हैं। इस ढंग से स्थानीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऊखू गांव अब पेंसिल वाले गांव के रूप में पूरे देश में विख्यात होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ हिमायत स्कीम जैसी योजनाओं के द्वारा लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने जीआई टैगिंग भी की है। सैफरन यानी केसर, जिसके लिए कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें और बासमती राइस की जीआई टैगिंग की व्यवस्था की, जिससे कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक मान्यता प्राप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा अनेक प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। कल्चरल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो दिवाली शारदा देवी टेम्पल में 75 साल के बाद पहली बार मनाई गई है और कश्मीरी पंडितों का प्रसिद्ध त्यौहार नवरेह इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमारी गवर्नमेंट आने से पहले कुल 14 लाख टूरिस्ट आते थे, 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना। आगे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहली बार 30 साल के बाद 27 जुलाई को शियाओं का मुहर्रम का जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे अकीदत के साथ चला। महोदय, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। वहां भी मैंने बचपन में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं सुना था, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सुने थे। इनकी सरकार के समय में शियाओं का जुलूस, मदे साहबा का जुलूस रोक दिया गया था। 22 साल तक रुका रहा। जब हमारी सरकार आई उसके बाद वहां पर शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलने की स्थिति आई। मैं पूछना चाहता हूं, भाई हिंदू मुस्लिम के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी के बीच में जो होता था वो भी शांतिपूर्वक हमारे दौर में हुआ, कश्मीर हो या देश का कोई और हिस्सा हो। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार सभी समुदायों को समान रूप से उन्नति का अवसर देती है। और 30 साल के बाद सिनेमा हॉल खुले। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर सूफी का बहुत बड़ा सेंटर था। मैं पूछना चाहता हूं कि विगत 30 वर्षों से
सूफिज्म के 4 बड़े सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। एक का भी कोई मरकज बचा हो तो बता दीजिए। बहुत से लोग विवादित ढांचा गिरने की बात करते हैं, मगर इस हिंदुस्तान में कश्मीर में एक चरारे शरीफ की मजार थी जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे जला के ध्वस्त कर दिया गया और जलाने वाला कश्मीर भाग गया। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक चुप बने रहते हैं। हमारे दिल में उसके लिए भी दर्द है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे नवंबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। ये वो भी दौर था, मगर इसके बावजूद किसी को उस दौर में खराबी नजर नहीं आती थी। आज जब सब कुछ शांतिपूर्ण और सही ढंग से चल रहा है, तब यह समस्याएं नजर आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, लद्दाख में सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज भी बनाया गया है, और इसके अलावा IITs, IIMs और 2 एम्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले 158 किलोमीटर की सड़कें बनती थी, अब 8068 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। परंतु इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के शासनकाल में आने के बाद अब मॉर्टेलिटी रेट जो 22 पे था वो अब 14.3 पे आ गया है। पहले केवल 47 जन औषधि केंद्र थे 2019 से पहले, अब 227 हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो 1315 मीटर का है, वो आज चिनाब नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। यह दर्शाता है कि कश्मीर किस नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बचपन में जिस जमाने में कश्मीर में आतंकवाद फैला था, तो हम लोग कहते थे झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम है वितस्ता और चिनाब का है अक्सिनी। तो हम कहते थे बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों झुलसता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। आज मोदी जी की सरकार आने के बाद हम कह सकते हैं, पर आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अक्सिनी पर हमारा जो उभरता जा रहा, जो निखरता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। अब मैं एक और भी बात यह कहना चाहता हूं कि 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। G20 जिस शानदार तरीके से हुआ वो हम सब ने देखा, परंतु यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना आसान नहीं था जितना समझा जाता है। जिस समय आतंकवाद शुरू हुआ था, जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या उस समय हुई जब श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी। वो तो लोगों को याद होगा, मुझे याद है मान्यवर, बचपन में बहुत से लोगों को नहीं याद होगा। वर्ल्ड कप 1983 का जीतने के बाद इंडिया का पहला वनडे इंटरनेशनल कहां हुआ था? 13 अक्टूबर 1983 को श्रीनगर में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। और वहां पर भारतीय टीम के खिलाफ नारे, चलिए वो तो अलग है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारतीय टीम के लोगों के ऊपर चीजें फेंकी गई, पिच खोद दी गई। उस समय तो सर्वकालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष मानता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था। परंतु उसके बाद ऐसा दौर भी आया कि वो सब लोग आरोप से छूट गए। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा था, कुछ गलतियों के बारे में कहा था, तो वहां पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि साहब गलतियां अगर हैं तो इस बारे में चर्चा कर ली जाए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर गलतियों की बात होगी तो बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आज आवश्यकता है। मैं सिर्फ 1-2-3 तथ्य लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था, तो केवल कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? नंबर 2, 1946 में महाराजा हरि सिंह जी के विरुद्ध विद्रोह के आरोप में जब शेख अब्दुल्ला जेल में बंद थे, तो पंडित नेहरू स्वयं उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर गए और वो भी गिरफ्तार हो गए। यह बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी है कि इससे तत्कालीन कांग्रेस नेता बुरी तरीके से हतप्रभ हो गए। और इस परिस्थिति में जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उसे कबायली आक्रमण क्यों कहा गया, सेना का आक्रमण क्यों नहीं कहा गया? और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस समय यह कश्मीर का संघर्ष हुआ, एक फैक्ट रखना चाहता हूं, उस समय तो माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय थे। भारत की सेना अध्यक्ष जनवरी 1949 तक जनरल रॉय बूचर था, और पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष जनवरी 1951 तक अंग्रेज था। तो भाई यूनाइटेड नेशंस में जाने की क्या आवश्यकता थी? गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई उनको 1 साल तक माउंटबेटन को इसलिए रोका गया था कि बचे हुए कुछ मामले रिजॉल्व करने हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या मेहमान नवाजी के लिए रखा गया था? जब यहां थे, दोनों तरफ के सेना अध्यक्ष भी अंग्रेज थे, तो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? इसलिए मैं कह सकता हूं एक गलती नहीं, भयंकर गलती थी, जिसका खामियाजा आज तक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और फिर इतना ही नहीं, करेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल
से बहुत स्पष्ट है कि वहां लिखा जा रहा था कि रेजिडुअल पावर्स विल बी वेस्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सरदार पटेल के इंसिस्टेंस के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट कर दिया गया। अगर रेजिडुअल पावर्स उनके पास वेस्टेड होती तो आप समझ सकते हैं कि आज कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। और ये करस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945 to 50 के खंड 1 में जो वी शंकर उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस बात को लिखा है। अब मैं एक बात और ध्यान देना चाहता हूं कि प्रथम लोकसभा में कश्मीरी पुनर्वास के कैबिनेट मंत्री अजीत प्रसाद जैन जी ने अपनी किताब कश्मीर व्हाट रियली हैपेंड में लिखा है कि द ड्राफ्ट वाज अप्रूव्ड बाय शेख एंड हिज कोलीग्स एंड देन पास्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे। और इसमें अंत में एक और व्यक्ति का उद्धृत करना चाहता हूं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि उस समय कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आकर कहा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो पत्र लेकर आ गए थे, परंतु उसके बावजूद 2 दिन तक सिर्फ इसलिए मामला अटका रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस महाजन ने अपनी किताब लुकिंग बैक में लिखा है, चूंकि नेहरू जी की यह शर्त थी कि शेख अब्दुल्ला का पहले स्थान तय हो जाए नई सत्ता में, इसके उपरांत ही कश्मीर के विलय का प्रस्ताव होगा। वो सारी बातें आपको पता होगी कि जब उस समय उन्होंने कहा था कि हम जाकर कराची चले जाएंगे यदि हिंदुओं की रक्षा की गारंटी श्रीनगर में फंसे हुए लोगों की ली जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसके लिए एक दिन नहीं, एक सत्र भी कमजोर पड़ जाएगा। और आज अगर आप देखें कि अंतर देखिए, एक उधर का कश्मीर और एक इधर का कश्मीर। एक इधर का कश्मीर है जहां पर टेक्नोलॉजी में, जहां पर की कल्चर में उन्नति हो रही है, जहां विकास हो रहा है, G20 किया जा रहा है। और एक उधर का कश्मीर है, यहां हमारा सबसे ऊंचा पुल है और वहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के साथ उधर के कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 75 वर्षों के बाद जो कुछ भी बदलाव आया है वो इस सीमा तक आया है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज ये बदलाव आया। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। और इसके लिए सर एक बस पंक्ति कह देता हूं, इसके लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी वो हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दिखाई। मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर उसका समर्थन करिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और इस समय बर्फीली हवाएं वहां चलती हैं। तो यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर बढ़ सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमुल हक सर, 8 minutes. 1 minute. 8 minutes. Thank you. Sir, thank you very much for giving me a chance to speak on the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill. Sir, Kashmir is a cradle of dreams. It is the sanctuary of hope for 13.6 million Kashmiris. Kashmir is the jewel in the crown of India. The government, sir, has made a habit out of bulldozing legislation. Of every 10 legislation, 3.5 are ordinances. But I hope this House deliberates on Kashmir. Let our deliberation be more than just jumlas and election gimmicks. Let them be the resounding voice that calls for justice and the recognition of the Kashmiri people's right to adult franchise and to be governed by their elected representatives. Sir, what Jammu and Kashmir and the Union of India had, and I stress had, was a special understanding of the unique historical and cultural identity of the people of Kashmir and a deep sense of constitutional respect. What is the government's rationale behind the Lieutenant Governors nominating members to the State Assembly? I ask, sir. This indicates that the government has no intention to conduct elections.
The nomination of these members ideally falls within the purview of the elected state legislative assembly. This contradicts the Supreme Court's verdict on Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019. The verdict dated today specifies that election to the legislative assembly cannot wait for the restoration of statehood. Sir, this bill reflects the government's profound disregard for the constitution, parliamentary democracy, and the people of Jammu and Kashmir. While the bill was being discussed in Lok Sabha, there were mentions of the flag being hosted and movies being screened in Kashmir. Years ago, in the very same house, Srimati Sushma Swaraj had said that ordinary men are not affected by fancy things. Sir, the ordinary people of Kashmir are affected by ordinary things. In the freezing winters of December, ordinary rural wage workers in Kashmir are affected by the unemployment rate being over 21%, one of the highest in the country. In the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by the 12 to 16-hour long power cuts. So please remember that this is the longest the state has seen in 2 decades. In the freezing winters of December, 66% ordinary villages in Kashmir are affected. Honorable member. मान्यवर उनका पत्ता बदल गया, शायद 90 का सब कुछ पढ़ रहे हैं, 1990s के दशक का पढ़ रहे हैं, आज का नहीं पढ़ रहे। 15 घंटे का पावर कट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? भैया कुछ तो तथ्य के साथ बोलिए। शायद आपको मालूम नहीं है, पहला विंटर गत साल देखा जहां 3 घंटे का सिर्फ पूरे विंटर में पावर कट हुआ है, ये जम्मू कश्मीर। Honorable member. Opportunity for the minister to say all this in his reply. I would request the minister to be gracious to listen to all this and reply to all this, okay, rather than interrupt the member. Honorable member. एक सेकंड, मान्यवर, मैं कब का धैर्य से ही सुन रहा था, मगर धैर्य का भी एक सीमित सीमा होता है, धैर्य का भी सीमा होता है। मैं इतना धैर्यवान नहीं हूं कि झूठ पर झूठ सुनता जा रहा हूं। Honorable member. सर, हम लोग तो उनको सुनते हैं हर वक्त। सर, फिर भी, सर, in the freezing winters of December, ordinary families in Kashmir are affected by 12 to 16-hour long power cuts. I repeat. Sir, please remember that it is the longest the state has seen in 2 decades. In the freezing winters of December, 66% ordinary villages in Kashmir are affected by not having access to functional household tap connections. Sir, in the freezing winters of December, as we sit in the comfort of these chambers in New Delhi, let us not forget the biting cold that seeps into the bones of those in Kashmir, grappling with the basic necessity of employment, electricity, or clean water. Sir, when the government speaks of representation and expression of people's mandate, it reeks of double standards. I ask this government, whom does it aim to serve by crushing academic and political dissent? Why did India rank 161st out of 180 countries in the Press Freedom Index? Why do studies show that in more than 198 serious attacks on reporters between 2014 and 2019, 40 journalists were killed? What a shame. Sir, the government wants states to follow the center. But how can we expect state legislatures to be accountable when the legislature of the union, that is the parliament, sends only 1 out of every 10 bills for scrutiny? How can we expect state governments to function effectively when the union government refuses to release funds that rightfully belongs to them? Since December 2021, the government at the center has blocked more than 18,000 crores for Bengal under Manrega, Awas Yojana, Gramin Sadak Yojana, and National Social Assistance Program. Despite continuous protests, letters, and appeal from my party leaders, members, and wage workers, there has been nothing but silence. Instead of cooperative federalism, our efforts have been met with a deafening lack of response. This is not Sabka Saath, Sabka Vikas. This is kuch logo ka saath,
कुछ लोगों का विकास. The government's politics are based on exclusion, but it will not work in West Bengal because the children of Bengal sing with their heads held high. Honorable member, confined to the subject. Okay, sir. Okay. So you have gone too far. Okay, sir. I accept your. You have just 2 minutes left. Please come back. Come back to the subject. Sir. Please, come back to the subject. The government is boasting that everything is idle in JNK since 2019. Sir, I remind the House once again that it is not just about tourism. Allow me to share 4 points. That the solid waste management under Swachh Bharat mission, so more than 60% villages do not have it in Kashmir. Under Ayushman Bharat, 7,000 ineligible beneficiaries and 3 lakh incorrect household IDs have been found. Under Ujjwala Yojana, sir, there is below average consumption. Sir, yet the government boasts of normalcy. So how can the government boast of normalcy in the people of Kashmir are engulfed in chilling embrace of unrest and uncertainty? Sir, I only say that this is not about politics or mere tokenism anymore. This is about the fate of 13.6 million Kashmiris whose destinies are determined by everyone but themselves. I end, sir. Yes. नक्श है हर जुल्म जिसका वादे कश्मीर पर, उसने दहशतगर्द लिखा अमन की तस्वीर पर, कहाली की लग गई दिमक हर एक तदबीर पर, इक्तफा करके रह गया हर कश्मीरी तकदीर Sri M. Mohammad Abdullah, 6 minutes. 6 minutes. Thank you. (2019) के पहले जब 370 और उसके रिस्ट्रिक्शन थे 4% घरों में था, आज 70% घरों में नल से जल है, 2 साल में 100% हो जाएगा. उज्ज्वला में 100% घरों में. आप जो आंकड़ा देखें, और उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि टूरिज्म का कोई मतलब ही नहीं. यानी ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है जब 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आते हैं, और ये कह रहे हैं टूरिज्म का कोई मतलब नहीं है. ये स्टेटमेंट इस उच्च सदन में होना, क्या हमारे कश्मीरी भाई बहनों को मैसेज जाएगा सर? कृपया करके आप देखिए. Honorable members, you all are aware, I had indicated several times and enforced it, that this house is not a platform to drop any information. We can't be loose cannons. Anyone who makes a factual assertion is under obligation to authenticate it. Now, since an exception has been taken by the Honourable Minister to the figures imparted by the Honourable Member, I call upon the Honourable Member to authenticate the figures he has imparted during his address. Yes, please. Sir, I want to start my first time, sir. I'll take care of it. Okay. Go ahead. Thank you, Honorable Chairman, sir. 6 minutes. I rise to oppose the Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023. Sir, let me begin my speech with a message about my late father, Dr. Muhammad Ismail. He promised a charitable trust that he would undertake payment of electricity bill. After my father's demise, I undertook the noble cause of paying this bill for the last 6 years. Though I have no obligation to do that, I am paying even now, because I am doing this as a son who belongs to this great culture of our country to keep the promise of our elders. Sir, I was born into a Muslim family, and I follow the culture and practice of this land. Some cultures, faith, practices of this land were followed by the people who were born here, irrespective of their religion, caste, greed, and color. But this union government never follows these culture and dharmas, but loudly proclaim that they are the saviors of this land's culture and diversity. Honorable Sir, this is right time to reflect and introspect on the promise made by our forefathers collectively to the Maharaja Hari Singh, the last ruler of Jammu and Kashmir. You made a big statue of our forefather Sardar Vallabhbhai Patel, and you have voluntarily forgotten the promise made by the Vallabhbhai Patel to
Maharaja Hari Singh and people of the Kashmir. Sir, according to the culture and dharma of this country, following Sardar Vallabhbhai Patel's promise is more important than making the statue of him. My opposition to the bill stems from its fundamental flaws, each of which poses a significant threat to the future of Kashmir and its people. The most important egregious aspect of the bill is its blatant disregard for the principle of representation and cornerstone of any democratic system. By empowering the Lieutenant Governor to nominate members to the Legislative Assembly, the bill effectively strips the people of Jammu and Kashmir of their fundamental rights to choose their representatives. Never in the history of India, no state has been downgraded into a union territory, especially without the consent of people of their elected representatives. The proposed increase in assembly seats slowly to accommodate reservation for scheduled caste and scheduled tribes appears to be a positive step on the surface. However, it fails to address the underlying structural inequalities and systematic discrimination faced by the communities. Sir, the bill's selective approach to addressing the issue of displacement by proposing the nomination of Kashmiri migrant raises serious concern about the exclusion of other communities who have suffered similar hardship. This singling out of one particular group further deepens existing division and create an environment of resentment and suspicion among different communities. True progress lies in acknowledging the suffering of all displaced communities and actively working toward providing them with justice and sense of belongings. The great Dravidian Salvat, Aringaranna once said, India is a vast, diverse country. The union government cannot effectively address the need of all its people. We need a federal structure that allows states to have a meaningful say in their own grievances. Sir, the abrogation of Article 370 is an attack on federalism. The 2019 Act and this amendment are unconstitutional since Article 3 does not give the Parliament powers to downgrade federal democratic states into a less representative form such a union territory. The Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 raises concern about its compatibility with the instrument of accession signed between Maharaja Hari Singh of Jammu and Kashmir and the Indian government in 1947. The bill violates the spirit and the intent of instrument of accession in several ways. Honorable member. Honorable member. He is nullifying the Supreme Court judgment of this morning. I am about to close my speech. 1 second. The honorable. When I am expressing my feeling, One second. When I am expressing my feeling, why is intervening? Honorable member need to be alive to the fact that in a historic judgment today, yes, the Honorable Supreme Court yes, sir, I got the judgment, sir, but what the Parliament has done. And therefore, to speak against a judgment which is law of the land is not appropriate. Your assertion was 100% to the contrary. Sir, this may be Since an objection has been raised by the Honorable Minister, and all of us must keep in mind, when judiciary has taken a view on a particular issue, comprehensively, decisively, we need to abide by it. Sir, I have not gone into the judgment. I have not gone into the judgment. Sir, I have not gone into the judgment, but one at a time, one at a time. Tell my view that any law denied, sir. Sit down. Take your seat. Take your seat. One at a time. Yes, Mr. Venugopal. 1 second. But yes, Mr. Venugopal. My point is, honorable member is speaking. Everybody has a freedom to speak. Of course, Supreme Court has given a judgment. We have telling our point of views. His party has a different point of view. He is telling like that. But the member have a freedom to speak about that. Yeah. There's a every right to criticize the judgment also. Take your seat. There is every right to criticize judgment also. Take your seat. Honorable members, sir, I have indicated. 1 second, take your seat. I have indicated on several occasions your freedom of speech in this house is not unqualified.
it does not give you license to say whatever you feel. You have to be highly accountable. This house is for that only, You have sir. to be accountable. You can't shut your eyes to the law of the land. Without unparliamentary word, How can anyone talk against a judgment we which should has not been use the rendered? unparliamentary word. Sorry, take your seat. Sir, Take your seat. This is nothing will go on record. This is improper. No, this is improper. The highest court of the land has given a judgment. Sir, The honorable member is talking about it. The view. We can't ridicule a judgment like this. Sir, this is the highest forum. Okay. Conclude, Sir, you this conclude. One second. Sir, this is the highest. Honorable members, take your seat. Take your seat. I can understand your agitation. I can understand. But we can't change the judgment is given by the Supreme Court. Go ahead. Sir, Yes, this is honorable, no, honorable member first. Sir, Please, this is the highest please, forum. I'll give time. I'll give time. Please conclude. Honorable member. Honorable member, conclude. Sir, this is the highest forum to express the feel. 1 second. This is the place to express. Anyhow, sir. Sir, the father of Dravidian movement, Tandai Periyar, once said, Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Have I given you permission? I know what I have done. I am conscious of it. Please, take your seat. You are determined to create disorder in the house. Is that your style? Why are you creating disorder in the house? No, please, take your seat. Honorable member. Sir, the father of Dravidian movement, Tandai Periyar, once said, ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் தங்கள் சொந்த விதியை தாங்களே நிர்ணயிக்கும் உரிமை உள்ளது. காஷ்மீரி மக்களுக்கும் அது பொருந்தும். Means every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. Moving beyond this bill, I propose the following concrete step to address the situation in Kashmir, sir. Can the House subscribe to this? Establish an independent commission of inquiry to investigate human rights violation in Kashmir. Can you believe in constitution with such kind of observations? Repeal. These will be deleted. Repeal. Your observations are expunged. Like Armed Forces Special Power Act that grant immunity to honorable member forces. You are abusing the platform. Abusing the platform. You are not aware what you are saying. You have gone too far. Sorry? You have gone too far. I expunge your observations. You indicate of racial determination. No. That's what you said. It is there. Every race. Sorry, it's expunged. I repeat. Please conclude. Please understand what I say. Every race has the right to self-determination. How can it be there? It is there. It was said. I'm so sorry. You are in the wrong. No, sir. With the Why are you system, keeping silence on such an issue? With the federalism. Take your seat. You have forfeited your right to hold the floor. Please, take your seat. It is. No, your time is also over. No, sir. It is Digvijay, wrongly I am saying understood by your the time is chair, over. sir. It is wrongly understood by the chair. It is wrongly understood by the chair, sir. Shri Sanjeev Arora. Shri Sanjeev Arora. Honorable Minister. Brought into this house, and I appeal to you that that should not be No, it's entertained, expunged. it should be expunged. I And if take it very comes to it, strong I would exception like to this. ask the Congress party members who are in alliance with them, if they go along with that, No, how could that house be hearing this? How could Those this house be observations hearing are this? expunged. Congress should stand up and say. I am sure, Honorable, 1 second, please. Take your seat. All of you take your seat. Please take your seat. Take your seat, honorable members. Honorable, 1 second. Please. Mr. Arora, please. Honorable members. 1 second. Please, observe silence, please. Honorable members, it was not a good spectacle. It is so serious. In this house, the House of Elders, the upper house, can we countenance someone talking of such kind of language? Determination on the basis of race? That goes against very essence of Constitution. We all have taken oath of the Constitution. How can we countenance such kind of misdemeanor by a member? This is not freedom of speech.
This goes much beyond that. Every word the member has spoken cannot be accepted. It cannot be countenanced by anyone who believes in the nation, who believes in our constitution. I'm expunging those parts. Mr. Arora, please go ahead. Mr. Arora, do you want to take floor, Mr. Arora? Yes. And keep calm. Sir, keep calm. You are a senior member. You know it, what has been spoken. How it pains our heart. Please, please, let him continue. Yes, yes, Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition. Sir, before you speak, I'll make fervent appeal to you. We have freedom of speech here. That freedom comes with great responsibility. That message goes to the entire world. We have a member who talks of that principle. Please go ahead. बोलिए सर. आपने स्माइल तो किया कम से कम. नहीं, स्माइल करता हूँ, लेकिन उतना नहीं आता जितना आप करते हैं. थैंक यू. सर, ये एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रखने के लिए कोशिश करता है, स्टडी करके लाता है, अपने व्यूज को आपके सामने रखता है. अगर वो ठीक नहीं है, कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आपके बिजनेस रूल्स के तहत, तो उसको आप निकाल दे सकते हैं. लेकिन आप टोटली अगर उधर के लोग उठे, गड़बड़ करे, तो आप वो कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ये मैं नहीं मानता. आप जरा जो आदमी इधर जो मेंबर इधर कहता है उसको कहने दो. और रिपोर्ट करने के लिए तो चाणक्य है ना, रिपोर्ट करने के लिए यहाँ तो होम मिनिस्टर बैठे हैं, वो हर चीज का रिप्लाई देने के लिए समर्थ है. दूसरे लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे मुझे मालूम नहीं. और आप कितना भी कोशिश करो, कोई मिनिस्टर बनने वाले नहीं जब तक शाह और मोदी साहब बोलेंगे. डीएमके ने बात कही, माननीय सदस्य डीएमके इनके साथ अलायंस में है, दोनों की गठबंधन की सरकार है. ये घमंडिया गठबंधन के बारे में सब लोग जानते हैं. ये इतना स्पष्ट कर दे सर, ये इतना स्पष्ट कर दे कि वो कहते हैं कि सबका अधिकार है. तो जो माननीय सदस्य डीएमके ने कहा उससे वो सहमत है या नहीं है, हम इतना ही अनुरोध कर रहे हैं. कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि वो सहमत है कि नहीं है. और रही बात घमंडिया गठबंधन की, उन्होंने माननीय गृह मंत्री को अभी चाणक्य कहा. वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गृह मंत्री पे हमें गर्व है, लेकिन इन्होंने ही अभी ये शब्द. ओके, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज. ओके, वन सेकंड. I'll give floor. One second. I'll give floor to the. One second. Take your seat. No. You don't allow me. Sorry. Take your seat. No. Take your seat. Do you want me to name you? No. Do you want me to name you? You can't take your seat. Do you want me to name you? Sorry, take your seat. I would, since it is a very important issue. One second. Honorable members. One second, ma'am. You are forcing me. Take your seat. Take your seat. Honorable members. I don't want to raise my voice. I have a bad throat. Take your seat. No. Take your seat first. Allow me to say something. Vijay, your senior member. Sit down. Please sit down. Sit down. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. No, take your seat first. Take your seat.
Take your seat, Mr. Gokhale. Mr. Gokhale, take your seat. Honorable members, what the honorable member had spoken is too serious. One second. One second. One second. One second. I expected. One second. I expected leader of the opposition to take a serious view of what the honorable member had spoken. It outraged the spirit and essence of the Constitution. It questions our integrity. It questions our existence. It can't be put under the carpet because right of freedom. I would expect the honorable leader of the opposition to make his point known on the issue. I had intervened because the honorable member had crossed all limits. Yes. Sir, self-determination. An issue of self-determination being talked about in no, sorry. Take your seat first. Take your seat. Take your seat. Take. 1 second. No. Unless you take your seat, I will not allow anyone to hold the floor. Take your seat. Yes, Mr. Venugopal. In a cool manner, in a composed manner, taking note of the serious assertions of the honorable member. What I heard your serious observation on Abdullahji's speech, honorable member's speech. But what my request to you, you please go through the records. While speaking, he quoted Periyar, one of the most important reformers of the country. What Periyar told about with the different caste, different religion ke liye, Periyar told like that only. He quoted Periyar's speech only. But how you verify, sir? You verify, sir? You verify, sir? Sit down. Take your seat. 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 Take your. 1 second. Would you take your seat? Would you take your seat? Take your seat. Take your seat first. Take your seat. Don't become a shouting brigade. Take your seat. Honorable members, can we quote anything in this house? Can we quote to the extent of it being sedition, challenging our integrity, going against our constitution, going against the judgment of the Supreme Court this day? No, that will not be acceptable. Mr. Arora will take the floor. No, I will not allow it. Sorry. No. I thought you will contradict him, sir. I thought you will contradict him. No. Honorable Home Minister. माननीय सदस्य ने जो कहा रिकॉर्ड पर रखना नहीं रखना आप राज्यसभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है, परंतु मेरे मन में ये सारी बात सुनकर एक छोटा सा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा शार्प है साहब, कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, टेक योर सीट all of you. Let us have cool, calm, composed atmosphere. Take your seat. Leader of the opposition alone will speak. Leader of the opposition will speak. Others take your. देखिए साहब, every time you keep on shouting there, I'm not good. You must have some silence zone. उन्होंने जो कोट some silence zone. That will help you and the house. Yes, sir. Go ahead. सर, उन्होंने जो कोट किया, पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं, उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन आप जो उनके विचारों को उन्होंने
लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया, वो उनकी बात नहीं है, उनकी बातें नहीं है। कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको, इनको भी वैसा ही कर रहे हैं। किनको आदत है सर? हाँ, गवर्नमेंट को नहीं सर, आपको कैसा बोलूं? यहाँ तो मुझे ही कंट्रोल करना आप तो आपसे बोलता ही नहीं, क्योंकि आप बात बात को तलवार उठाते हैं, इसलिए मैं अपनी गर्दन छुपा के रखा। मैं प्रतिपक्ष के नेता को एक बात कहना चाहूंगा, कोट करना एक बात है, he was quoting it affirmatively, he was drawing oxygen from it, he was taking sustenance from it. I was fully alert. This can't be permitted in this house. No, this can't be done. Dr. Jitendra. I'll give you after. One small point which contradicts what Honorable Meenu Gopalji said, that he is quoting Pariyarji. We may agree or not agree. He is see the intent of quoting. Yes. He is quoting to endorse his point. Yes. It is not a simple quotation. No. It is not an academic quotation. It is not an academic citation. He is quoting to endorse his view. He is quoting to endorse his view. Yes, Digvijay Singh ji. But before that, Digvijay Singh ji, you are an experienced member. I'll put it to you. So what, sir? Do we quote to take wind out of our argument? We quote to support our argument. We quote to give strength to our argument. That can't be allowed. Go ahead. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, न आप पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप रेफरी हैं, आप गोल मारने के लिए नहीं हैं कि इधर से मारें या इधर से मारें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी माननीय सदस्य यहाँ अपने विचार व्यक्त करता है, ये उसका अधिकार है और रहेगा। सुनिए, वन सेकंड सर। और माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहूंगा कि सहमत, हर बात में आपकी सहमति जरूरी है क्या? हमारी सहमति जरूरी है क्या? ये अगर सहमत पूरा सदन सहमत हो जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहां से रहेगा? इसलिए माननीय आपसे अनुरोध है, माननीय आप 2 मिनट सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अपने विचार व्यक्त किए, उसका अधिकार है। 1 सेकंड, और कोट किया। मैं आपसे निवेदन करना, और सुनिए, आपका एक निष्पक्षता से बैठकर आपको यह अधिकार है, यदि कोई पार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिलीट करिए, तो उसको भाषण से रोकते क्यों हैं आप? एक सेकंड। दिग्विजय सिंह जी, इट इज मच बियॉन्ड बीइंग अनपार्लियामेंट्री, इट इज मच बियॉन्ड एक्सपेंशन। यह भारत माँ की आत्मा पर प्रहार था। दैट वाज द ऑब्जेक्शन। आई डोंट एग्री टू दैट, सॉरी। यस, मैं पूरी तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह जी का आदर करता हूँ, माननीय एलओपी का आदर करता हूँ। बहुत आपने सही कहा कि अधिकार है, सभी का अधिकार है कि पेरियार जी के स्टेटमेंट से समर्थन दे या नहीं दे, एग्रीड। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही एक अनुरोध है कि डीएमके के माननीय सदस्य जो बोल रहे थे अब्दुल्ला जी, और माननीय एलओपी, आप जो भी आपके अधिकृत सांसद नेता हैं, इतना बता दें कि ठीक है, आप पेरियार जी ने जो कहा उसके असमर्थन में खड़े, इतना ही बता दीजिए। हम तो नहीं कह रहे आप समर्थन करिए, आप स्पष्ट कर दीजिए आप समर्थन में हैं। ओके, मिस्टर अरोड़ा नहीं है तो भी बता दीजिए, आप बोलिए कि ये मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा, only what Mr. Arora will say will go on record. Mr. Arora, that's all. Take your seat. Mr. Arora. एक सेकंड, टेक वन सेकंड। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पेरियार ने जो कोर्ट का इस्तेमाल किया है
उस कोर्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं इतना समय क्यों लगाया ये कहने में, थोड़ा रास्ता और नाप लेते। अरोड़ा जी आप बोलिए। सर पर मेरी आपत्ति से ज्यादा है, आप तो समर्थन नहीं करते हैं, बट इन दिस हाउस सिटिंग ऑन दिस चेयर having taken oath of the constitution like all of you, I cannot allow any assertion in support of a statement that is against integrity of the nation. Mr. Arora alone, others take your seat. Mr. Arora. Mr. Arora, your 6 minutes. Use your 6 minutes. Right, sir. Thank you. Sir, I thank you, Honorable Chairman, Please, sir. Take your seat. Mr. Arora, take your seat. For giving me... Mr. Arora, take your seat. Leader of the opposition wants to say something. उन्होंने पेरियार के विचारधारा बहुत से अलग अलग समय में। सर एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जयराम जी ने अथॉरिटेटिवली आप सबके बिहाफ पर एक बात कह दी है, उसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, सबके तरफ से नहीं, फॉर्मली अथॉरिटेटिवली। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर ये ऐसा है कि कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत हो सकता है। जैसा कि मनुस्मृति को कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, ये तो सच है ना। तो वैसा ही हमारे देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग विचार के लोग हैं, और कोई समर्थन करते हैं, कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, या रब मैं कहाँ से लाऊं सर बदल बदल। कहाँ है हमारे त्रिवेदी साहब? तो ये मक्तल है जैसा है, हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम मक्तल में जो भी आएंगे वो खंजर बदल बदल के ही आएंगे, लेकिन सर तो हमारे पास एक ही है, इसीलिए सर बदल बदल के तो नहीं हम कर सकते। सर मेरी हालत समझिए, मैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के बीच में हूँ। ऐसे ही रही साहब, ये अच्छा है, आप ऐसा ही रहे तो यस मिस्टर गोयल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत सही कहा कि उनके लिए आज बहुत गंभीर समस्या की बात है। उन्हीं के कम्युनिकेशन चीफ जो उनके ट्वीट्स ये वो सब पार्टी के विचारधारा को देश के समक्ष रखते हैं, उन्हीं की बात को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रकार से खंडन करने का मैसेज भी देश को दे दिया। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है सर कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं। हम ना किसी का कत्ल करना चाहते हैं और उनको अपने सिर को बचाने की जरूरत नहीं है। वो तो रावण करता था इस प्रकार के काम, वो यहाँ इस सदन में किसको जरूरत नहीं है। लेकिन उनको जनता से डरना चाहिए, क्योंकि जनता बार बार मौका ढूंढ के इनको तकलीफ क्रिएट कर रही है। तो जनता की चिंता करो, एक मत होके एक विषय के ऊपर एक ही अपना मत बनाइए आपके गठबंधन में। इसीलिए मैंने कहा यूपीए का नाम बार बार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो गर्दन बदलने से फर्क नहीं, वैसे यूपीए का नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही घमंड में रहेगा, वैसे ही भ्रष्टाचार में रहेगा, वैसे ही तुष्टीकरण करेगा और वैसे ही परिवारवाद पे रहेगा। यूपीए हो या यस यू वर सेइंग समथिंग सुधांशु सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था ना कि कुछ जवाब दिया जाए, तो मैं भी एक ही लाइन में जवाब देता हूं सर। एक ही लाइन, गुड सर। 1967 से उस राज्य से मामला छूटा, मगर आदत नहीं बदली। तो मैं भी कहना चाहूंगा सर, उनकी आदत के लिए कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मिस्टर अरोड़ा नाउ, मिस्टर अरोड़ा, ओके ओके
leader of the DMK legislature party, Tiruchi Shiva. I think hype is made on a very ordinary statement, sir. You meant that's we have to decide, not you. Yeah. Tiruchi, it has to be very brief intervention. Yes, sir. Very brief. When an ordinary matter has been made as a very big thing, that something has been derogatively remarked by and everyone has made in the issue, I have to make my remarks, sir. Sir, member was corrected. Before you do that, Tiruchi, before you do that, I gave enough opportunity to your member to reflect and withdraw. He continued. I thought leader of the opposition will calm him down. That did not happen. Say what you have to say, please. Sir, the member in his position as in the capacity of a member was speaking something. First, when he said that about the article abrogation of 370, sir, your intervention said that it is against the Supreme Court order, what has been decided today. Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. One second. Let me speak, sir. Let me speak. नहीं शिवा साहब एक मिनट शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए We were against the abrogation. Still now, that's happened. Again, he quoted Periyar, sir. What Periyar said was that every race has a right to determine their own rights. What is wrong in that? What is wrong in that, sir? Sir, no. They don't agree. Sir, let me complete. Sir, don't give a please, let us hear him in absolute patience. It's a very important issue. Yes. Please, very, very important issue. Yes. Sir, don't. The entire nation is watching us. Yes, sir. Very important issue. We are very much aware of it. They are trying to give a different color to us. Sir, DMK in 63, when the Chinese aggression came, we gave up our then slogan, separate Dravida Nadu. Later, we were very firm that DMK is for the unity and integrity of this nation, and every state should have its rights. And federalism was supported by us, and we stood with the policy of state autonomy. So don't try to give DMK a different color. We are second to none, sir. During the Chinese aggression, we gave up our policy. And during the Bangladesh war, we gave the largest money. And every time, whenever India is in distress because of external aggression, we are. What is your stand on what he said? Sir, he quoted Periyar, sir. What is it? Can this be quoted? Sir, you're right. To back up an argument? Sir, what is it, sir? Please, you have to enlighten me, sir. You have to enlighten me. No. What is wrong in quoting Periyar? Periyar has said nothing, sir, in favor only of a particular race of people. There is nothing wrong, and every race has a right to self-determine. So is the Indian alliance as a common? Well, let the people take note of it. Mr. Arora. Sir, Mr. Arora. One second. Mr. Arora now. Mr. Arora will hold the floor. Sir, I am concerned very seriously if determination takes place on such a plank and that argument is used to buttress your point. Nothing can be more outrageous than this. Nothing can be more outrageous than this. Yes. Mr. Arora. Nothing will go on record now. Mr. Arora. Mr. Arora. Your 6 minutes start now. Start. Nothing else will go on record except what Mr. Arora says. Yes, Mr. Arora. No, only Mr. Arora. Mr. Arora. Sir, please. Mr. No. I don't want a situation to further worsen. Let me tell you, everyone in the country is concerned. Everyone is concerned. No, I have given enough indulgence. Okay.
Sir, DMK need not be given any other color. I am again making it clear not to create any confusion. We want to achieve any rights of the states only within the framework of Indian Constitution and as a nation on the whole with integrity and sovereignty Mr. Arora now. But states should have their rights. That's all, sir. Mr. Arora. Mr. Arora. You see, Mr. Tiruchi, there can be no doubt. It's a very pernicious thought. This thought is antithetical to constitutional values. This is against integrity of the nation. Such kind of determination is unacceptable. Mr. Arora. Yes, you can understand. Yes, Mr. Arora. Go ahead. Mr. Arora, nothing will go on record now. No, please. Mr. Arora. I will. But before that, I'll protect the Constitution. I will protect rule of law. I will protect my motherland. And I will not give unqualified right to members to be loose cannons. No. Yes. Yes, Mr. Arora now. Sir, I thank you, Honorable 6 Chairman, minutes. sir, for giving me opportunity to speak on short and simple bill which has great relevance to Jammu and Kashmir and country as a whole. सर एक स्पीच चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आपका समय है सर, दायरे में बोलिए। 4 बार मैं खड़ा होके बैठ गया। मैं 1 मिनट बताता हूँ। मैं सर, मेरी ग्रैंड डॉटर है 7 years old, तो whenever she goes to school same times I leave office, तो वो कहते हैं आज आपका स्कूल है। मैंने कहा हाँ, पार्लियामेंट मेरा स्कूल है, पर फर्क ये है कि आपका क्लास लगेगा मुझे नहीं पता मेरी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। तो एक फर्क और ये सेशन बहुत बढ़िया। एक फर्क और है। हाँ, आपकी पोती अध्यापक को सुनेगी, आप अध्यापक को नहीं सुनेंगे। सर मैं तो बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, तो सर बहुत मजा आ रहा है इस बार के सारी पार्टीज, कोई इस बिल को सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, पर डिस्कशन हो रही है और बड़ी यूज़फुल और अच्छी डिस्कशन हो रही है और हाउस बढ़िया चल रहा है। इसकी सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूँ, अदर देन दिस लास्ट इंसिडेंट विच हैपेंड इन लास्ट 10 minutes. Sir, this bill brings 2004 Act and in line with rest of country. सर मेरा इसमें 2 चीज़ें सिर्फ मुझे बोलनी है। एक तो हिंदू पंडित्स का इन्होंने रिजर्वेशन दी, विच आई एम विद इट। जब मैं स्पीच बोलने लगा तो बाबा जी कहते आप, हमारे एमपी साहब कहते आप बोल रहे हो, मैं क्या हाँ मैं बोल रहा हूँ। कहते आपने ये ज़रूर रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे पंजाबी भाई जो सिख थे उन्होंने भी उतना जुल्म सहा जितना पंजाबी पंडित्स ने सहा, तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अगर उनको 2 दिया तो कहते आप रिक्वेस्ट ज़रूर कर लेना कि 1 ज़रूर दे। तो मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पंजाबी भाइयों का भी, जो सिख भाई हैं उनका कुछ समझे, जिन्होंने जुल्म सहा ड्यूरिंग जिस टाइम पे हिंदू पंडित्स ने भी सहा। और सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इधर बैठे हैं, इनके हाथ में है कि हमारे जो भाई जम्मू कश्मीर के हैं जो राज्य सभा में आ सकते हैं वो कब आएँ। जितनी जल्दी ये इलेक्शन करवाएंगे उतनी जल्दी वो आएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अगर लोकसभा के साथ ही इलेक्शन करा दें तो बहुत अच्छा लगेगा और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नॉर्मलसी आएगी। और सर मुझे कुछ नहीं कहना इस बिल पे, इट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट एंड थैंक यू वेरी मच। Dr. Sasmit Patra, 6 minutes. Thank you, Honorable Chairman, sir. On behalf of my party, the Biju Janata Dal, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, I rise to support both the bills brought together by the government today. At the outset, I congratulate the Parliament, the government, the Honorable Home Minister for the historic judgment by the Honorable Supreme Court today on the abrogation of 370. It vindicates the stand of the Parliament, it vindicates the stand of the government,
And it vindicates the stand of the Biju Janata Dal, because we forcefully supported the entire abrogation bill on 2019 August. Honorable Chairman, sir, I also welcome the decision of the government to bring these two bills, because it indicates the strong intent of the government to ensure that whatever is required in order to prepare J&K for democratic elections is being readied. And with that, we will very soon, probably next year, have a full-fledged Vidhan Sabha in the Jammu and Kashmir. I think the road is being set by this kind of a legislation coming in. It is also good that we have a very proactive Nyaik Delimitation Commission. Why do I say Nyaik? Because it is headed by a former Justice of the Supreme Court, which ensures that whatever recommendations of the Commission comes is beyond suspicion or doubt. I come to the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, Honourable Chairman. The government has tried to build an inclusive and progressive outlook for Jammu and Kashmir Vidhan Sabha through this bill. The total seats are 114. 7 are being reserved for the scheduled tribes. It is a way forward for tribals' empowerment. My leader, Shri Naveen Patnaik ji, believes in tribal empowerment, and we strongly support it. 1 seat is reserved for the displaced people from POK-occupied Jammu and Kashmir. Who are these people, Honorable Chairman? In 1947, when there was Pakistani aggression, at that time, 31,779 families were displaced. Out of that, 26,319 families stayed back in J&K. 5,460 families moved on. Apart from that, in 1965 Indo-Pak War, 3,500 families were displaced. In 1971 Indo-Pak War, 6,565 families were displaced. Altogether, 10,065 families. If you add the previous 1947, it comes to 41,844 families that have been displaced. And providing them a seat is a voice for them in the coming Vidhan Sabha. It's a very good step. Kashmiri migrants. Genocide, what Vivek Tankhaji said, I strongly support his view. There was a genocide in 89-90 in Kashmir, where our Kashmiri brothers and sisters had to forcibly leave their land in the middle of the night and run away for fear of life. We are providing them a voice today. I think this is a very good step. In this, we are adding one more, that a woman's representative will be there among these two. It's a very good women's empowerment move. Let's come to the data. The relief organization of Jammu and Kashmir says 46,517 families are recorded to have moved, which comes to 1,58,976 people were displaced because of this. Don't they deserve a voice, Honorable Chairman? They deserve a voice. This bill gives them that voice, and therefore my party, the BJD, and my leader, Shri Naveen Patnaik ji, we support it. Honorable Chairman, today they would be watching the television. कि चलो, आज तो आवाज मिल रही है. उस दिन रात के अंधेरे में जान बचा के भागना पड़ा था. अब विधान सभा में बैठेंगे, हमारा भविष्य निर्णय करेंगे. ये सोच, ये विश्वास उनके साथ रहेगा. People residing in the Union Territory of J&K. This is not part of the bill. This was done earlier, but I would like to reflect on this. 24 seats have been reserved for such people who are today not within the jurisdiction of the Indian territory. They were a part of us. They will always stay a part of us. And one day we will have the POK. They'll be part of the Vidhan Sabha. They will be with us. I will sum up the bill. My time is running out. Tribal empowerment through this bill, excellent. Kashmiri migrants get voice, excellent. Women's empowerment, excellent. Displaced people from POK getting a voice, excellent. Now I'll come to the second bill, very quickly, 1 minute. Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Honorable Chairman, the second bill changes the nomenclature of weak and underprivileged classes to other backward classes. This has been brought on the recommendations of whom? Not the government only. It has been brought on the recommendations of the Jammu and Kashmir Social and Educationally Backward Classes Commission. A commission has gone into it and said, we must have it. So by the commission's recommendation, it has come. This is to do away with any confusion in giving out certificates. Any doubts, any confusions would be moved away. And ये सिर्फ नाम के वास्ते नहीं है. This is not the change of name,
नाम के साथ सम्मान भी जुड़ रहा है और यह सम्मान की बात है और सिर्फ नाम के वास्ते नहीं सोचना चाहिए, सम्मान के साथ जोड़ के सोचना चाहिए. I'll summarize 30 seconds more. Both the bills stand to empower the people of Jammu and Kashmir. By this bill, we reiterate our stand that the entire country, 1.4 billion people, stand with the people of Jammu and Kashmir. We stood with them, we stand with them, we will stand with them. This is a way towards new Kashmir. This is a way towards Naveen Kashmir. This is a way towards a prosperous, peaceful and strong Kashmir. With these words, on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaik ji, and my Biju Janata Dal Party, we support the bills. Thank you. Sri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. 6 minutes. Yes, sir. Sir, these two bills that have been presented by the Honorable Home Minister are supported by YSR Congress Party, by our party president, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, and we will support the bill and we are going to vote in favor of the bill. Sir, this is a right step towards undoing the wrongs done to the Kashmiri Pandits by the successive governments in the state and also by the successive central governments during the Congress regime, sir. Sir, it all started, I would like to say that it all started during the regime of the Persian king, that is Sultan Sikandar, during 1389 to 1413, when the mass exodus, first mass exodus of Kashmiri migrants took place, sir. It is the Persian kings, which the Congress party has supported subsequently, sir. Sir, 1 lakh migrants were drowned in the Dal Lake. Women were raped, Kashmiri Pandit women were raped. And sir, and they have been sold also. Sir, Hindus were given the choice of 3 choices. Either Hindus had to convert or flee Kashmir or perish. This is three options that have been given to Kashmiri Pandits, sir. The temples, the sacred temples have been destroyed, demolished, and they were not even allowed to wear sacred thread, that is Janevu, and also tilak. They were not allowed to even to put the tilak also, sir. Because of the tyranny, only 11 Kashmiri migrant families survived during the regime of that Persian king, sir. Sir, since then, 6 exodus of Kashmiri migrants have taken place, each more heinous than previous one, sir. Their properties were taken over under the grab of land to tiller policy and through the use of unconstitutional, unfair and unequal laws, sir. Terrorism has reigned through supreme in Jammu and Kashmir through political violence subsequently, which was aimed at separating Jammu and Kashmir from India and securing its annexation to Pakistan, sir. Sir, now I'll have to explain. I will not be discharging my responsibilities properly unless and until I highlight the issues that highlight the blunders that have been committed by the Congress government, sir. Sir, it is the delusions of Nehruvian pseudo-secularism that prevented Kashmir issue from getting resolved, sir. Sir, yes, we must now ponder the real hard questions that haunt us, the civilization of the state, sir. Sir, in 50 years rule, the Congress party has had many opportunities to undo the injustice done to the people of Jammu and Kashmir, but they failed to do so. Sir, first blunder, in July 1947, Maharaja Hari Singh proposed merger of Kashmir with India, but Nehru hesitated. And Nehru hesitated. Don't disturb me. You have committed a blunder. And this indecisiveness of Nehru, given elbow room to the riders of Pakistan to mobilize the land, launch the attack on Kashmir, sir. Even though Indian army occupied Srinagar and driving away the Pakistani army and from other parts of the Kashmir, but Nehru stopped it. Why? Why did Nehru stop it? Sir, I am asking the question to the Congress party. Why? Whom they wanted to uprise and protect? Sir,
The second blunder what Nehru has committed, the second blunder was referring to Nehru has referred the Kashmir issue to UN, United Nations, which is a second blunder, sir. And the most dangerous decision what Nehru has taken is referring the matter to UN, sir. And the third blunder what Nehru has committed, adding 370. Asir Hussain, Honorable MP, is very keen to speak on this subject to have a point of view. I would urge the chair, even if some extra time needs to be given, we may allow him to rebut whatever Vijay Sai is saying. We may give him some time to rebut whatever he is saying. Piyush ji, it is left to me. This is a good debate. I do want members to utilize their time. I have a mind to give opportunity to all. It is with the sense of the House that I may extend time also. But whom I have to give time may be left to me. Nasir Hussain is more prominently visible to me. Yes, continue. You are making a good point. He wants to rebut, but no one will interrupt. Sir, without third interruption. blunder. Honorable member, one second. Nasir, take your time. No, 1 second. 1 second. 1 second. 1 second. 1 second, gentlemen. 1 second. 1 second. Vijay Sai Reddy ji, 1 second. Honorable members, when an assertion of fact was made and Dr. Jitendra Singh raised an issue, I said authenticate. Authentication is important. You have made important points and you should be happy and delighted to authenticate them. So no issue on that. And I can do, one second. And I can order authentication on my own. I also get input from the honorable members. If some member takes an exception, we do it. Dr. Jitendra has done a good thing. When a member was giving facts after facts, he said, I don't believe in the facts. The facts have to be authenticated. So go ahead. Once he concludes, then I'll hear you. You will have to precisely indicate what authentication you want. Go ahead. Third mistake, third blunder what Nehru ji has committed is Article 370, adding Article 370 to the Constitution in October 1949, sir, which dashed all efforts to integrate Kashmir with India. Sir, the result, what is the result? What is the result? What is the result? The people of this country are paying price for the misrule and the blunders committed by the Congress party for more than 7 decades. Why? What Congress will say in this regard? If you have any answer, you can answer the questions. Sir, the next blunder, fourth blunder, the fourth blunder what the Congress party has committed, we had second war against Pakistan in 1965. And this had given a second opportunity for Congress party to take back the Kashmir. And when India has gone up to Lahore, Indian forces have gone up to Lahore, why Congress party did not take back the Kashmir? Let them answer the question. Sir, the next fifth blunder what Congress party has committed, let me highlight it, sir. After 1971 war with Bangladesh liberation, we had another opportunity which Congress party has missed out to negotiate and return of Kashmir. Pakistan was ready to sign Shimla agreement on the dotted lines, but they had not managed it properly. What did Congress party do? When we had Kashmir in our hands, Congress gave the Pakistan on the Congress gave Kashmir on the platter to Pakistan. Shame. I have to say shame, sir. Who is responsible for this? It is the Congress party, Indian National Congress Party, which is solely responsible for the pathetic state of affairs in Kashmir, sir. Sir, the indifference
and inaction and inability of the Congress party insofar as Jammu and Kashmir is concerned could never move forward from the tragic history, sir. It will remain in the history and Congress is to be blamed for this, sir. And, sir, there are some two positive developments. And, sir, you have, in fact... continue. Sir, I have no hesitation in saying that the central government, Honorable Home Minister, has taken the right steps in undoing the wrongs of the previous Congress government, sir. Modi ji came to power and we have moved the Congress party, we have moved from the Congress policy, do Vidhan, do Pradhan, or do Nishan, to new policy of Ek Vidhan, Ek Pradhan, or Ek Nishan. I appreciate, sir. And kudos to Honorable Home Minister and Modi ji. Sir, the abrogation of Article 370, please keep quiet. You speak when your turn comes. The abrogation of Article 370, which is a blunder committed by the Congress party when it was added in the Constitution. Sir, 370 has already begun to show positive results. The abrogation has started showing positive results. Jammu and Kashmir has undergone tremendous transformation in last 4 years, 9 years, sir. Sir, improved law and order, thanks to Home Minister. Decentralization of power, thanks to Home Minister. New infrastructure projects, thanks to Modi government. Sir, revival of economy, thanks to Modi ji government. Sir, agriculture, focus on tourism, investment, agriculture, and renewable energy, sir. Sir, last, sir. One suggestion I would like to make to the Honorable Home Minister, sir. Sir, nomination of POK seats, sir. Very important, sir. Please, Chairman, sir. Chairman, sir. Chairman. Go ahead. Please, sir. Last, one suggestion, sir. Sir, currently, we have 24 seats in POK region which are not going for elections. We are not able to conduct the elections for 24 seats. But there have been no elections to these seats. To rectify the blunder committed by Nehruji, I suggest the government and Honorable Home Minister should make nominations to these 24 seats. Also, those who have migrated from POK to Kashmir, sir. It is not 2 nominated members. It is 24 nominated members who should be present in the Jammu and Kashmir Assembly, sir. These 24 from POK, Thank you, Kashmir, sir. Last one, sir. Sir, ensure stricter implementation of JK migrant immovable property, preservation, protection, and restraint on distress sales, sir. 1997. The Act provides for preservation, protection, and restraint on distress sales of the immovable property of the migrants. So I request the Honorable Home Minister to implement the Act in its letter and... Sir, increasing the cash relief. Sir, right now, the cash relief that is given to the migrants is about 13,000 rupees, sir. I request the Honorable Home Minister to increase it to 20,000 rupees per month so that they can feed themselves, sir. Thank you very much, sir. We support this bill. Thank you, sir. Masi, you had raised the issue. Sir. When the Honorable Member had indicated certain aspects. Yeah, thank you, Chairman, sir. You were aggrieved. Yeah, thank you, Chairman, sir. I think... One thing. So, you kindly confine to which part of his address you seek authentication. Please go ahead. Thank you, Chairman, sir. I think, Honorable Member, when you were speaking, he was trying to make an assertion that it was whatever happened in Kashmir was all because of Mr. Nehru. I think he has not read Nehru. He has not... No, please, let me. You are finished. You are finished. No. Sir, you are finished. 1 second. We'll give the Honorable Member good atmosphere to contribute. And I request all of you to do the same. Yeah. Go ahead. Sir, I think the Honorable Member has not read Nehru, he has not read Patel, he has not read the cabinet decision, he has not read what Mr. Patel had written to Nehru, he has not read why the decision was taken, he has not read why
the army had to be stopped at a particular point. He has not, just one second, sir, let me finish. He has not read, he has not read what Mr. Hari Singh wanted at that point of time and why it was an historical decision to stop at that point. I would like to assert here that it was only because of Nehru we are having Jammu and Kashmir in our country. Only because of Nehru. If Nehru was not there, if the cabinet had not taken the decision, Pakistan army would have captured the entire Jammu and Kashmir. So you don't want authentication? Would have captured the entire Jammu and Kashmir. Okay. It was because of the decision of the Nehru's cabinet that the present Jammu and Kashmir is in India. So that they should understand. Okay. And for all the blunders, nothing will go on record. No, nothing will go on record now. Nothing will go on record, Nasi, now. Okay. Nasi doesn't want any authentication. Write it on a piece of paper. Give it to me. Write on a piece. One second. No. The honorable member. One second. The honorable member, in his wisdom, had serially indicated court within court blunders. So, you give me, you write on a piece of paper what you want to be authenticated. Okay. I can understand you are not proceeding it. Shri K.R. Suresh Reddy, 4 minutes. But you are not telling me what does he... The honorable member has... One second. Pandit Nehru was our first Prime Minister. No doubt about it. The honorable member had unlisted serially, according to him, not according to me. I am not party to the debate. Several blunders that resulted in a messy situation in Jammu and Kashmir. You want what to be authenticated? Which blunder? Are you leaving some blunder or you want all the blunders to be authenticated? No. He is asserting, Digvijay Singh ji, he is maintaining his stand that there were blunders. Okay. Both sides. One second. If the honorable member or anyone wants that some authentication should take place with respect to the assertion, I quote within court, blunders as indicated by him, the honorable member may, during course of the day, send a communication to me to that effect, precisely indicating what authentication is sought. Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chairman, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on both the amendment bills on Jammu Kashmir. Chairman, sir, there's a very good comparison between my region, that is Telangana state, and Kashmir. Both the regions have faced a lot of extremism, a lot of terrorism. We had faced drought, migration, and so on and so forth. So my heart continues to beat for Kashmir, because when Telangana was carved out, all what was promised, all what was missing has been delivered in the last 9.5 years. So today when we hand over the government to the Congress party, we feel satisfied that a region which was totally undeveloped, which was facing the worst migrations, has turned out to be the country's #1 state, and I wish them luck. And coming to Kashmir, sir, I do hope that the very idea of making the state into a UT, and when the UT is changed into a state, when the union government hands over to the local government, they have a similar situation to govern like how the government in Telangana has. So I would not like to dwell into the past of who did what, but going with our experience in Telangana,
I would like to make a couple of suggestions to the Honorable Minister, which could be beneficial to the people of Kashmir, sir. The fundamentals required for any state to progress is education, sir. And in education, primary education is the best investment we can make in this regard, sir. So when I was looking at the figures of Kashmir, the primary school dropouts, when we compare it to the national average, which is at 1.9, Kashmir's average is at 4%. So the fundamentals are getting wrong. So this is an area where the Honorable Minister needs to look into it, come out with it. Midday scheme might be working in the country. In Telangana, we started even the breakfast scheme to attract the students, especially the young students. Similar things have to be worked out in Kashmir. You cannot allow a primary school-going student to sit in his house. That will culminate into various other factors which has led to the situation, sir. And then as the student progresses from a primary to the higher secondary level, unfortunately, Kashmir again has got in 2021, sir, 21-22 figures say the secondary school dropout is very high in Kashmir. We have this PMSS program, the Prime Minister Special Scholarship Scheme, which is happening in Kashmir also, but you have limited that only to 5,000 students. This gives a facility, a student in Kashmir, if he passes out in the 12th class, he can go study anywhere in the country. He can study in Hyderabad, he can study in Ahmedabad, he can study in Bangalore. Once he leaves the state and goes to a new state, there's a different perception he develops, different ideas comes in when he goes back. So that quota, you have blocked it at only 5,000. I request the Honorable Home Minister, try to increase the quota. As many number of Kashmiri students who want to go out and study, please give them an opportunity. And as we graduate out of secondary school and once we get into the university level, unfortunately, there is no provision for any of the students to go to any overseas universities. There is no grant from the state government which facilitates that opportunity. There's only scholarship given by some UK-based, Israel-based, where the Kashmiri students get eligible. But there's nothing tangible coming from the government. If that opportunity is given to the Kashmiri students, definitely we'll get to see them more in the Harvards and the MITs, where our Kashmiri students will tend to bring in a lot of laurels to us, sir. So, and on the other front, a lot has been spoken on the tourism part. Well, the gates have opened up for Kashmir. It's a fact. Just another 2 minutes with your kind, sir, where a lot of tourists are going. But what is glaring there is the lack of infrastructure, the falling infrastructure. And the reason for that, fundamentally, the hotels, I'm not talking about the five-star hotels, the mid-level hotels where most of the tourists tend to stay, they are all on leased properties. The hotel is not able to refurbish them. They are not able to maintain them because since 1985, the leases of these properties have not been renewed by in Kashmir. A small effort has been done by Mufti Saab when he was the Chief Minister, but unfortunately he passed away and the matter is still pending. So I would really appreciate the government. Look at the Rajasthan model. That is really working. Look into it. And finally, sir, finally on the POK. On the POK, well, we are speaking about 24 seats being reserved, but the danger is, if you look back in 2007, POK made an appeal to the CPA, the Commonwealth Parliamentary Association, stating that they have become a region, they have an assembly, so they are entitled for membership in CPA. At that point of time, Government of India, through the Parliament, the then Speaker Somnath Chatterjee, we led a delegation and thwarted the efforts. So it's not the question of being happy by nominating 24 members here. What are the efforts the government is doing to ensure that POK becomes part of our country legitimately? So what are the directions through CPA, through CHOGM, through UN, the government is doing? With these words, sir, I thank you for the opportunity. Professor मनोज कुमार झा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्यकाल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब ये नहीं कह सकता कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इसका विरोध कर रहा हूं। कई सारी चीजें हैं इसमें
जो वेलकम इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं। बस कुछ सुझाव दूंगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे बीच का संवाद, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं, सॉरी, ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य अपने एक सेकंड सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर, मैं समझ गया। सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत अच्छी चीजें, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि विरोध के लिए विरोध करूं ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण है कि जब हम ये कहते हैं कि ये नॉमिनेशन होंगे, पहले तो मैं तारीफ करूं कि अंडर प्रिविलेज्ड के बदले एक शब्द जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड टर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपने उसका इस्तेमाल किया, तारीफ के काबिल। ये जो नॉमिनेट करने का अधिकार एलजी साहब को है आज की डेट में, कल राज्य बन जाएगा तो गवर्नर साहब होंगे, क्या ये स्टेट असेंबली को डेलीगेट नहीं होना चाहिए? और अगर करना चाहें तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि होनी चाहिए थी। तारतम्य थोड़ा टूटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूं। आरक्षण को लेकर के भी हम पीस मील में करते हैं। हर सत्र में मैं देखता हूं कुछ बिल आते हैं। एक समेकित योजना पूरे देश के संदर्भ में हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता है, वो बहुत बेहतर होगा। आज 370 पे फैसला आया और सदन की जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। उस फैसले के बाद सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानता हूं इतिहास, आपने यहां एक फैसला लिया था, तब संसद वहां थी सर, ये लगभग घिस चुका था, हम भी जानते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक पहलू था। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि उस साइकोलॉजिकल हीलिंग की भी कोशिश होनी चाहिए, और ये हीलिंग हो सकती है सर। मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान का मिजाज महासागर वाला है, इसको बस तालाब ना बनाया जाए, महासागर अपने अंदर सब समाहित कर लेगा। माननीय सभापति महोदय, जो कश्मीरी घाटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनको लेकर के भी एक चिंता होनी चाहिए। बाहर हैं, उनकी चिंताएं वाकिफ है, बल्कि विवेक जी ने यह बात कहा कि बुरे से बुरे वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी उन्हीं घरों में, गांव में, गलियों में रही, उनका एक्नॉलेजमेंट मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अंबेडकर साहब कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार उसको दोहराते हैं। सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नजरिए से देखेंगे ना तो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। मैं जानता हूं कि दिल्ली की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी और घाटी या जम्मू या लद्दाख की आइडिया ऑफ नॉर्मैलिटी में फर्क है सर। अभी पिछले दिनों हमारे कई बीजेपी के साथी कह रहे थे कि चुनाव परिणाम संतुष्टि का परिचायक है। फिर तो लद्दाख में भी एक चुनाव हुआ था सर। बस 1 मिनट लूंगा, चूंकि आपने पहले कहा था सर। एक आखिरी चीज कहूंगा कि पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक सरकार की आलोचना करें, उसको देश की आलोचना ना माना जाए। ये फर्क मिटता सा जा रहा है, ये कश्मीर के संदर्भ में नहीं, बाहर भी। दूसरी चीज सर, दूसरे राज्यों में जो कश्मीर के छात्र रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन दीजिए। और आखिरी चीज कहूंगा सर, बड़ी पीड़ा के साथ, कि खामोशी शांति का पर्याय नहीं होती है। शांति के लिए न्याय चाहिए, वो उतना ही कश्मीर के लिए दुरुस्त है जितना मणिपुर के लिए। जय हिंद सर। श्री ए रहीम
3 minutes. Sir, first they came for the communists. I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialist, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionist, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Sir, then they came for me, and there was no one left to speak out for me. Sir, these are the lines of Martin Niemöller, the writer who lived during the Black Age of Germany under the Adolf Hitler. Sir, if it is Kashmir today, it will be my state tomorrow. Sir, if I don't speak today, there will be no one to speak for me tomorrow, sir. Sir, I completely oppose the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill 2023. Sir, in the statement of objective and reasons for this bill, the Honorable Minister has said that Kashmiri immigrants and women will be represented in the Assembly. Sir, even after 4 years, no election has been held for the State Assembly, which was dissolved when Article 370 was repealed in 2019. Sir, what the Union government is doing with this bill is writing horoscopes for the unborn child. Sir, what heroic arguments did Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister preach while repealing Article 370, sir? Terrorism will be eradicated. Peace will be restored in Kashmir. National security will be ensured. And the list goes on, sir. Sir, but what is going on, sir? Sir, Jawans are dying there every month. Does a week go by without reading the news of a terrorist attack in Kashmir, sir? Sir, another claim of the Union government was to ensure national security. Sir, I am not quoting here the words of the former governor of Jammu and Kashmir, which country was shocked to hear. Sir, what the qualification does the BJP government have to talk about the national security? Sir, our parliament, the sanctum of the Indian democracy, has been attacked only once in the history. Who ruled at that time, sir? Yes. BJP was in power at that time. Sir, in January 2016, our air base in Pathankot attacked for the first time. Who was in power at that time, sir? None other than BJP. Sir, when the shocking terrorist attack in Uri took place in September 2016, who was the Prime Minister at that time, sir? None other than Sri Narendra Modi ji. Sir, the country is facing a serious security threat under the BJP rules, sir. Yes. Sir, according to this bill, the lieutenant government can nominate certain number of members to the assembly. Sir, which means a nominee will nominate members. Sir, please, sir. Sir, giving too much power to such nominee can have far-reaching consequences, sir. The fear that if another election is held, the people will not choose BJP. Sir, just a minute. Just wait a minute. Conclude 30 seconds. Yes, sir, 30 seconds. Conclude. Yes, sir. I will conclude. Sir, the people will not choose BJP as their representative. You're forcing the union government to nominate people with lieutenant government, sir. Sir, why the central government, why the union government is running away from the election? Even the Supreme Court in today's verdict has asked for immediate election. Sir, is the government ready to say before the House that on the basis of said verdict, Assembly election will be ensured Kashmir, sir? Sir. Anil Prasad Hegde. Sir, just a minute, sir. I've given you 1.5 minutes more. Sir, just a minute, sir. Just a minute. Round up. Sir. I do believe that no kind of peace establishment is possible without restoring the democratic rights of the people of Kashmir. Mr. The Hegde. upper house of the parliament has a Nothing will go on record now. Mr. Hegde. Yes, Mr. Hegde. Mr. Hegde. Thank you, Chairman, for giving me the time. 3 minutes. जी लोक सभा में बता रहे थे कि J&K रिजर्वेशन बिल में कमजोर और वंचित
वर्ग के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग किया जा रहा है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का बिल बताए हैं। Sir, my party led by Mr. Nitish Kumar and Raju Ranjan Lalan Singh ji and founded by socialists like late George Fernandez is a democratic socialist party, sir, fighting for the removal of man-made inequalities against violation of human rights, whether in Kashmir or elsewhere in the world, championing the cause of social justice and democracy in Kashmir and all over the world, whether in extending solidarity with His Holiness the Dalai Lama, Aung San Suu Kyi of Myanmar, Abdullah Öcalan, leader of the Kurdish people, who is incarcerated in Turkish prison for the last 24 years. I humbly request our External Affairs Minister is here and Home Minister is here through you. I request the government to immediately intervene and with Mr. Erdogan and get Abdullah Öcalan released, sir. Sir, on this J&K bill, driving home the point about commitment to social justice, Honorable Home Minister had mentioned about Kaka Kalalkar Commission. Sir, conveniently forgetting that it was his party-led government which was supporting the then his party-led party. His party was supporting that VP Singh-led government from outside, and which was responsible for toppling that government, sir. On the issue of giving reservation to OBCs, VP Singh government was toppled by your party, sir. भारत में सोशल जस्टिस के लिए कमिटमेंट के मतलब अमीर गरीब के बीच, जाति जाति के बीच, पुरुष महिलाओं के बीच गैर बराबरी मिटाना है, सर। 2001 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार 2005 नवंबर में बने थे। मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ 6 महीने के अंदर बिहार में स्थानीय निकायों में, पंचायत राज में उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर बिहार देश में पहले राज्य बना जहां महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। गुजरात में 8 साल बाद 2014 में महिलाओं को आरक्षण मिला है, सर। सर, यह दर्शाता है सामाजिक न्याय के बारे में किसको कितना कमिटमेंट है। अधिकांश घरेलू हिंसा शराब से होता है, सर। महिलाओं को राहत देने के लिए गांधी जी के अति प्रिय और अति कठिन मुद्दा को मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 साल से लागू रखे हैं। कश्मीर में किस जाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इसका पता नहीं है। अगर सरकार का मंशा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्याय देने की बात है तो और डेमोक्रेसी के लिए कमिटमेंट है तो सरकार बिहार में नीतीश कुमार रविंद्र कुमार, श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार, not present. Oh, sir, you are really present, sir. Yes, Honorable Chairman. You are present with presence of mind. I am very thankful you, sir, for giving this opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Sir, the bill seeks to reserve the seats for Kashmir migrants, people displaced from Pakistan-occupied Kashmir and scheduled tribes. Sir, the reservation of seats for Kashmir migrants who were displaced from their own homes in the 1990s will ensure that the voice of the community is heard loud and clear in the Jammu and Kashmir Assembly. The bill intends to increase the seats of the Jammu and Kashmir Assembly from 107 to 114. This also introduces a new section 15A and vests power with the Lieutenant Governor to nominate and not more than 2 members, one of whom will be a woman, from the community to Kashmir migrant to the Jammu and Kashmir Assembly. Sir, as far as the first bill is concerned, Jammu and Kashmir Reservation Bill, it is absolutely a harmless bill. The socially and educationally backward classes definitely have to be substituted from weak and underprivileged classes. That should be passed. By virtue of the section 15B, the LG of the Union Territory of Jammu and Kashmir may nominate
one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. Sir, you have to get ready for an election process, that the delimitation process has already been completed, that the elections will be conducted at the earliest and the populistic government would be put in place. Major steps have already been taken to bring the normalcies to hold the elections also. Today, the Honorable Supreme Court has in his verdict, the Honorable Chief Justice says that the Article 370 was a temporary provision. The Article 370 was meant for constitutional integration of Jammu and Kashmir within the Union and was not for disintegration, and the President can declare that Article 70 ceases to exist, that the Honorable CJI says. And the Honorable CJI further stated, interrogation of Jammu and Kashmir into India and application of the Constitution of India, is it an entity to Jammu and Kashmir, is also upheld by the Supreme Court. The Jammu and Kashmir state elections have to be done by September 2024. The Honorable Supreme Court has also directed the government to conduct these elections to the Jammu and Kashmir. The Honorable CJI further says, we hold exercise of presidential power to issue constitutional power to issue order, abrogating Article 370 of Constitution as valid. Your 3 minutes are over. Please continue. In view of the judgment of the Honorable Supreme Court, and also the amendments sought to be these two bills will restore the normalcy, I request the central government to take immediate steps to hold the elections in the Jammu and Kashmir. I wholeheartedly support this bill. I conclude it. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ghulam Ali. You have 6 minutes. Respectable Deputy Chairman, sir. आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और इसमें ये जो लोकसभा में पास हुआ है और इसका जो जम्मू कश्मीर में लाभ होगा वो 3 जंगों में जो लोग पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड हमारा नाजायज़ कब्जे में इलाका है उससे जो माइग्रेंट हुए हैं उनको लाभ होगा, और इलेक्शन की रिगिंग के बाद कश्मीर में जब टर्माइल आया तो उसमें से जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो उस वक़्त अपनी इज़्ज़त लेकर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, आबरू, नेटिविटी सब छोड़ के जम्मू में या देश के अन्य अन्य जगह में बसे, और इसके अलावा अदर सोशल कास्ट, क्योंकि जिसका बिल्कुल थोड़ा सा 2% के करीब उसको पहले रिजर्वेशन थी और उसको एक इज्जत दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि पूरे देश में है। मैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो बेसिक बुनियादी जो नसूर था 370 उसको उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डबल मोहर लगाई है, इसके लिए मैं देश के वजीर आज़म और देश के वजीर दाखिला और लाखों वो लोग जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को या देश के अन्य हिस्से जो हैं, जो उस वक़्त देश के साथ नहीं जुड़ पाए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जेलें देखी हैं, जानें दी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा आज के दिन। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा।
जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, और उनका कुछ मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जम्मू कश्मीर में कि जिसमें पावर जो है चेयरमैन सर कि कुछ फैमिलीज के पास रहे और इंटेंशनली जानबूझ के यूनिलैटरल सीज फायर करा और जिससे पीओजे के और हजारों की तादाद में लोग अपने घर बार फैमिली जमीन जायदाद अपनी मजहबी इबादतगाहें छोड़ के घर में जुगी यहाँ जम्मू में आके जहाँ देश के अन्य अन्य हिस्सों में जुगी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी, आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है, और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे, लेकिन चेयरमैन सर बदकिस्मती यह है कि जो भी वहां सत्ता में रहे, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 87 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में, और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का इकलौता हूं। कुछ और ले लीजिए सर। लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर, वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटीज जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर, लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है, और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक, कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद
आज उनमें दुविधा नहीं है। सर, जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने, तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी 2 दुकानें हैं। जिसका एक होटल था, वो दूसरा बना रहा है। आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था, वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है? बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर, आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी जहनियत खराब करते थे। सर, इनसे पूछिए कि इन्होंने कश्मीर के नौजवान का एक किस्म का इन्होंने कत्ल करा है। सर आज मैं गवर्नेंस की बात कर रहे थे यहाँ, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। अरे हमें थैंक्स होना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का। अरे जम्मू कश्मीर के बारे में सियासत मत करिए। अरे आज अमन है वहां। अरे आप लोग भी तो बड़े 30 साल के बाद गुलमर्ग में खेलने, गुलमर्ग में सैर तफरी करने गए। कल तक आपको कौन चढ़े थे? कल तक आप साए के उसके नीचे थे। अरे कल तक 100 रुपया चेयरमैन सर जाता था और 10 रुपये लगते थे। आज स्टेट की बात क्यों करते हैं ये? आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है, तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। किसान के अकाउंट में अगर 6,000 जाता है, साल का 6,000 ही जाता है। सर बचौले खत्म हो गए। सर टेंडर एक टेंडर 5 लाख का होता था और वो 2 करोड़ पे खत्म होता था। सर आज पंचायत में 50,000 के लिए भी टेंडर होता है। सर ये इनको देखना पड़े। अब आंखें देखती नहीं। सर कैसे आंखें देखेंगी? मैं सर वेस्टर्न राजस्थान में गया, मैं वहां एक मंत्री थे, तो मैंने कैंपेन में पूछा उसको, अपने किसी कार्यकर्ता को, मैंने कहा क्या बात है? कहते जनाब कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते साहब को मंत्री साहब। मैंने कहा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते उनके भाई पंचायत प्रमुख, उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कोई और पानी की दूसरी स्कीम आई। कहते नहीं, उनके दूसरे भाई जो है वो जिला प्रमुख है। मैंने कहा कोई और स्कीम आई। कहते उनसे बात करेंगे। सर देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है। सर 10,000 वोट पे MP। सर आज हम बर्दाश्त नहीं करते। 3 टायर में सर ब्लॉक BDC ब्लॉक प्रमुख आज 14 लीडर एक जिले में बने। हमें लीडरी बर्दाश्त नहीं। आज DDC चेयरमैन, आज ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल। आज सर इनको कैसे बर्दाश्त होगा? सर क्यों बर्दाश्त होगा? सर कश्मीरी पंडितों का, मैं रेफ्यूजी का बात कर रहा था। सर हमने 70 साल के बाद 5.5 लाख दिया। सर किसने रोका था? किसने 370 उधर को लेने में थोड़ी रोकता, मतलब जो मर्जी वाला ले गए। सर वो जो वहां से आए हुए ना, जो माइग्रेंट होता उसी को मालूम है। सर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज जंगलात कहता जी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। अरे अट्रोसिटीज एक्ट। सर दुनिया भर के, सर मैं क्या करूं कि डिलिमिटेशन कमीशन, सर बैकवर्ड कमीशन। सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर कहीं पैर कहीं, मुझे कौन सी सूट करती है? सर यहां नहीं। सर यूनिलैटरल सीज फायर के बारे में अगर मैं कह देता आपको, तो सर बड़े इन्होंने इसलिए करा था कि हमारी हेजमनी रहे। सर इन्होंने कश्मीर के कश्मीरी को भी, वहां कश्मीरी नहीं सब, उसको भी गुजर बोलते हैं। सर पहाड़ी या गुज्जर या डोगरा तो दूर की बात है। सर ये मैं मुबारकबाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम सर आज इतने, सर टूरिज्म की बात,
2 करोड़ सर, 2 करोड़ टूरिज्म सर, 10 चीजों को जीआई टैग सर टूरिज्म के लिए मैं आपको कहूंगा कि बुजुर्ग जो ओल्ड कपल्स हैं, कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं सर। फॉरेन टूरिस्ट सर, आज फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने जम्मू कश्मीर लोग आते हैं सर। ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, हम 5,000 10,000 वोट लेके एमएलए एमपी बनेंगे। अरे भूल जाओ, वो वक्त चला गया, अब वो वक्त आने वाला नहीं है, वो दफना दिया, अब वो नहीं आएगा। अब वो जब हम कमिटमेंट करते थे ना, कहां से लंदन में बैठ के बार्गेनिंग करते थे, मैं चीफ मिनिस्टर बनाओगे तब आऊंगा, अब वो वक्त चला गया। अरे इतनी रेस, मुझे बड़े अफसोस की बात है, अब मैं डॉक्टर फरूक साहब को कहूंगा कि अब बार्गेनिंग अब लंदन से नहीं होगी, अब ओबीसी। अरे ओबीसी से आपने, अरे झाड़ू, अरे लकड़ी वाले से, अरे लोहार वाले से, अरे ओबीसी कम्युनिटी, अरे 70 सालों में आपने पूरे देश में 27%, आपने उनको 2% दिया, आपने सर्वे तक करना गवारा नहीं समझा। ये देश के, मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने सर्वे करवाया और आज इज्जत से बिल ला रहे हैं सर। अपनी पीड़ा वही बयान कर सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी ही पीड़ा ओबीसी की फील कर सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी से है और ओबीसी की फील, वन कैनॉट फील बियॉन्ड हिज जजमेंट सर। ये कहते हैं मुसलमान वहाँ खतरे में है सर। एक वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी इलाका है देश में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे उनको वो मिलता है आयुष कार्ड पे फैसिलिटी सर। जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ सबको, छोटे को, बड़े को, किसान को, गरीब को, अमीर को सर 5 लाख का फ्री इलाज है सर। इनको देखते नहीं, आंखें नहीं है सर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अपर जाति के लोग जो गरीब थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के रहनुमाई में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मिला है सर। इनको नहीं सर, बहुत सारी चीजें, मिनॉरिटी एक्ट, SC ST अट्रॉसिटी एक्ट सर, इनको जुवेनाइल एक्ट, दुनिया भर की सर। आज कश्मीर में मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कल अनंतनाग में एक प्रोग्राम करा, शिक्षित भारत में मैंने एक प्रोग्राम सर लोग सुनने आते हैं सर, लोग देखने आते हैं। आज कश्मीर में पहले 2 फसल होती थी, आज 3 हो रही हैं सर। बम्बों के उसमें टेरर में सर वो इतने बम्बारमेंट होती थी कि आप सोच नहीं सकते। आज टेररिज्म की बात करते हैं सर, 1000 बार पाकिस्तान से जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, 1000 बार सोचता है कि मैं जाऊं कि नहीं, और 99% वो भाग जाते हैं। आज हमारी जो फोर्सेस है बॉर्डर पे इतनी मजबूत है सर। आज टेररिज्म जो है बखलाट में, आज हमारा भाई कोई टेररिज्म की बात कर रहा था कि अभी खत्म नहीं हुई है। अरे आपने टेररिज्म को देखा नहीं। एक जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी कश्मीर में, आप जानते हैं, मैं क्यों नाम लूं कि कौन सत्ता में थे, वो डेड बॉडीज पे, वो लाशों पे हुकूमत करते थे। आज लाशों में कोई हुकूमत नहीं कर रहा। आज कश्मीर के लोग खुद चुनेंगे और खुद अपने लोगों को चुनेंगे, और वक्त आने वाला है। मैं जानता हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम को मैं समझता हूं। अब वो पैसा डाइवर्ट नहीं होगा सर। अब वो पैसा डाइवर्ट, अब टेक्निकल एयरपोर्ट में मेरे गेस्ट नहीं आएंगे सर। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी हैं। आज आप पैसा डाइवर्ट, आज जिसको भेजेंगे उसी को जाएगा। आज कश्मीरी पंडित भाइयों को हमने, आज वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी जायदाद छोड़ के भाग गए थे, आज ऐसा कानून भी आ गया है कि आज उनको जायदाद वापस मिलेगी सर। जायदाद वापस मिलने का किसने मना करा? पिछले 35 साल से वो दरबदर थे सर, किसने मना करा उनको सर? आज टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करा है सर। टेररिज्म का इकोसिस्टम क्या होता था सर? हम ऊपरी तौर पे टेररिज्म को, आज उनका जो फंडिंग थी, उनका जो नेटवर्क था,
उनका जो ओवरग्राउंड वो था सर, NIA SIA ने आज थोड़ा सा सर जरा जो मुखालफत करते हैं, अरे जरा सिविलियन डेथ, अरे कंपेयर करो ना, पढ़ो ना, किसने मना करा? सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है, आज कैलेंडर नील है, आज सिविलियन किलिंग नील है। अरे थोड़ा थैंक्स तो कर देना चाहिए था। अरे कश्मीर के लोग, आप भी सब लोग मेरे ख्याल से घूम के आए होंगे, डायरेक्ट बताते नहीं है, वो एक अलग बात है। हमें थैंक्स करना चाहिए जम्मू कश्मीर के मामले में कि वहाँ अमन पीस से बढ़ते हुए हम एक इलेक्शन और सब चीज़ें होंगी। 3 टायर के इलेक्शन को भी आप इलेक्शन समझिए। शुक्रिया, जय हिंद। श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, मैम 4 मिनट्स, 4 मिनट। धन्यवाद सर। पहले वाले स्पीकर ने आदेश के अनुसार ज्यादा समय कहा लिया था कि और बढ़ा देंगे। 4 धन्यवाद सर। आप मालूम है मुझे देंगे, आप मुझे 2 मिनट। बोलिए सर, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी बिल आया है, रिजर्वेशन का हो, रीऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। 5 अगस्त 2019 का दिन मुझे याद है, जब हमारे सामने बैठे हुए अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, उन्होंने इसी सभागृह पटेल, पुरानी बिल्डिंग थी, पटेल पे बोला था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहाँ पे हम चुनाव भी लेंगे और उनको स्टेटहुड भी देंगे। वो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गए। एक तो स्थिति सामान्य नहीं है, ये कबूल करो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है, हर रोज टारगेटेड किलिंग हो रहा है, आतंकवाद थमा नहीं जा रहा है, और फिर आप चुनाव भी नहीं ले रहे हैं, ना चुनाव ले रहे हैं, ना हमारा स्टेटहुड वापस दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर ये हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, वो जम्मू कश्मीर को अपनी ही रियासत मांगने के लिए आपके सामने आज गुड़गों पे आना पड़ता है, वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, जो दावे किए थे उन्होंने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो खोखले हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने 2 जो विषय हम मांग रहे थे बार बार, और जिसकी चर्चा, क्योंकि मैं हर रोज हर 15 दिन में जम्मू कश्मीर जाती हूँ, तो वो बोलते थे हमें कुछ मत दे दो, हमें रियासत वापस दे दो और हमें हमारे चुनाव करवा दो। ये 2 चीज़ें वो चाहते थे, और वो दोनों भी चीज़ें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उसके लिए मैं आपके द्वारा सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था कि हम 31 दिसंबर 2023 के पहले हम चुनाव लेंगे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि जब तक 30 सितंबर 2024 तक ये चुनाव होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी उनके मुंह पे चपराक है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात यहाँ पे बार बार कही गई, कश्मीरी पंडित हो, PAJK के लोग हो, ST SC, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, ये सभी लोग जब जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बनते हैं, उनको जब आप बोलते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ गई जब आप इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे। कश्मीरी पंडित 33 साल से, 33 ईयर्स से विस्थापित होकर अपने ही देश में रह रहे हैं। सर, आपको मुझे बताना बहुत दुख की बात होती है कि उनके बहुत बड़ी लोगों से हम मिले, लेकिन जब अपने ही देश में विस्थापित होकर कहीं रहना पड़े तो ये सबसे दुख की बात होती है, और वो कश्मीरी पंडितों को करनी पड़ी। जब तक उनको पूरी सहूलियत से घाटी नहीं ले जाते, तब तक आइडिया ऑफ इंडिया का दावा अपना खोखला रह जाएगा। जो भी उन्होंने दिया है 2 जगह कश्मीरी पंडितों के लिए, उसमें से एक महिला है, एक पुरुष है, और एक हमारे SC ST बकरवाल के लिए, इट्स टू लिटिल टू गुड। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे पटल पे रखना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आए थे, तो राहुल जी ने हर कश्मीरी पंडित का दुख
महसूस करने की कोशिश की। जगती में जहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैंप है उनके, वहाँ पे वो गए, उनको मिले वो, और सब लोगों से बात करके उनको गले लगा के उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की। 370 की बात जब निकलती है तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो स्वयं, मैं बताना चाहूँगी कि स्वयं एक कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित साहब। और सर एक मिनट सर, लेकिन उनको भी कटघरे में खड़ा करने के लिए कसर नहीं अमित शाह जी ने। मुझे बहुत दुख होता है जिस तरह से उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिस तरह से उनके ऊपर कुत्सित नजर से बोला जाता है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाला जमाना कभी माफ नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना या नहीं तय नहीं हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला के कहने से हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने फैसला लिया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किया। जो हमारा ऑर्डर होता है उसके ऊपर साइन नहीं किया। तो इसलिए फिर जब तक जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं कबाइली, वो जब तक एयरपोर्ट तक आ गए थे, तब उन्होंने बोला कि अभी मैं साइन करता हूँ। फिर साइन करने का निर्णय लिया गया और ये कबाइली लोगों के साथ फिर उन्होंने एक हमला कर दिया। सर, जम्मू कश्मीर को अगर इस देश का अभिन्न अंग बनाने का श्रेय अगर इस देश में किसको जाता है, तो मैं सभी आपको नम्रता से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में आया। और ये सच है, अगर सच नहीं सुनना पसंद करोगे तो मत सुनो, लेकिन सिर्फ पंडित नेहरू जी ने ही जम्मू कश्मीर को अपने स्टेट देश में संलग्न कर दिया। हमारे परिवार में, हमारे परिवार में जब कोई पुरुष बहुत अच्छा काम करता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बोलते तुमने हमारे लिए क्या किया, और पूछते हैं। हमें भी सबको अनुभव आता है, इतना बेचारे ने किया होता है, पूरे घर के लिए, बच्चों के लिए क्या होता है, उनको ही आप आग दिखाओगे और पूछोगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये सही बात नहीं है। कम से कम उनकी अवहेलना मत करो, इतना ही मेरा यहाँ पे कहना है। आंतरिक सुरक्षा के लिए 2 मिनट में कहूंगी सर मैं। आंतरिक सुरक्षा जो है, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं जाते हुए मैं बोलूँगी कि फरवरी 2021 में स्वर्गीय आकाश मेहरा, जो श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबा का मालिक था, वो आतंकी हमले में मारा गया। गुलाम अली साहब, मैं सब लिस्ट दे देती हूँ आपको, कितने लोग मारे गए। वो मार्च 2025 लावेपुरा में एक आतंकित हमले में 3 जवानों की शहादत हुई। मार्च के महीने में म्युनिसिपल काउंसिलर और एक जवान सिपाही को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सब बातें सरकार के खोखले दावों को खुला कर देती है। सर, कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन जब अत्यंत कठिन परिस्थिति थी और जब आतंकवाद का थैमान मच रहा था, तब श्रीनगर में हमारे कितने लोग मारे गए कश्मीर कांग्रेस के, इसका अगर लिस्ट आपको चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग इसमें, मंत्री, स्पीकर सब मरे हैं उसमें। और हमारा कांग्रेस का खानदानी हम था, डीएनए ही यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर एक ने जान दी है इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, हर एक ने जान दे कर यहाँ तक यहाँ आइए। और ये आजकल के बच्चे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे ये देश अगर खड़ा है, ये देश में आप बोल रहे हो, इस देश में आप बोल रहे हो, तो ये हिम्मत, ये ताकत आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। मिलिटेंसी के टाइम में आप कहाँ थे तब? सरकार के दावों को झुटलाते हुए बहुत मासूमों ने अपनी जान गंवाई। सर, इन्होंने बोला, गुलाम अली साहब का मैं ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ये अपने गवर्नमेंट, अपने सदन में एकमात्र सदस्य है कि जो जम्मू कश्मीर से आता है, जम्मू से आते हैं। पहले तो मैं उनको नहीं जानती थी, अभी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बोला कि अभी 1 दुकान था, 2 दुकान हो गए, ठेकेदारी बढ़ गई। अरे ठेके किसको देते हैं गुलाम अली साहब? गुजरात के लोग लाके उनको ठेके देते हैं आप। कहाँ यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देते हैं आप, सिर्फ गुजरात के लोगों को ठेके दिए जाते हैं, उनके पैसे भर जाते हैं। क्या करते हैं आपका हिम्मत कैसे? आप हॉर्टिकल्चर है, सरकारी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री मानी जाती है, सभी जगह पे यही हालत है। आज के दिन में हमारे 10,000 लोग हमारे घर में बैठे हुए हैं, जो Twice the time. Yes, सर। और मैं बताना चाहूंगी सर कि जो अभी बात किया, किसने इंदिरा जी के लिए भी बोला, हमारे विजय साई रेड्डी ने। इंदिरा जी उन्होंने जो थी, जिन्होंने पहले कश्मीर के लिए रास्ते तैयार करने का काम किया। ऑल रीजन्स वेर कवर्ड बाय मेडिकल कॉलेजेस, यूपीए,
अमित शाह जी बोल रहे थे कि श्रीनगर इसमें जम्मू कश्मीर में IIT IIM नाम लेते हैं। IIT IIM की शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। हमने किया है वहाँ पे IIT IIM। 4 लेनिंग जम्मू से लेके श्रीनगर तक हमने किया है। 33% रिजर्वेशन हमने किया है। रिहेबिलिटेशन पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दिया है और उसमें हर कश्मीरी पंडित वहाँ अभी भी रहता है और उनको इन्होंने 5 लाख रुपए देने का शब्द दिया था, वो भी नहीं दिए। और अभी पिक्चर निकलते हैं कश्मीर फाइल्स। कहाँ की कश्मीर फाइल? पहले अपनी फाइल खोल के देखिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बाला साहब ठाकरे इन्होंने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडितों के लिए पहली बार रिजर्वेशन दिया था। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। महाराष्ट्र वॉज द ओनली स्टेट कि जहाँ पे रिजर्वेशन मिला वो बाला साहब ठाकरे ने दिया था। जरा फर्स्ट टनल कांग्रेस ने किया है। और ये सब करते हुए भी मैंने जैसे बोला कि परिवार के बच्चे जैसे बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब दो दुख और दर्द होता है वही दर्द हमें होता है। ये जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अनाप शनाप करते हैं, बहुत बुरा लगता है। मैं एक ही अंत में कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जो नॉमिनेशन है 3 सीट्स का आप कर रहे हो उसमें लिमिट मत करो सर, उसको लिमिट मत करो। क्योंकि जो पाकिस्तान में जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको मुहाजिर बोलते हैं और हमें यहाँ मुहाजिर नहीं बनाने हैं। हमारे लोग हैं वो, उनको मुहाजिर क्यों बनाए हम? तो उनको मत बनाइए। उनको अगर आप चाहते हैं तो गुज्जर हो, हमारे SC ST हो, उनको मुहाजिर मत बनाए। सिक्किम में आपको मालूम है सर, सिक्किम में सांघा 32 किया है। वैसे अगर कर सकते हैं तो सिक्किम में 32 जैसे किया है सांघा, वैसे भी हम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे यही बात करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं तो इस तरह से कोई ना बोले कि जिससे हमारे लोगों को कहीं ना कहीं कम दिखाने का, नीचा दिखाने का काम हम करें। ये पार्लियामेंट है, बहुत उच्च सदन है, सर्वोच्च सदन है। यहाँ पे एक दूसरे का सम्मान हमने करना चाहिए। जिस तरह से पहले कुछ भी नहीं हुआ, अभी हिंदुस्तान का जन्म हुआ ऐसे बोला जाता है, ये जरा थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। हम धन्यवाद देते हैं। I have given her as against 4 minutes, 11 minutes. धन्यवाद सर। सर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हर 15 मैंने आपको समय क्यों दिया? जी थैंक यू सर, धन्यवाद। जब जम्मू एंड कश्मीर में जी आप श्रीनगर में थी जी, हंस रही थी, आनंदित थी, मैंने आपको फोन किया था जी। अब वो भी एक तस्वीर थी जिसका आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे और आपने मुझे संकट में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा DNA ऑथेंटिकेशन की बात करूं कि नहीं करूं? आपने तो कह दिया। नहीं सर, यू आर ऑलवेज देयर विद अस। डॉक्टर M. Thambidrai. Mr. Chairman, sir, today 3 minutes. Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji brought 2 bills for consideration and passing. One is Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Second bill, Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Sir, our ADMK party is always for social justice. Because in this bill, they brought one aspect regarding other backward classes declared as by government from time to time. The provision of the said category of social and educational backward classes. Sir, socially backward classes is the, no, you're as a lawyer, you know that is the accepted thing. Educationally backward, it may change. It is not a permanent thing. Anybody can, but socially, our caste system is one of the part system what we are facing in India. That is why, especially, our ADMK party is for social justice. Our former Chief Minister, MGR, made reservation 69% for the backward classes and scheduled caste. Same way, our former Chief Minister, Purachit Talavi Amma Jayalalitha also insisted to get the social justice, the reservation for backward classes, socially backward classes and scheduled tribe and included in the 9th schedule of this constitution as given.
That is why she has called suffragette social justice is a social, that is for social warrior. That is our objective. Therefore, in that way, if they are included in that sense, if they are added, now the present government is recognized socially backward. Therefore, socially backward, we are appreciating that word which has included socially backward, which is our ADMK's party's objective. And also, the second bill, when they increased the reorganization, they said reservation for the scheduled caste and scheduled tribe. That also they mentioned. That is also our Dravidian party's objective is to see that so socially oppressed classes like scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, socially backward classes. These are things which I have to achieve. For that, in that respect, I am appreciating that. At the same time, I am requesting the present government, because there is social order is there in this Jammu and Kashmir, they have to conduct the yearly election for that. Democracy must be restored in that area. That is our system. I am hoping that the government will come forward and conduct election in Kashmir. Biplab Kumar Deb. Sir, 6 minutes. माननीय सभापति महोदय, मैं ये बिल 2 को समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने समय 6 मिनट दिया है और मैं इस कश्मीरी पंडित के साथ साथ जो हिंदुस्तानियों को वहाँ निर्मम तरीके से अत्याचार करके मार दिया गया है, बहुत सारी बच्चियों को, माताओं को, बुजुर्गजन को, उस आत्मा को स्मरण करते हुए मेरे 6 मिनट से 1 मिनट मैं ओम शांति के नाते देना चाहता हूँ। मैं उस आत्मा को स्मरण करना चाहता हूँ। विस्थापित हुए, दुनिया में बहुत विस्थापित होते हैं, किंतु जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडित को विस्थापित किया गया, उसका जो दर्द है वो हम सभी लोगों को उसका एहसास करना चाहिए। बिल आते जाते रहते हैं। ये 2 अमेंडमेंट आए हैं, उसमें आरक्षण है, इसके बारे में विस्तारित बात हुई है, किंतु हमारे न्यू जनरेशन को इस उस सदन से आज मालूम चलना चाहिए जो कश्मीरी पंडित के साथ और बाकी सब लोगों के साथ उस समय क्या हुआ था, क्यों हुआ था। उस एहसास को आज पूरे देश को समझना चाहिए। और आज ऐतिहासिक दिन है, जो 5 और 6 अगस्त 2019 में जो 370 और आर्टिकल 35 को विलुप्त कर दिया गया है सदन के माध्यम से। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज ऐतिहासिक दिन इसी के लिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाया, उस समय जो सिद्धांत लिया गया था वो सही है। 70 साल लगा इस आत्माओं को स्मरण करने के लिए, इनके साथ न्याय करने के लिए। हम मानवाधिकार कमीशन की बात करते, मानव अधिकार की बात करते हैं। आज उन आत्माओं को शांति मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब सरकार आए तब जाकर उस आत्माओं को शांति मिला, इनका अधिकार आज मिल रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, हम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। वो छोटे रहते हुए जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल 35 और कश्मीरी पंडित के ऊपर अत्याचार जो मैंने आपने
परिवार लोगों से सुना है, बाद में पढ़ाई लिखाई की, स्वाभाविक तौर पे वो आना है। किंतु जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया गया था और विस्थापित किया गया था, और आज कितने दिन बाद 1947 में देश स्वाधीन हुई है, और जब भी पाकिस्तान के साथ वार हुआ, चाहे 71 का हो, चाहे 62 का हो, और देश स्वाधीन तब 1947 में हुआ तब हो, तब बार बार उस कश्मीरी पंडित, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके इनको उस जहां हमको भूस्वर्ग जिनको हम मानते हैं, हमारा मुकुट मानते हैं, भारत का ताज मानते हैं, इनको बार बार इस दहशतगर्द में, और जो सोच में बैठे हुए लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके कारण से हमारे देश के संविधान, हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की महिला, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की सोच, हमारे देश के सनातन, सबको लगातार खत्म कर दिया गया है। आज यहां से बोलते हैं बहुत सारी चीज, किसने किया किसने नहीं किया वो बात नहीं है, बात वह है उनके साथ न्याय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह जी ने किया, वो सच है, वो सच्चाई है। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने आपको बोला था 1 मिनट में वो शहीदों के लिए दूंगा, तो मेरे पास 1 मिनट था, मैं यही बात आपने रुकूंगा। आपको धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर फौजिया खान जी, 3 मिनट। The reply of the Home Minister in the Lok Sabha expresses an inclination to restore normalcy in the region, to provide justice to the displaced and deprived, and to deal effectively with the menace of militancy. Some militancy is that cancer that has constantly been eating away into the beauty, the splendor, the magnificence, the peace and happiness of our paradise on earth. Sir, history has given the world 2 formulae to deal with such situations. Number 1, take up arms. And number 2, to extend an arm. One formula was given by Hitler and the other was given by Mahatma Gandhi. So now we have to decide which of them is the more effective tool. Mahatma Gandhi's formula recommends winning the faith of people, to help, to assist, to nurture through love. To win the faith of people, you need to walk into their hearts. You need to understand their feelings, their sentiments, pains, problems, aspirations. For this, you have to listen to the voice of people. Sir Martin Luther King has said very well, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. So today, internet is vital for listening to the voice of people. Internet shutdowns shut down the voice of people. For normalcy to return, the government must acknowledge the importance of an open internet. When we talk about empathy and feeling the pain that people endure, what pain can be greater than a severe winter without electricity, especially in the rural heartland? So my last point, this area has seen massive political and communal conflict, the repercussions of which are still being felt across generations, not just by the displaced, not just by the displaced and the deprived, but also by the rest of the population. It has left the region with a huge mental health burden, sir. The National Mental Health Survey conducted in 2015-16 showed probable depression 41%, probable anxiety 26%, probable PTSD 19%. Sir, Telemanas has been initiated in Kashmir, a provision of telepsychiatry services. Launched on 4th November 22,
The center has so far received 4,000 calls. People with mental illness from every district are seeking professional help. So please give me just 1 minute. Conclude, please. Thus, it becomes extremely crucial to hear the plight of people and work according to their grievances. When we create hope and opportunity in the lives of others, we allow love, decency, and promise to triumph over cowardice and hate. Sir, this bill is about acknowledging the beating hearts of Jammu and Kashmir. Let us bridge the gap between promises and reality, as their dreams deserve to be nurtured, not neglected. So when we talk about GDP, let us talk about gross domestic happiness in the valley. I will end my speech with a couplet. गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहाँ वो हर 3 महीने में जाते हैं सर और सिचुएशन को असेसमेंट करते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो वहाँ हर चीज़ उनको सुखी समाधानी नजर आती है। तो सर मैं इतना ही कहूँगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझती है कि बीमार का हाल अच्छा है, तो कहीं बीमार का हाल वो अच्छा ना समझते हो। धन्यवाद। इतना कहती हूँ और जगह लेती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, 3 मिनट। माननीय महोदय, करती हूँ कि आज एक महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर आरक्षण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जैसे महत्वपूर्ण न्यायप्रिय विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय, पहले तो मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज न्याय की जीत हुई है, मोदी जी के जन भावनाओं की जीत हुई है। आज उच्च न्यायालय ने भी धारा 370 के पक्ष में निर्णय देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। देश आज़ाद होने के बाद भी 70 सालों में वहाँ समाज की आधी आबादी महिलाओं को न्याय नहीं मिला। घुट घुट कर जीवन व्यतीत करने वाली महिला और पुरुषों को जन्म देने वाली महिलाओं को न्याय नहीं दिया गया, जिनकी लगातार अनदेखी की गई है। यह कहूँ कि उन पीड़ित महिलाओं को शादी होने के बाद अपनी जन्मभूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उनकी परिवार की मूल जड़ों से उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि 1950 में जम्मू कश्मीर में घोर संकट आया, तब पंजाब से 201 विशेष समुदाय के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सहित परिवार सहित लाए गए। संकट खत्म होने के बाद उन 200 महिलाओं, बच्चों, पुरुषों सहित लोगों को ना तो वहाँ नौकरी मिली, ना तो वहाँ नागरिकता मिली और ना ही रहने को छत मिला। उन बच्चों को और उन महिलाओं को नारकीय जीवन जीना पड़ा। महोदय, ऐसे संकट काल में सबसे ज़्यादा यदि पीड़ा किसी ने भोगी है तो वहाँ की महिलाओं ने भोगी है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बेदखल किया गया है। पुरुषों से ज़्यादा वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। तब ये बहन अभी कह रही थी कि उनको मत भूलो, जिन्होंने देश में बड़ी भूमिका निभाई। तब ये चुप थे क्या जब महिलाओं को वहाँ पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और परिवार के वहाँ से भगाया गया? तब वहाँ के और यही हिंदुस्तान के वर्तमान लीडर सो रहे थे या कि विदेश में रह रहे थे? ये जवाब उन्हें देना चाहिए यहाँ पर, जो कि अभी इतनी हिमाकत की बात कर रही हैं। वो मैं कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 समाप्त होने के बाद में वहाँ की महिलाओं को सबसे ज़्यादा न्याय मिला है। उनका जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प के कारण, माननीय गृह मंत्री जी की कार्यकुशलता के और निष्पक्ष कुशल रणनीति के कारण आज अजय परिणाम आ रहे हैं, जो कि आज कश्मीर में निर्भय होकर संपन्नता बढ़ रही है। माननीय महोदय, मुझे 1 मिनट का और मौका दे दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। मैं विपक्ष को एक और आईना दिखाना चाहती 2 लाइन में कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा था। तुमने आँखों में
देखा नहीं वह आंसुओं का समंदर। माननीय महोदय, सच कहूं तो सदी में एक महामानव आता है और वो महामानव आज मोदी के रूप में पूरे हिंदुस्तान को मिला है, जिसने वर्षों से जम्मू कश्मीर में महिलाओं के पैरों में चकड़ी बेड़ियों को आज धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को आरक्षण संशोधन बिल और 2023 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन संशोधन को लाकर काट दिया। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ। जय हिंद। थैंक यू। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, 3 मिनट। Honorable Chairman, sir, I rise in the favor of these two bills, the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganization Amendment Bill. Thank you very much for allowing me to speak on this historic bill. The passage of this bill shall undo the injustice that has been done to the people of Jammu and Kashmir. Those who oppose this bill should understand what people of this country want. I would like to quote a शेर by नवाज देवबंदी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आप ही को दिखा रहा था। Sir, it was the year 2022. I was at Lal Chowk at Srinagar, the infamous Lal Chowk, which was once the townhouse of terrorism. It was a place that remained heavily guarded and where peace and freedom were unheard of. I happened to be at that place and had the pleasure of hosting the first ever live television debate from Lal Chowk. And when I was doing that show, sir, I saw tirangas everywhere. And I was compelled to think of our Honorable Prime Minister when he undertook the Ekta Yatra in 1991 and hoisted the tricolour at Lal Chowk at a time when it was unimaginable to hoist even a single tiranga, let alone a rally. Sir, I remember I was 10 years old and it left an imprint in my mind which still stays with me today. So the place has become completely reformed by 2022. It has become a place of calm, positivity and vigor. Today, there is peace. People can easily go in hundreds and thousands numbers. Jammu Kashmir has broken various records in the field of tourism after decades. So last year, the Union Territory welcomed 1.88 crore tourists, and this year it is set to cross 2 crore tourists this year. The festival of democracy is being celebrated in Jammu Kashmir from a time where Tiranga was not visible. Today, almost every household fearlessly hoists the Tiranga, celebrating Ek Desh, Ek Samvidhan, Ek Jhanda, Har Ghar Tiranga. Sir, as per the data available, there are currently 46,517 families having 1,58,976 persons registered with the relief organization of the government of Jammu and Kashmir who have got registered over a period of last 3 decades. Sir, while we talk of the rights and justice for the people of Jammu and Kashmir, we must think of it as social, political and economic rights. The original Reorganization Act is proposed to be amended with a view to provide representation to Kashmiri migrants, displaced persons from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and scheduled tribes in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir, so as to preserve their political rights as well as for their overall social and economic development. So the Reservation Amendment Bill proposes to change the nomenclature of weak and underprivileged class, social class, to other backward classes, which is a wider, constitutionally valid and more empowering definition. So the abrogation of 370 has spurred unprecedented economic growth in the valley. Travel and tourism has picked up thanks to the environment of peace and prosperity that has been made possible by the Modi government. Local business and industries have started to thrive again with the ease of doing business measures undertaken. Multiple large corporations are now looking to set up their offices in Jammu and Kashmir. Sir, I'm an independent. I don't have a party to take time from, so I will seek your indulgence to complete my seat. Sir, from hosting of the G20 meetings to the social sector, which is also thriving with open, fearless and productive public interactions, education and healthcare is finding itself in the middle of policy implementation with multiple youth-centric initiatives being taken. डर के माहौल को इस सरकार ने आशा, अमन और उम्मीद के वातावरण में बदलने का काम किया है. So the youth of Kashmir is no different from the youth of the rest of the country. They want opportunities, they want education, they want growth, they want prosperity. This bill seeks to undo the political injustice and usher in
an era of new energy and representation to the people of Jammu and Kashmir equitably. So no speech about Kashmir is complete without the famous couplet by Amir Khusro. Gar firdaus barue zami ast, ami asto, ami asto, ami ast. If there is paradise on earth, it is this, it is this, it is this. Prime Minister Shri Narendra Modi and the Honorable Home Minister are committed to restore the region of Jammu and Kashmir back to its rightful title, Firdaus. And hence I support the bill. As today the Honorable Supreme Court has ratified the decision, bringing an end to any criticism, dissent that has been met out to this bill. So I support this bill and I urge all members to heartily welcome this initiative. Thank you very much. Thank you. Thank you. माननीय श्री राकेश सिन्हा जी 6 मिनट। उपसभापति महोदय, 1 जून 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इशरत नबी से बात की। इशरत नबी वह महिला है जो उस जिले से आती है जो जिला आतंकवाद से पीड़ित था, बारामूला। आज इशरत नबी एक डेयरी चलाती है और 150 लीटर दूध बेचती है, जो बारामूला आतंकवाद का केंद्र था। आज 5.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है। न्यू व्हाइट रिवॉल्यूशन का केंद्र बन गया। जहां खून की नदी बहती थी, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योग्यता से, कर्मठता से आज दूध की नदी बहा दी है। यह इस सरकार का वह कर्तव्य है, वह कार्य है जो दुनिया देख रही है। सभापति महोदय, यदि कांग्रेस की सरकारें अपनी ही पार्टी की बात मानती तो 41,000 लोग जो अधिकृत आंकड़े हैं उनकी हत्या नहीं होती। 41,000 लोग जो मारे गए जम्मू कश्मीर में 1990 से लेकर 2017 तक। इससे पहले 1964 में जब आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लोकसभा में प्रकाश वीर शास्त्री ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, तब लोहिया जी ने कहा कि मैं इस कांग्रेस सरकार को यह नहीं कह सकता हूं कि अपने पांव पर खड़े हो, चूंकि इनके पास पांव नहीं है, ये टूटी लकड़ी के सहारे चलते हैं। तो एक सदस्य ने कहा था कि आप अपना पांव दे दीजिए। तो लोहिया जी का जवाब था, यदि पांव मेरा होगा, मस्तिष्क इनका होगा, तो देश में बर्बादी मच जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी ने वही बर्बादी देश में लगातार करती रही है। यदि अपनी ही पार्टी के हनुमंतैया की बात मानते, जो संविधान सभा के सदस्य थे और लोकसभा में उन्होंने कहा, आप जम्मू कश्मीर की नीति ईस्ट और वेस्ट को देखकर बनाते हैं, क्या हम पश्चिम के डिक्टेशन के आधार पर करेंगे या लोकसभा में जो डायरेक्शन होगा, जो सदन का डायरेक्शन होगा, उसके आधार पर करेंगे? डिक्टेशन और डायरेक्शन की बहस चलती रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जहां लोहिया जी थे, जहां जम्मू कश्मीर के सभी सदस्यों ने एक मत से कहा 370 हटा दो, नहीं हटाया। लेकिन देश में खून की नदी बही और अंत में 5 अगस्त को यह ऐसे आर्टिकल को हटाया गया जो संविधान पर न सिर्फ धब्बा था बल्कि देश पर धब्बा बना। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कर्म, अमित शाह जी के द्वारा लाया गया बिल जो कानून का रूप लिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाया, जिसे देश और दुनिया समझती थी कि शायद 370 को हटाने पर देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने दिनकर जी के उस कथन को सिद्ध कर दिया है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही 370 को हटाकर किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी? और उसी प्रतिक्रिया का परिणाम था कि ये सर्वोच्च न्यायालय तक गए। अभी तक इन्होंने हृदय से इसको स्वीकार नहीं किया है, तकनीकी रूप से ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं जैसे राम मंदिर के निर्णय के बाद ये राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं, 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्वीकार कर रहे हैं। इनके दिलों और दिमाग में अभी भी 370 और बाबरी मस्जिद बैठा हुआ है। इस पार्टी की, इस विचारधारा की नियति यही है कि इस देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएं, इसलिए देश ने बार बार खारिज करता है। सभापति महोदय, इस 370 के हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में
जो एकलव्य और राधिका की कहानी चलती थी, जो 257 सफाई कर्मचारी को पंजाब से कश्मीर लाया गया था, चूंकि कश्मीर में सफाई कर्मचारी की हड़ताल था। ये वाल्मीकि समुदाय के 3000 लोग किसी रोजगार के लायक नहीं थे, वे बाध्य थे। राधिका एक राज्य स्तर के एथलीट थी, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। एकलव्य एक ग्रेजुएट था, उसे सफाई कर्मचारी बनने के लिए बाध्य किया जा रहा था। आज 370 हटने के बाद कोई राधिका और एकलव्य की ऐसी कहानी नहीं होगी जो मानवता के ऊपर एक कलंक होगा। आज राधिका और एकलव्य को, हजारों राधिका एकलव्य को समान अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जम्मू कश्मीर ऐसा ही है। जैसे जम्मू कश्मीर के एक सदस्य ने 1964 में उस बिल को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो पूछा था कि हम महाराष्ट्र से अलग कैसे हैं। सरकार के पास इसका उत्तर नहीं था। स्वयं कांग्रेस पार्टी के, और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य ने जब यह सवाल खड़ा किया भागवत झा आजाद ने कि ब्रिटेन और अमेरिका जो कहेगा उसके आधार पर हम कश्मीर की नीति तय करेंगे, लेकिन सरकार तब भी चुप्पी बनाई रखी। आज पहली बार देश में ऐसी परिस्थिति बनी है कि देश की सरकार संसद के आधार पर, जनता की इच्छा शक्ति के आधार पर निर्णय ले रही है। उसी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि जिन सियासतों को हमने 50 के दशक में सरदार पटेल ने इस देश को अंगीकार कराया था, इस देश में इंटीग्रेट कराया था, एक जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में था, जिसे माननीय अमित शाह जी ने पूरा कर दिया। इस देश में एकता का जो चक्र अपूर्ण था उसे पूर्ण कर दिया गया। 5 अगस्त 2018 को यह सरकार का यह 109 से लिखा गया एक कार्रवाई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थापित किया है। सभापति महोदय, मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस प्रकार से इस देश की एकता और अखंडता के लिए लोग चिंतित रहते थे और उस चिंता का खोखलापन क्या था, मैं इस इंस्टांस से समाप्त करता हूं। जिस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, डिटेंशन में उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई जो कि एक हत्या थी। उनकी मां जोगमाया देवी जी ने जब नेहरू जी से कहा, मैं आपके पत्र से संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपके पत्र के द्वारा आपकी संवेदना नहीं चाहती हूं, मुझे सिर्फ यह चाहिए, न्याय चाहिए। मेरा पुत्र शहीद हुआ है, ही इज ए मार्टर। उन्होंने शहादत के लिए एक न्याय मांगा और नेहरू जी ने किसी भी प्रकार के जांच से इनकार कर दिया। जोगमाया देवी जी को न्याय नहीं मिला, लेकिन 370 को हटाने के बाद शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जोगमाया देवी जी दोनों को यह संतुष्टि हो रही होगी कि इस देश में ऐसी सरकार बनी, ऐसे शासक आए जिन्होंने शहादत के परिणाम को इस देश को दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो कहा था, एक देश में एक निशान, एक प्रधान, आज वही साबित हो रहा है। यह देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय पर्वत के नीचे आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होकर इस दुनिया में खड़े हैं। विकास और समृद्धि इस देश का चरण चूम रही है। आज मैं विपक्ष से इतना ही अंत में अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को, देश के एकता और अखंडता के रास्ते को आप स्वीकार कीजिए। इसको अस्वीकार करके आप देश की जनता में दिनों दिन अस्वीकृत होते जाते हैं। यदि अपनी अस्वीकृति को थामना है, रोकना है, तो अपने पाँव में लगाम लगाइए और टूटी लकड़ी के सहारे मत चलिए। यदि चलना है तो ऐसी लकड़ी ढूंढिए जो लकड़ी आपको सहारा दे सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को समृद्ध किया। धन्यवाद माननीय राकेश जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, 3 मिनट। Nor supporting the bill or opposing the bill. We are neutral. Why? Because supporting because of the reservation. Our party remains every time for reservation. That is happening in the bill. But I don't know, it is according to the will of the LG, what is happening in Delhi. It should not be happening in Jammu and Kashmir. So immediately the statehood should be there. BJP is always trying. Even yesterday, one of RSS leader with me, he was asking me, one nation, one election, what Abdul Wahab think? I don't give the name to you. I will authenticate here. So he was telling, what about the one nation? So if there is the thinking, then in Kashmir also, next election, general election,
there should be a state election also. Not a delay up to September 30 because there is a, this one from what you call Supreme Court that before September 30. So it should not be September 29. That is my first request. Second request is the statehood, not just like Delhi statehood. The LG business should stop. That let them do the Lucky Gold Star Koreans, let them do the LG business. We, in democratic country, should not have this sort of, even governors also, I don't know, I don't want to tell this now here. Wherever non-BJP rule states, the chief minister is now governor. That is happening in Kerala, Bengal, or Punjab, wherever it is. Or even in, on the subject, please. Yes, subject. Kashmir. There is the subject I'm talking about, Kashmir. Yes. It should not be, the Kashmir should not happen this one. That is my real intention. So, whatever they are telling about this nomination by LG, that will be just like what you call what is happening, Lakshadweep. He is the super. He is not the MP, no value there at all. He can be suspended, reinstated, suspended, just like that. So, this, and my request to our Amit Shah ji and all, now okay, we are talking about Kashmir. Let it be one Kashmir. Take out the POK. Why you are telling always POK and all? Let Kashmir be one for a Kashmir complete state. Go for that. That is only my request. Thank you very much. Thank you. You always conclude before time. Thank you, Abdul Wahab ji. माननीय डॉक्टर अनिल जैन जी 6 मिनट. माननीय डॉक्टर अनिल जैन 6 मिनट. जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं. माननीय भारतीय जनसंघ की स्थापना से ही हम सब लोग जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण चाहते थे और ये प्रमुख मुद्दा था. 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री ने करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण किया और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण का काम शुरू किया. तब से लेकर आज तक कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है. अगर यही काम माननीय 2019 से 23 के बीच में जो कश्मीर में प्रगति हुई है, अगर यही काम 1950 में हो जाता तो आज कश्मीर सशक्त होता, समृद्ध होता और आज हम सबको इसकी बहस नहीं करनी पड़ती. कश्मीर सुरक्षित भी होता, संरक्षित भी होता और सही मायने में देश दुनिया का स्वर्ग होता. लेकिन पंडित नेहरू की गलतियों के कारण से आज कश्मीर ही नहीं, पिछले 70 साल से देश ये भुगत रहा है. पंडित नेहरू ने अगर अपनी दोस्ती को ऊपर न रखा होता, देश हित को भला ऊपर रखा होता तो ये स्थिति नहीं होती. जब 26 अक्टूबर 1947 को जब एक्सेशन हुआ, वो एक्सेशन पूर्ण एक्सेशन था और उसमें शर्त लगाने का काम पंडित नेहरू ने किया क्योंकि वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला इसमें शरीक हो और शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान जाए. देश का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, कश्मीरियत का क्या होगा, इसको इसकी चिंता नहीं थी. मान्यवर नेहरू जी ने एक गलती ये की कि उन्होंने इस कश्मीर के मामले को बगैर किसी जरूरत के प्लेबिसाइट के नाम पर यूएनओ ले जाने की, वो कि 3 साल पुराना ही यूएन बना था यूएनओ, और उस 3 साल पुराने यूएनओ में यूनिलेटरली अपना मामला ले जाने की बात कह दी, जिससे ये परेशानी उसके कारण से हुई है. और उसी के कारण से इनको 5 जनवरी 1949 को यूनिलेटरल सीज फायर करना पड़ा, जिसकी आवश्यकता नहीं थी. अगर सीज फायर नहीं किया होता तो निश्चित रूप से आज पीओके का मामला ही नहीं होता, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता. हम अब आज भी यही नारा लगाते हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, ये सारे का सारा कश्मीर हमारा होता और हम इसको लेके रहेंगे. ये हमारा प्लेज है. मान्यवर, लेकिन नेहरू जी ने प्लेबिसाइट में ले गए, नेहरू जी ने यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया. नेहरू जी ने एक और गलती की, बैठ कर चर्चा. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इच्छा के बगैर
35A को भी लादा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे इस देश 35A आए, लेकिन नेहरू जी ने जबरदस्ती मनवाने का काम किया। नेहरू जी की नीतियों के कारण से बाद में झेलना पड़ा और शेख अब्दुल्ला को जेल में नेहरू जी नहीं डाला, बाद में उनको समझ में आया देर में, जब देश के लोग कह रहे थे कि इस पर विश्वास मत कीजिए, फिर भी नहीं माने। और 87 में फिर इन्होंने गलती की। 87 में इन्होंने फिर फारूक अब्दुल्ला को इंग्लैंड से बुलाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और वही फारूक अब्दुल्ला उन्होंने 18 जनवरी को 1990 में रिजाइन किया और 19 जनवरी को जीनोसाइड हुआ। ये सारे देश ने और दुनिया ने देखा। अर्थात इस व्यक्ति को पता था कि कल जेनोसाइड होने वाला है और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम किया। अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो कश्मीर की हालत नहीं होती, कश्मीर के पंडितों को विस्थापित नहीं होना पड़ता और शायद अब ये 2 सीटें रिजर्व करने की बात नहीं आती। मान्यवर, प्लीज मान्यवर, क्योंकि समय कम है, ये 2 बिल हैं। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के साथ भी विश्वासघात किया है। पिछड़ों के लिए कांग्रेस ने काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। जब कांग्रेस गई तब मंडल कमीशन लागू हुआ। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया, रोके रखा। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने जो कश्मीर में जिनको कमजोर और वंचित वर्ग कहा, उनको अपमानजनक शब्द से नवाजा गया, उनको सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है और उनका नाम अब अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा रहा है। मान्यवर महोदया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से धारा 370 हटी है 2019 से और 23 तक कश्मीर में अब पर्यटन की बहार आई है। पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, और इस साल 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट हैं। जब टूरिस्ट कश्मीर में आते हैं तो कश्मीर के लोग, कश्मीरियत सारी दुनिया में जाती है और टूरिस्ट के कारण से वहाँ की इकोनॉमी बनती है, चलती है और देश कश्मीर खुशहाल होता है। लेकिन कश्मीर में टूरिस्ट आए, ऐसी हालात तो पैदा किए जाएं। ऐसे हालात जब से धारा 370 हटी है, अब स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं समाप्त हुई हैं, आतंकवाद अपने निम्न स्तर पर जा रहा है, तब ऐसी स्थिति आई है और कश्मीर के बच्चों के हाथ में अब पत्थर की जगह कलम आने लगी है। कश्मीर के खेतों में अब केसर की सुगंध आने लगी है। ये काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। अब लोग चाहते थे कश्मीर से, अनिल जी, कश्मीर में पाकिस्तान से, आतंकवाद से, बम और बंदूक की आवाजों से निजात मिले। कोई आए ऐसा मसीहा। अब उनकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं। अब कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में अब कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। कश्मीर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं डॉक्टर हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कश्मीर में तमाम परिवर्तन हुए। प्लीज कंक्लूड। तमाम मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं देश में। कश्मीर में टेलीमेडिसिन, टेलीसिटी स्कैन, दूर से डिजिटल मेडिसिन से कश्मीर के लोगों का इलाज संभव हो पाया है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कश्मीर में हो रही हैं। कश्मीर में रोड्स बढ़ रही हैं। जो ग्रामीण सड़कें थी, कहाँ 6 किलोमीटर बनती थी, कश्मीर में 5168 किलोमीटर अभी सड़क बनी है, ग्रामीण सड़कें। कश्मीर की स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रही है। द नेक्स्ट स्पीकर, काइंडली कंक्लूड। अब श्री संतोष कुमार जी, चले जाइए। संतोष कुमार जी, डॉक्टर जैन प्लीज बी सीटेड। मैं लास्ट बात कहता हूं कि कश्मीर को दुनिया की नजर कश्मीर कैसे देखे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कश्मीर में जाके कराई, जिससे सारी दुनिया देखे कि कश्मीर की हालत अब कैसी है। संतोष कुमार के नेतृत्व में कश्मीर कहां पर। संतोष कुमार। Madam Vice Chairman, I stand to oppose these 2 bills
and I take this opportunity to deplore the house arrest of two of our prominent Kashmiri leaders, former chief ministers, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti. Shame. And what is happening in Kashmir? And what is the ground reality? Many speakers from the Treasury benches took part. They were boasting many things. But let me quote from today's Supreme Court verdict. This was an observation made by Justice Kaul while demanding a Truth and Reconciliation Commission. And he rightly observed, quote, armies are meant to fight battles against enemies, not to counter law and order in the states. The entry of the army creates its own ground realities in the state. Men and women and children have paid a heavy price. Men, women and children have paid a heavy price. This is the observation made by a prominent Supreme Court judge. So this shows what is happening in Kashmir. And I also demand the Truth and Reconciliation Commission. It is the immediate necessity of the hour, and it must be an impartial commission, and let us understand what is happening in Kashmir. And Madam Vice Chairman, let me add this, the problem of the BJP is acting as a self-imposed constable in Kashmir. And using that, they want to divide the whole country. And they think they are the protectors of the interest of Kashmiri people, and they are for the state of Kashmir. I can tell you, we had many home ministers in this country. Unlike Amit Shah, there was a sensible home minister in this country. Let me remind his name, Indrajit Gupta. He was a former home minister, one of the outstanding home ministers of this country. It was his initiative, and of course, Devagowda ji was the prime minister. There was a coalition government, and these people are always opposing coalition governments also. Indrajit Gupta took initiative to see a fair election in Kashmir. Yes. All parties were boycotting, major stakeholders were boycotting Kashmir elections. But it was Indrajit Gupta's initiative which made a fair, peaceful, all-party participatory election in 1996. So what does it mean? It means that we should take into account all stakeholders. A confidence-building process is the most important need of the hour. And what is their approach? This is for the first time in the history of this country, a state was made into union territory. Always the other way around was happening. So and what does it show? It shows that they have no faith in federalism. They have no faith in this, the constitution of this country. When the constitution was adopted by the Constituent Assembly, the first remark came from their parent organization. Nothing Bharat in it. This was their first comment. So they started their assault on constitution way back in 1949, and still they are continuing. Today, it is in the case of Kashmir, and it's continuing. Can they ensure that this will not happen to any other Indian state tomorrow? I'm just asking you. There are many Indian states. There are many special provisions also. So can they ensure that this abrogation, of course, it happened in the case of Kashmir. So can they ensure that this arbitrary activities will not happen in the case of any other Indian state? They can't say, because they stand for the very abolition of the constitution. That is the basic thing. So I have no way to support this bill. This is a technicality, highly technical bill, and I oppose this bill, and we stand with the people of Kashmir and their genuine rights. Thank you. Dr. Sumer Singh Solanki, you've got 3 minutes. धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदया, नर्मदे हर। आज मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, इस बिल को 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 6 दिसंबर 2023 को यह पारित हुआ है। माननीय सभापति महोदया, यह बिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम करेगा। मैं
माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे रणनीतिकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस बिल के आने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के मेरे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। माननीय सभापति महोदया, 70 सालों में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी हुई, ये विधेयक उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर के हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों को, जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का कल्याण करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों का भी इस बिल के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था ठीक होगी और उन्हें विधानसभा में 9 सीटें प्राप्त होगी, जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों को नेतृत्व प्राप्त होगा। माननीय उपसभापति महोदया, आज देश के अंदर हमारी आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति है। केंद्र में हमारे 8 केंद्रीय मंत्री है जनजाति समाज के, और इससे भी बड़ा उदाहरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार मेरे आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह बिल कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और उसी के अनुरूप यह बिल भी अपनों से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ, सम्मान के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। माननीय उपसभापति महोदया, कश्मीरी विस्थापितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरे विपक्षी साथी जो यहाँ से बोलकर चले गए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि गलतियां तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा हमारे देश के भाइयों और बहनों ने 70 सालों तक भुगता है, उसको ठीक करने का काम भी इस बिल के माध्यम से किया गया है। ये आज के भारत का समय है, जिसका उदाहरण है कि जम्मू और कश्मीर में 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार धारा 370 थी, जिसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंक दिया और हजारों लाखों कश्मीरी विस्थापितों की आवाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदया, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मेरी इस बात से सभी सदस्य सहमत होंगे कि धारा 370 के हटने से अलगाववाद समाप्त हुआ है और आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज मैं इस सदन को यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति की हमारे आरक्षित की गई है और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं और पंचायत, नगरीय, जिला स्तर के छोटे निर्वाचन में भी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। यह बिल छोटे तबके के हमारे लोगों का जीवन बदलने का काम करेगा और साथ में इस बिल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि धारा 370 जब समाप्त नहीं हुई थी, मैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गया था, वहां के हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों ने कहा कि धारा 370 समाप्त नहीं हुई, उससे पहले हमारे पास स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी पीने के लिए हमको नहीं मिलता था और साथ में एकलव्य स्कूलों की सौगात भी अगर दी तो धारा 370 समाप्त होने के बाद हमारी सरकार ने दी है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, पर्यटन की बात हो, कृषि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, सड़कों की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं जो हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम करेगा और जम्मू और कश्मीर के आदिवासी भाइयों को उनके अधिकार देने का काम करेगा। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नर्मदे हर। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, he's not here, not present.
श्री कृष्ण लाल पंवर जी, 3 मिनट है। बोल दीजिए मैडम स्पीच है। मैडम स्पीच है बहुत ही सम्मानित, अब जितना बोलना है बोलिए। गृह मंत्री एवं सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो पेश किया, मैं उसका समर्थन करता हूं। चेयरमैन मोदी लिंग बदल गया, मोदिया बोला मैं, लिंग बदल गया। इतने चेयरमैन साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता, जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टैंडिंग नोट दिया था कि धारा 370 स्थायी तौर पर ना लगाई जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजारत में लॉ मिनिस्टर थे। जब जम्मू कश्मीर के जो अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों एवं पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया, तो पार्लियामेंट में उनको बोलने से मना किया, तो अपने रिजाइन से पद देकर बाहर आ गए थे। 1952 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको हराने का काम किया था। 1954 में भंडारा संसदीय सीट से फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर उनको वहां से हराने का काम किया। आज विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब का चित्र लगाकर वाई लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। जब पूरा देश बाबा साहब को मानता है, 1947 में देश आजाद हुआ, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को। 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया और सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगवाया। इसी प्रकार से इसी प्रकार से क्या बाबा साहब का जो राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश नहीं होना चाहिए था, किसी पार्टी ने नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल का अवकाश घोषित किया। इसी प्रकार से क्या गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब की पालकी को उस बेड़े में शामिल नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की इस पालकी को बेड़े में शामिल करने का काम किया। धारा 370 जब तोड़ी गई, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर पीड़ित थे तो अनुसूचित जाति समाज के लोग थे। वहां पर भारत का किसी व्यक्ति को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जमीन लेने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, रिश्ते नाते करने का अधिकार नहीं था। केवल एक अधिकार था, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। ये पोजीशन हिंदुस्तानियों की थी। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा साहब के जो पंच तीर्थ स्थान थे, जम्मू में उनका जन्म स्थान था, लंदन में शिक्षा की, नागपुर में दीक्षा दी और दिल्ली जनपद पर जहां पर वो रहते थे पंच तीर्थ स्थान बनाए और वहां पर 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च करके आज पंच तीर्थ स्थान लोग जाते हैं, लाखों लोग वहां दर्शन करके आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो मुंबई के अंदर बीचों बीच इंदौर मिल्स कंपाउंड, उस पर भी 400 करोड़ रुपए खर्च करके बाबा साहब के नाम बनाने का काम किया।
हमारे नहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा विस्तार बाबा साहब का भाई। आप बोलिए। इसी प्रकार से हमारे कांग्रेस शासनकाल में जो बाबा साहब की जो सामग्री थी जो यूज करते थे उन पर दीमक लग गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिचोली के अंदर चिचोली में 50.76 करोड़ की लागत से 11.5 एकड़ जमीन पर वो खर्च करके वो संग्रहालय बनाने का काम किया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सदा उनका अपमान करने की कोशिश की। तो इसलिए देश का अनुसूचित जाति समाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने भीम ऐप के नाम से ऐप बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से आवास योजना बनाई। तो कितने काम बाबा साहब से के नाम से उन्होंने नहीं किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश आज़ाद होने के बाद लगभग देश पर राज किया, लेकिन अनुसूचित जमात जाति का 5 साल में केवल वोट हासिल करने के लिए ये वोट बहुत आसानी से ले जाते थे। आज की जो कैबिनेट है नरेंद्र मोदी जी की, 12 हमारे एससी समाज के मंत्री हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सम बसे रहे दास रहे पनसन। इसलिए 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से लेकर आज तक और 5 साल आगे के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब आदमियों की सहायता के लिए उनके लिए फ्री अनाज देने की बात भी कही है। इसी प्रकार से हमारा जो समाज है आज पूर्ण रूप से बाबा साहब का जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम नमन करते हैं। और आने वाले समय भी दलित समाज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। तो इसलिए मैं दोबारा फिर आपका धन्यवाद करता हूं, बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। Thank you, Krishnalal ji. Now, next is Honorable Priyanka Chaturvedi. Sir, Vice Chairman, sir. Sir, 2019 अगस्त में लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने एक बात रखी थी जब 370 हट रही थी और शिवसेना ने पूरी तरीके से उस पर समर्थन दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने होल हार्टेडली वेलकम किया है और इस बिल का भी हम समर्थन करेंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि सदन के सामने जो बिल लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ इसमें पीओके और एक्साइज चिन्ह का उल्लेख है और 1-1 इंच ज़मीन का उल्लेख है, पर उनकी लोकसभा की स्पीच में या इस बिल में कहीं भी हमें पीओके का तो दिख रहा है, एक्साइज चिन्ह के ऊपर ना उन्होंने अपने पक्ष रखा है ना उसके बारे में कोई विचार रखा है। सर, जब 2019 में ये बिल आ रहा था 3 चीज़ों का वादा किया गया था कि जम्मू और कश्मीर में पीस बहाल होगा, आतंकी हमले ख़त्म होंगे। दूसरा कहा था जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा, चुनाव होंगे, जैसे ही पीस बहाल होगा स्टेटहुड भी वापस आएगा और चुनाव भी होंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वादा था, वो वादा था कश्मीरी पंडितों के लिए कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा सकेंगे और उनको पूरी सहूलियत दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। सर, मैं उस पार्टी से आती हूँ कि जब 1989 में उनका पलायन हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, तो हमारे पार्टी के लीडर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में उनके लिए 2% रिजर्वेशन की थी सीट्स का, जैसे उनकी एजुकेशन किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और आज तक हमारी लड़ाई जारी है कि कश्मीर में उनको वापस आना चाहिए, कश्मीर में लौटना चाहिए। गृह मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि हर 3 महीने वो जम्मू और कश्मीर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जून 2022 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी, कश्मीरी फाइल्स। पूरी राजनीति हुई उस पर, पूरा उसको समर्थन दिया गया, टैक्स फ्री की गई, सब किया गया। पर वहीं पर जून 2022 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी, उनको बार बार वो कहा जा रहा था कि कश्मीर खाली कर जाएं,
तभी भी हमारे गृह मंत्री ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उसके ऊपर कोई ट्वीट किया होगा, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में किसी तरीके की ट्वीट की होगी, जैसे मणिपुर में हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरा जो प्रोटेस्ट था उसमें गृह मंत्री वहां पर गए भी नहीं, संज्ञान लिया भी नहीं। वहां पर मैं पहुंची थी क्योंकि ये मेरी पार्टी के विचार हैं कि कश्मीरी पंडित भाई बहन कहीं भी पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने ये मांग आकर यहाँ पर उठाई भी, पर उसको दरकिनार कर दिया गया। मैं बस यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, आखिरी में समय कम है सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी सर, आई नो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अब वो चेयर पे बैठने का अनुभव मुझे भी मिल गया है, सो आई बी मोर कॉन्शियस। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बिल में कहा गया है कि 2 सीट्स जो हैं, 2 सीट्स रिजर्व की जाएंगी उन कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए जिनका वहाँ से पलायन हुआ। मैं पूछना चाहूँगी, जो वहाँ पर रुके हुए हैं, इतने नरसंहार के बाद भी उन्होंने कश्मीर को नहीं छोड़ा, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन असेंबली में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं पूछना चाहूँगी माननीय गृह मंत्री से कि अब ये सारे बिल हो गए, ये पास भी हो जाएंगे, कब जम्मू और कश्मीर में चुनाव होगा और कश्मीर की आवाज़ और जनता की आवाज़ उनकी असेंबली में गूंजेगी, लोकसभा में गूंजेगी और राज्यसभा में गूंजेगी, नॉट थ्रू नॉमिनेटेड एमपी बट थ्रू एन एमपी सिलेक्टेड बाय द एमएलएज इन द असेंबली। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। Thank you very much. The next is Dr. Sikandar Kumar. 3 minutes. For giving me the opportunity to participate in the discussion of 2 important bills on Jammu and Kashmir, that is Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. I would like to thank to the Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister to bring this important bill which provides the rights of the depressed classes of Jammu and Kashmir. I also welcome the today's verdict of Honorable Supreme Court of India which regarding the aggravating of the Article 370 and 35A, which further endorsed the decision of this Parliament and the Government of India. Sir, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 was introduced in Lok Sabha on July 26, 2023 and passed on December 6, 2023. It amends the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004. The Act provides for reservation in jobs and admission in professional institutions to members of scheduled caste, scheduled tribes, and other socially and educationally backward classes. Under the Act, socially and educationally backward classes include people residing in villages declared as socially and educationally backward by the Union Territory of Jammu and Kashmir, people residing in areas adjoining the actual line of control and international border. This Act also provides the weak and underprivileged classes, social castes, as notified, the government may make inclusion or exclusion from category of weak and underprivileged classes on the recommendation of a commission. The bill substitutes weak and underprivileged classes with other backward classes as declared by the UT of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. Sir, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 aims to add new sections 15A and 15B to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. These amendments empower the Lieutenant Governor of the Union Territory to nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the Committee of Kashmiri Migrants, and 1 member from displaced person from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 also proposes amendments in subsection 3 and 10 of section 14 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019. These changes aim to extend reservation benefit to the scheduled tribe community in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. Additionally, the bill seeks to expand the total composition of the Assembly from 107 to 114 members.
the inclusion of representatives from displaced and migrated communities that undermine the essence of the elected government, a practice observed in several union territories and some states. In this context, the BJP government has expanded the total seats from 107 to 114, encompassing 90 for the general category, 7 for scheduled castes, 9 for scheduled tribes, and 3 designated for nominated members. This breakdown underscores the commitment to fair representation, ensuring that no community faces unjust treatment. It reflects a balanced approach, providing adequate representation for all communities, including minority groups such as Hindus and Sikhs. With these words, I support these two bills and also urge all the honourable members to support and to pass these bills. Thank you very much. Shri G.K. Vasan. Sir, this bill, I feel, is the need of the hour today for the country, sir. Amendment of Section 2, Clause B, word socially and educationally backward classes, sir. This gives a lot for the people of Jammu and Kashmir, giving voice to the Kashmiri migrants who have suffered for more than 33 years, ensuring tribal empowerment to the people of Jammu and Kashmir, giving status to the people of displaced from the POK in Jammu and Kashmir, sir. Sir, this bill will give a dawn to the people of Jammu and Kashmir. People of Jammu and Kashmir will sleep peacefully today, sir. Today, sir, we have a powerful government in the center. We are definitely going to give a prosperous Jammu and Kashmir in future, sir. Thank you very much, sir. My party supports this bill. Honorable members, this being a very important bill, if someone would like to make intervention, they may give the names. Shri Samir Urao. बहुत बहुत आभार सभापति महोदय, आपने माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा लाए गए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल के बारे में बोलने का अवसर दिया है। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं 370 धारा को खत्म करने तथा धाराओं के समाप्त होने के पश्चात जम्मू कश्मीर में जनजातीय वर्ग को प्राप्त हुए अधिकारों के लिए तथा अभी जो है तुरंत में हमारे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, 2019 से पहले जब हम जम्मू कश्मीर का नाम सुनते थे तब हमारे मन में और औरों के मन में भी सिर्फ यही ध्यान में आता था कि आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा आदि जैसे सबके मन में विचार आते थे। पहले की सरकार की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर को वैचारिक रूप से देश से अलग कर दिया गया था, परंतु 2014 में देश के लोगों ने हमारे राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन देते हुए अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो समर्थन किया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, तब से लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों को शुरू किया और उनके ध्यान में था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। यह भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में रहने के कारण, सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और धारा 370 समाप्ति के पश्चात लगातार कश्मीर प्रगति की ओर बढ़ रहा है।
पिछले 4 वर्षों में कश्मीर में लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। आज सरकार की नीतियों के कारण कश्मीर पर्यटन, औद्योगिक विकास एवं रोजगार उपलब्ध करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देश में से सभी केंद्र पर शासित राज्यों में प्रथम स्थान पर है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर से निर्यात लगभग 2 गुनी बढ़ी है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में यह विधेयक सदन में लाया गया है। धारा 370 को खत्म करने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार के गठन की प्रक्रिया का वादा जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया था, वह वादा सरकार इस विधेयक के माध्यम से पूरा करने जा रही है। महोदय, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 5 अगस्त 2019 से पहले विधानसभा की 111 सीटें होती थी। इनमें 24 पाक अधिकृत कश्मीर में थी। पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के कारण वहां चुनाव संभव नहीं हो पा रहा था। इस तरह कुल 87 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, जिसमें लद्दाख के अलग होने से और कम हो गई थी। इस विधेयक के माध्यम से सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने जा रही है। कश्मीरी प्रवासियों के लिए तथा पीओके के विस्थापित नागरिकों के लिए भी विधेयक में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। महोदय, मैं जनजाति समुदाय से आता हूं। विधेयक में जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित की जा रही है। महोदय, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर के आदिवासी समाज सहित पूरे देश के आदिवासी समाज की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। देश के आदिवासी समाज को उनके अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश का आदिवासी समाज मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। मैं उदाहरण देता हूं, अभी 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें जनजाति समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा होकर के तीनों राज्यों में सरकार बनाने का काम हमारे जनजाति लोगों ने किया है। महोदय, इसी के साथ जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिम्मी समेत अनुसूचित जनजाति समूह का एक बड़ी आबादी है। ये लोग सदियों से अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं, लेकिन देश के अन्य भागों के विपरीत इन्हें जम्मू कश्मीर में वन संपदा पर कोई अधिकार नहीं था। इसी के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ रहे थे। 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन आया और अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को वैसे ही आज़ादी मिली। अनुसूचित जनजातियों की भी आर्थिक सामाजिक विकास का एक नया दौर देखने को मिलने लगा और भारत के संविधान के प्रावधान का लाभ वहां के सारे लोगों को मिल रहा है। 13 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखा गया। सरकार द्वारा श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी, सिम्मी समुदाय सहित अन्य आदिवासी वर्गों के लाभार्थियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन संपदा पर निजी और सामुदायिक अधिकार का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इतने दिनों से ये वंचित थे। इसके बाद जम्मू में भी एक ऐसा ही समारोह आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के विभिन्न आदिवासी समुदाय के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है और रोजगार देकर के आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का अवसर वहां के युवाओं को मिल रहा है। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कहा जाए तो श्रीनगर एवं राजौरी के आदिवासी भवन का निर्माण किया जा रहा है। अतिरिक्त आदिवासी छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और IIT जम्मू और राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने अपने अपने संस्थानों में जनजातीय पीठ की स्थापित करने के लिए इस साल जून में जनजाति विभाग के साथ एक समझौता भी प्राप्त किया है। सभापति महोदय, और मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद सरकार ने पहली बार
जम्मू कश्मीर के उच्च स्थानों पर रहने वाली आदिवासी समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य के देखभाल के लिए भी यह काम किया जा रहा है। सभापति महोदय, राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ये बिल SC, ST और सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन माना जाएगा जिनके गांव LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है तथा सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित रखने का काम कर रही है। Honorable members, now it is 6 p.m. and we are in the midst of the combined discussion on the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023. The Honorable Home Minister will reply to the discussion today itself. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6 p.m. to conclude the discussion, considered and pass the bills today itself. The time is so extended. Honorable Member. सर, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा जिस प्रकार से हो रहा था, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार भी पूरे रूप से वहां पर युक्त था और माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारे चीजों को खत्म करने के लिए, इलाज करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ वहां खत्म करने का उपाय लगाया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे झारखंड के अंदर जो है कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी 300 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो जमा करके रखा है। ऐसा सारा जो भ्रष्टाचार अब जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा उपाय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जम्मू कश्मीर भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। महोदय, मैं इस विधेयक जम्मू कश्मीर के विकास एवं भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री दिग्विजय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने 2019 में जम्मू कश्मीर के बारे में उनके श्रीमुख से बताया गया क्रांतिकारी बिल लाए थे। स्थापित राज्य को समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? और अब ये प्रस्तावित किया जा रहा है कि वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों दिया जाए? हम लोग हमेशा से इस बात को कहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी, जम्मू कश्मीर राज्य का विषय संवेदनशील है और इस संवेदनशील परिस्थितियों में निर्मित हुआ है और संवेदनशील परिस्थितियों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास की बात करते हैं और इतिहास किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है उसको थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। कोटेशन है हिस्टोरियन का, EH का। History consists of corpus of ascertained facts. The facts are available to the historians in documents, inscriptions, and so on, like fish on fishmonger's slab. The historian collects them, takes them home, and cooks and serves them in whatever style and appeals to him. माननीय अमित शाह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे मित्र रेड्डी साहब भी और उस तरफ के बहुत सारे लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जबकि फैक्ट यह है कि जब देश आज़ाद हुआ
तो देशी रियासतों के राजाओं और नवाब और महाराजाओं को ये अधिकार था कि वो किस देश में शामिल हों, वो अधिकार उनको दिया गया था। नवाब जूनागढ़ ने, जहाँ की हिंदू पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है, और महाराज हरि सिंह जी ने आखिर तब तक टालते रहे, वे नेगोशिएट करते रहे, और अंत में एकदम से उन्होंने कश्मीर वैली में, श्रीनगर में, जहाँ की 95% मुसलमान हैं, वहाँ निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान में शामिल होऊंगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, शेख अब्दुल्ला को जाता है। और दूसरी तरफ जूनागढ़, जहां बाहुल्य था हिंदुओं का, वहां नवाब साहब अपने हवाई जहाज में बेगमों को छोड़ गए, बाकी लोगों को ले गए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जूनागढ़ भारत का आज एक अंग है। आप कितना ही अमित शाह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर वैली आज भारत का अंग है, उसका एकमात्र श्रेय किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास था शेख अब्दुल्ला का, जिसकी वजह से आज कश्मीर वैली हमारे साथ है। सर, आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 370 में बचा क्या था? 90% जो अलग से आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसमें समावेश कर दिए गए थे पहले, धीरे धीरे, इसलिए उसका कोई असर नहीं था। और कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद समाप्त आज हो गया? रोज हम आतंकवाद की गतिविधियां वहां पर देख रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। आपका जिस तरह से नोटबंदी में न तो काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दिग्विजय जी, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना फेक करेंसी समाप्त हुई, और उसी तरह से दिग्विजय सिंह जी, you are yielding to me. Yes, sir. One second. You see, in all modesty, I thought it was an issue serious enough. Sir, I am one second, to make available every member an opportunity to put forth his or her point of view. And we have to keep to the subject. Sir, if we make it a debate in journal, that is neither befitting your status. You are a very senior member, sir. Confined to the subject. Sir, I am confined. The way they had claimed. Similarly, and conclude also, they had sir. claimed in Article 370 when it was discussed here in the Parliament, they had said that we will finish terrorism from Jammu and Kashmir. क्या वो समाप्त हुआ? Sir, we will wait for the reply. सर, नहीं हुआ। आज अगर आप रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। सर, दूसरी बात यह है कि आपने आरक्षण का बिल लाए हैं, पहाड़ी लोगों को भी आप आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। ये कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय से हम लोगों का प्रस्ताव ये रहा है, लेकिन उसमें ये भी बात समाप्त अभी नहीं, उसमें साफ नहीं की गई है कि आखिर जो हमारे अभी जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनका आरक्षण समाप्त कम तो नहीं होगा। इसी के साथ साथ हम ये भी उनसे चाहते हैं कि उन्होंने बिल में ये बताया नहीं है कि कितनी संख्या में इतने पहाड़ी लोगों को और दिया जाएगा, कितना प्रतिशत दिया जाएगा, इसका कोई स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के, विशेषकर जम्मू कश्मीर लोगों का, मेरे भी कई लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं, जितेंद्र सिंह जी इस बात के नहीं होंगे तो बता देंगे
वहां पर आज इतनी नाराजगी है कि जिन लोगों को, लोकल लोगों को नौकरियां मिलती थी, वो आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ठेकेदार बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कहां से आ रहे हैं। लोकल लोगों को आज कोई अधिकार वहां नहीं बचा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये, हालांकि जो रिजर्वेशन का बिल है, इसको तो हम समर्थन करते हैं क्योंकि हम लोगों का ही पुराना प्रस्ताव था, लेकिन उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है। आज 4 साल हो गए आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और उस समय इस हाउस में जम्मू कश्मीर का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि आप उठ के कुछ कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, तब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये प्रावधान था कि स्टेट असेंबलीज का भी उसमें समर्थन आना चाहिए। Thank you, sir. You say thank you? I say conclude. I'm grateful, sir. Conclude. I'm grateful, sir. So you are supporting me. I'm extremely grateful. No, I'm not supporting you, sir. Sir, the point I'm trying to make as a matter of fact, Displaced ji, what you are saying me, I am baffled. Thank you, sir. As a lawyer, yes, with some knowledge of law and constitution, sir, I'm not a lawyer, unfortunately. Therefore, I can appreciate. Thank you, sir. You are on a tangent, not in the right perspective. Sir, what is this, sir? Sir, I am saying, sir, that please this was unconstitutional, and still we accepted the fact. Although the Honorable Supreme Court has held it valid, we have nothing to comment on that. Yes. So the point I'm trying to make is, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है, उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। वहां एक तंत्र राज चला हुआ है, वहां के लोगों के कोई राय मशवरा लिया नहीं जा रहा है, बाहर से अलग अलग स्टेट के काडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराए जा रहे हैं, और वहाँ के जम्मू कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी हो, वहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं, उनके भावनाओं को साफ तिरस्कार किया जा रहा है। 4 साल से वहाँ कोई असेंबली नहीं है, केवल माननीय राज्यपाल महोदय उसमें काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल में काम किया है, लेकिन साथ में संवेदनशील राज्य की असंवेदनशील तरीके से उसका कानून लाए हैं, और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन जो है, बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाहरी ताकतें मतलब आउटसाइड द स्टेट, और वहाँ के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव तारीख भी तत्काल इनको लागू उसको करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर जो भी हुआ, एक तरफा काम हुआ है, वहाँ के आपके हर पार्टी के लोगों से भी संपर्क आपका है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लीडर ऑफ द हाउस। और दूसरा ही नहीं सर, ये भी बात समझ लीजिए, पीडीपी के नेता महबूबा जी को आज हाउस अरेस्ट करने का क्या कारण है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये खड़ा हुआ हूं, सुबह एलजी साहब ने स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर सर, ये मेरी सर, ये तो बड़ा गलत आरोप है। दिग्विजय सिंह जी, इसको ये कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजुडिस। महबूबा जी की पुत्री ने अपना वीडियो जारी किया है। जैसे भाषण में होते हैं वैसे बात। लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ माननीय दिग्विजय जी से। इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करते हैं और लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं जिस प्रकार का वहाँ व्यवहार हुआ बाहर के लोगों से, क्या ये जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि जिसके कारण इनके सरकार के रहते इनके सरकार के रहते बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े समाज को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, और आज भी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं
उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्या ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल वन सेकंड, I would wait for a minute. Sir, this is such a condition. Honorable Parliamentary Affairs Minister. सर मुझे इतना मेरा छोटा one sec, please now, please. Yes. सर मेरा छोटा ही पॉइंट इतना ही है सर, जब माननीय गृह मंत्री जी ने सफाई दिया और एलजी का जो स्टेटमेंट था उसको जिक्र किया, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो कमेंट किया है सर, ये तो पर्सनल एलिगेशन है। Comment is expunged. Comment is expunged करना चाहिए। Expunged already. That will not go on record. Sir, before you expunge it, please allow me 1 minute. Sir, these are the facts which brought to our notice, and if Honorable Home Minister says it is incorrect, I accept his facts. I accept his statement. One second. But the fact remains one sec, please. that this was take your seat. Comment. This was the statement made by Mehboobaji, who was the coalition partner. Take your seat. Sahab headed the government and BJP participated. Please take your seat. Digvijay Singh ji, your observations were not befitting your position. Now, one second, please don't rise. And they were prejudicial. And they may be far distanced from the ground reality also. So let us not engage into a situation where we make reflections against each other. They are expunged. Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Dr. Radha Mohan Das Agarwal. मैं अपनी बातें माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष जी, said, sir, you will have a decision. Was it unparliamentary? Yes, you will have a decision. Sir, and you okay, sir. If whatever I said is I can tell you, I can assure you, know from you in writing, sir. I can assure you, I have decided already 3 matters, 2 of them being raised by leader of the opposition. I will give my ruling on this. If someone were to tell me that this is moon, well, I will not accept it. Sir, moved. Your observations were absolutely personal, prejudicial, and not fitting a member of your sir, stature. it's not that. Sorry, I sir, don't. I reserve the right to speak my views. No, sorry. But whatever I said is parliamentary, and it is, if it is unparliamentary, please expunge. Factually untenable, please retain it. Prejudicially motivated, sir, this is not, and sir, not appropriately utilizing your position. No, sorry. Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Sir, I am fully alive to what I am saying. मैं अपनी बातें, sir, how? One second. कांग्रेस के प्रतिनिधि जो पहली बार यहाँ बोले, take your seat. माननीय विवेक तनखा जी, take your seat. Digvijay Singh ji, माननीय विवेक तनखा जी, one second. मैं उनसे ही शुरू First, to करूँगा. make an observation, which is tangential to constitutional provisions, tangential to Supreme Court judgment. I just slightly reminded you, please don't go that far. And secondly, in making personal observation against the Home Minister, under the rules, sir, let me give a ruling. Under the rules, if you seek to make a personal allegation against a person holding constitutional position, it has to be by way of substantive motion. That motion is not there. Sir, whatever I have said. Dr. Radha Mohan Das Agarwal, please. No, sir. Not good. माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बातें माननीय विवेक तनखा जी ने जो बातें कही वहीं से शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ काश्मीरियों का नाम लिया, काश्मीरी पंडितों का, और उनको श्रद्धांजलि दी। मैं ये समझ रहा था कि वो स्वर्गीय तिलक लाल टपलू जी को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी पहली हत्या 1979 में हुई थी। न उस समय कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, न आज इस मंच से कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। यह संविधान जो हम ला रहे हैं, स्वर्गीय तिलक लाल टपलू को श्रद्धांजलि है। मैं समझता था कि वो नीलकांत गंजू को श्रद्धांजलि देंगे, जो आतंकवादी हत्या में मारे गए थे। उन्होंने यह काम न उस समय किया, न आज किया। मैं समझता था कि 1993 को जिन 15 हिंदुओं की हत्या डोडा नरसंहार में हुई थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज उन्होंने यह काम को नहीं किया। यह कानून उन 15 हिंदुओं को श्रद्धांजलि देता है।
मैं समझता था कि संग्रामपुर नरसंहार में 1997 को जिन काश्मीरी 7 पंडितों की हत्या की गई थी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन आज तक वो श्रद्धांजलि कांग्रेस के लोगों ने नहीं दी। यह कानून उन 7 काश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि देता है। मैं समझता था कि वंधामा नरसंहार में 1998 को जिन 23 हिंदुओं को गोलियों से भून करके मार दिया गया था, माननीय तनखा जी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन वो चुप रहे। मैं समझता था कि वो प्राणकोट नरसंहार के 1998 के उन 11 बच्चों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की थी, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से उनके लिए नहीं निकले। मैं समझता था कि अनंतनाग के पहलगाम में जिन 30 अमरनाथ के यात्रियों को मारा गया था, यह श्रद्धांजलि उनके लिए होगी, लेकिन कांग्रेस न उस समय बोली, न कांग्रेस आज बोल रही है। मैं समझता था कि चित्ती सिंह पौरा में नरसंहार होला खेल रहे 36 सिखों की गुरुद्वारों के सामने जो हत्या की गई थी, कांग्रेस एक बार शर्म करेगी और उन्हें श्रद्धांजलि देगी, लेकिन आज भी उन्होंने इस काम को नहीं किया। यह कानून उन 36 सिखों को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। डोडा में जो 6 हिंदू मारे गए थे, जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर जो 11 लोग मारे गए थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर जो 30 मार्च और 24 नवंबर को 15 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी, क्वासिम नरसंहार में जिन 29 हिंदू मजदूरों को मारा गया था, नंदीमार नरसंहार में पुलवामा के जिन 24 हिंदुओं को मारा गया था, मैं समझता था कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये लोग थोड़ी सी भी शर्म का एहसास करेंगे, अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और खड़े होकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मुझे दुख है इस बात का, न उस समय कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, न आज इस बात की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कांग्रेस के ही एक सांसद, इस लोकसभा के, इस राज्यसभा के नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। माननीय गृह मंत्री ने सदन में इस बात को कहा, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे। मैंने उस माननीय सदस्य का ट्विटर देखा है, शर्म आती है। उस सदस्य ने लिखा, अमेरिका में 50 राज्य चलते हैं, 50 संविधान चलते हैं, 50 झंडे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 50 राज्य चलते हैं, 50 प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत में अगर हो गया तो क्या हुआ। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है जो 1947 की। आज इस मंच से मैं उनकी निंदा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी पूछ रहे थे धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ। मैं तो इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा समझता था। 2018 में आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएं 228 थी। आज 2023 15 नवंबर तक वह घट करके 41 हो गई हैं। मुठभेड़ 189 थे, आज वो घट करके 44 हो गए हैं। नागरिकों की हत्या 55 नागरिकों की हत्या हुई थी, वह संख्या घट करके 13 हो गई है। कार्रवाई में मारे गए सुरक्षाकर्मी 91 थे, आज माननीय दिग्विजय सिंह जी मैं आपको बताना चाहूँगा वह संख्या घट करके 20 हो गई है। यह 3 साल का अंतर है जिसके बारे में आप आज चिंता व्यक्त कर रहे थे। मैं आज इस मौके पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को सहानुभूति दूंगा, को श्रद्धांजलि दूंगा। यह सच है जो इतिहास आप विकृत रूप से यहाँ बता रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चला होता तो जम्मू कश्मीर आज पूरा का पूरा भारत में होता, बिना धारा 370 के होता। गृह मंत्री थे वो इस देश के, कश्मीर उनका अधिकार क्षेत्र में आता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यह एक सच है जो आप भी जानते हैं। यह श्रद्धांजलि, यह जो सत्य है, यह जो सत्य है आप जानते हैं इस बात को, आपके गर्दन हिलाने से वो बदलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्रद्धांजलि दूंगा इस कानून के माध्यम से सर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने मजबूती के साथ इस बात का विरोध किया था कि भारत के संविधान में धारा 370 नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मना किया था, एक लॉ मिनिस्टर के रूप में संविधान सभा की बैठक में उन्होंने इस कानून को लाने से मना किया था। उनको हटा करके नेहरू जी ने गोपाल सिंह ऑथेंटिकेट होगा दिग्विजय सिंह जी एंड दिग्विजय सिंह जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 370 लाने से संविधान में मना किया था। नेहरू जी ने उन्हें हटा करके गोपाल स्वामी अयंगर के माध्यम से धारा 370 को लाने की बात की। 18 अक्टूबर 1995 को जब धारा 370 पारित कराई गई तो भीमराव अंबेडकर विरोध में संविधान सभा की मीटिंग छोड़ करके बाहर चले गए थे। इतिहास के पन्ने हैं, आप इन्हें भुला नहीं सकते। और मैं श्रद्धांजलि दूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनकी जघन्य हत्या 23
23 जून को 1953 को कश्मीर के जेल में आपके द्वारा समर्पित सरकार ने की थी। यह कानून आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करता है। अच्छा नहीं लगता बार बार चर्चा कर रहे थे इस बात की कि आरक्षण किसको दिया जाता है। जब भारत पर आक्रमण हो रहा था, पश्तूनी कबायली भारत पर पाकिस्तानी सेना के साथ आक्रमण कर रहे थे। यह गुज्जर ही थे, यह बकेरवाल ही थे जो भारत की सेनाओं के साथ गुप्तचरी करके भारत की रक्षा करने का काम करते थे। आप 70 सालों को उन्हें दंडित करते रहे क्योंकि वो भारत के साथ खड़े थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार आई है जो उन्हें राष्ट्रभक्त गुर्जर और बकेल वालों को, बकेर वाले शेड्यूल टाइप के लोगों को अधिकार देने का काम कर रही है। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री का इस बात के लिए। मित्रों, आज ट्राइबल आरक्षण की बात हो रही है। क्या अपराध था उनका? पूरे देश में हम ट्राइबल आरक्षण देते हैं, संविधान के तहत देते हैं। कौन सा अपराध था उनका जम्मू कश्मीर में? उनको वो आरक्षण नहीं दिया गया। हम धन्यवाद देंगे माननीय मोदी जी को। आज 75 सालों बाद आजादी के अमृत काल के अवसर पर वास्तव में स्वतंत्रता का एहसास अगर किसी ने किया है तो हमारे गद्दी वर्ग के लोगों ने, हमारे गुर्जर वर्ग के लोगों ने, हमारे बकेरवाल के लोगों ने किया है। यह जो ऐतिहासिक न्याय हुआ है इन शेड्यूल ट्राइब के लोगों से, आज उनको पूछेगा कभी देश की सीमाओं पर वो आज भी गरेड़िए का काम करते हैं, आज भी वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते हैं, आज भी वो गरीबी की हालत में जीते हैं, आज भी अशिक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। और माननीय मोदी जी ने जो लाइन दी थी कि हम इस देश में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम एहसानमंद हैं अपने प्रधानमंत्री के जिन्होंने इस काम को वास्तव में ईमानदारी के साथ अगर पूरे देश में लागू किया तो कम से कम जम्मू कश्मीर में भी लागू किया। आज चर्चा हो रही इस बात की, आप जिक्र कर रहे थे एम्स का, क्या ये सच नहीं है? 7 सरकारी नए मेडिकल कॉलेज दिए गए। जम्मू कश्मीर इस देश का पहला अकेला प्रांत है जहां 2 एम्स बनाए गए हैं। जम्मू का एम्स चल चुका, श्रीनगर का एम्स चलने की प्रक्रिया में है। इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत पैदा करिए। क्या ये सच नहीं है कि विकास पैकेज के नाम पर हमने 58,477 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को देने का काम किया है? क्या यह सच नहीं है कि 4,134 मेगावाट बिजली के संयंत्र लगाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में करने का किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उन उपलब्धियों को अगर गिनाएं, प्लीज जो इंचार्ज, मैं खत्म करूंगा। माननीय गृह मंत्री से मेरा एक ही आग्रह है, माननीय विजय साई रेड्डी जी ने वो आग्रह किया था, 24 सीटें विधानसभा में इंतजार कर रही अपने भरे जाने का। माननीय विजय साई रेड्डी ने कहा कि उनका नामांकन कर दिया जाए। हम उनका नामांकन नहीं चाहते। हम भाजपा के लोग वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से चुन करके भारत के जनप्रतिनिधि लाना चाहते हैं। 1947 में जो अधूरी यात्रा हमारी हुई थी, अटल जी ने लिखा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने पूरे होने बाकी, रावी की शपथ न पूरी है। जिन लाशों पर चढ़ करके आजादी भारत में आई वे हैं अब तक खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इसलिए आग्रह करते हैं माननीय गृह मंत्री से, वो समय आ गया है जब हम उस इतिहास के पन्ने को बदले और भीख मांग कर नहीं, अधिकार के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए। मैं इसी के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you very much, sir. One sec. No, sir, please take it. Sir, thank you very much, sir. It is not appropriate. I gave main opposition party 25 minutes in excess of their time. Yes, please check up. Sir, I want only 10 minutes, sir. I want only 10 minutes. No. Dr. John Britas, 3 minutes. Sir. Extendable to 5 minutes. Okay, thank you, sir. Sir. But not beyond that. Sir, thank you, sir. Sir, the Honorable Home Minister is anxiously waiting to hear what I am going to say here. Sir, if there was no Jawaharlal Nehru, what would these BJP members would have done, sir?
If there was no Nehru, there would not have been a discussion on J&K. 50% of the time has been devoted to Jawaharlal Nehru. नेहरू जी न होते तो समस्या ही नहीं होती, डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Dr. John Britas. Sir, since Honorable Home Minister has confided and accepted my proposition, I would urge upon the Home Minister to create a ministry for Nehru. Exclusive ministry. Please do it today. नहीं आज बना दीजिए नेहरू का बारे में मिनिस्ट्री. Sir, my submission is tomorrow if somebody, sir please, if tomorrow if somebody is going to blame Honorable Prime Minister for a decision on, say, Jammu and Kashmir after 40 years, can you absolve the Home Minister, Mr. Amit Shah ji? Who was the Home Minister at that time? Sardar Patel. Who was the Home Minister? So can you segregate, sir? Sir. Sir, please permit me, sir. Sir. 1 minute. Sir, please, sir. Just a light factual. Sir, just a light factual. Yes. I want to put this before John Britas, sir. I don't understand this beautiful irony. It's such a wonderful irony, sir. 1959, the communist government in India had made history. Communist government headed by EMS Namboodiripad was removed by Jawaharlal Nehru, and they don't mind today being hand in glove and supportive of Nehru. My God, mind. So can you Jammu? Dr. John Britas. Sir, since Honorable Home Minister has confided and accepted my proposition, I would urge upon the Home Minister to create a ministry for Nehru. Exclusive ministry. Please do it today. नहीं आज बना दीजिए नेहरू का बारे में मिनिस्ट्री. Sir, my submission is tomorrow if somebody, sir please, if tomorrow if somebody is going to blame Honorable Prime Minister for a decision on, say, Jammu and Kashmir after 40 years, can you absolve the Home Minister, Mr. Amit Shah ji? Who was the Home Minister at that time? Sardar Patel. Who was the Home Minister? So can you segregate, sir? Sir. Sir, please permit me, sir. Sir. 1 minute. Sir, please, sir. Just a light factual. Sir, just a light factual. Yes. I want to put this before John Britas, sir. I don't understand this beautiful irony. It's such a wonderful irony, sir. 1959, the communist government in India had made history. Communist government headed by EMS Namboodiripad was removed by Jawaharlal Nehru, and they don't mind today being hand in glove and supportive of Nehru. My God, the friendship even defeats federalism, center-state relation. Amazing, sir, they don't mind this. Center-state relation. Honorable Home Minister. निर्मला जी जहां रुकी वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं. मैं वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, वो जो जवाहरलाल जी ने पहली सरकार गिरा दी, इसीलिए आज कांग्रेस की कुसेवा आज वो कर रहे हैं, यहाँ खड़ा होकर, इसीलिए नेहरू का चैप्टर खोल रहे हैं. उनको मालूम नहीं है चैप्टर खोलने से अच्छा कुछ नहीं निकलेगा. Dr. John Britas. Sir, I am thankful to the mighty interventions of Home Minister and the Finance Minister. Literally, sir. I'm literally flabbergasted. 1959 dismissal of EMS Namboodiripad. We all know history.
And that's why they have been punished and penalized, and they are sitting there. I've been often saying that. Yes, yes, that's a cumulative effect, ma'am. Cumulative effect of all these omissions and commissions. That's why they are put there. And further, sir, you need to give me. Sir, Mr. Muralidharan's job is only interruption. Whether in Kerala or in Parliament, he will never do any creative thing, either in Kerala or in Parliament. So I have nothing to say about it. Sir, I will tell you, if there was no verdict on SR Bombay case, they would have dismissed most of the opposition governments. And further, even though they have not dismissed the state governments, they are effectively doing the same. Come to the subject. Sir, they are effectively doing the same using the tool of governors. Disruption. Come to the subject. You are doing the same thing. Dr. John Bittas, come to the subject. I am coming to the subject, sir. Sir, this is a very important thing. Very important thing. And you have 2 minutes left only. No, go sir, ahead. this I have been completely disrupted by go them. ahead, go ahead. Sir, please. I know you are very benevolent. You are in big mistake. I can tell you, I am not. Use your 2 minutes. Sir, you will be lucky. Sir, my submission to the Home Minister, it's almost 4 years. And why I am little perturbed or shocked is that he had the pension to declare a full state as a union territory on a hat of a drop. It means that they don't respect federalism. What was the need of making J&K a union territory? They could have done even otherwise without converting it to a union territory. They could have done that. Even then, the treasury benches are harping on the fact that they are the upholder of federalism. We know what is happening in all the states, sir. Even the governors are sitting on bills. Anyway, since it is with the Supreme Court, I won't say that. So today's verdict, I am sure Honorable Home Minister would be referring to that. But there are certain other references, sir. I would say, Justice Sanjay Kaul, I am referring to, I will authenticate also, since you don't ask them, but you may ask me, please, sir. Justice Sanjay Kaul. This is allegation against the chair. Sir, no, sir. Don't be that audacious. Sir, you are one person who accepts so much of humor, sir. You wanted the House to be in humor. Justice Sanjay Kaul, in his opinion, recommended setting up of a Truth and Reconciliation Commission in J&K. Piyushji, please, why you want to disturb me? Sir, since he's talking of humor, I'm sure you want humor, but you don't want jokers in the house. Expelled. Go ahead. Sir, you don't appreciate your chairman for acting with such promptitude. No. Go ahead. Sir. No. I have very promptly done it. Sir. No. Sir, excuse me. One second. Sir, at a time. One second. Sir, at a time. One second. No, at a time. One second. दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं रेप्रीमांड करूं। मैं बुजुर्गों को रेप्रीमांड नहीं करता, वरना मेरे को शुरुआत कहां करनी पड़ेगी? जॉन बिटास। Digvijay Singh ji, please. At that time when Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi are becoming jokers, I don't mind being a joker, sir. For you, everybody is joker. For you, only Shyama Prasad Mukherjee, V. Savarkar, they are all genuine people. Nehru, Gandhi, for you all jokers. So you won't accept genuine humor. That shows your animosity. Thank you. Sir, no, sir, please, I have not started, sir. Sir, Justice Sanjay Kaul talked about setting up a Truth and Reconciliation Commission. He also further said to look into the alleged violations of human rights by both state and non-state actors in J&K. He said further, armies are meant to fight battles against enemies, not to control law and order in the state. The entry of the army created its own ground realities in the state.
Men, women and children have paid a heavy price. I would certainly expect the Home Minister to have a comprehensive view of the verdict. Further, sir, there have been so much of deliberations on the revelations. जस्टिस संजय कौल ने जो कहा वो पास्ट के लिए कहा है। आज आर्मी जम्मू कश्मीर में सिविलियन एरिया में कहीं पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर है। रिकॉर्ड सदन का क्लियर रहना चाहिए। शायद ये अखबारों के कटिंग से ही भाषण तैयार करते, इसलिए इनका ये प्रॉब्लम होता है। Conclude now, Doctor. Amit Shah ji, he said it, and if at all you want to pitch it in the historical perspective, I have no issue. You are the Home Minister, you are the authority. I am seeking what is the correct perspective on that. Sir, there has been a lot of deliberations on the revelations revelations by none other than former governor of J&K, Mr. Satyapal Malik. So, take your seat. I would like to know what is his reaction. Nothing will go on record now. Dr. John, 1 second. Dr. John Britas, in all fairness, I परिसीमन आयोग ने पहली बार यह स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या को 83 से बढ़ाकर के 90, पाकिस्तान के कब्जे वाली पीओजेके की 24 सीटों को छोड़कर कर दी गई है। महोदय, यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि कश्मीरी विस्थापितों के समुदायों से 2 सदस्य होंगे जिनको अनिवार्य रूप से एक महिला को भी करना पड़ेगा। महोदय, अभी कुछ समय पहले इसी पार्लियामेंट में महिला अभिनंदन बंधन का जो विधेयक पारित हुआ था, उससे भी हमारे देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और कश्मीर में भी यह काम करके हमारी सरकार ने सम्मान को बढ़ाया है। महोदय, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ और मैं किसी एक की पत्नी हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ, हमने कश्मीर में वो दृश्य देखते थे जब हमारा सैनिक पिटता था, उसके ऊपर पत्थर चलाए जाते थे, उसके पास तमाम आधुनिक असलहे रहते थे, लेकिन उसको अपनी रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का आदेश नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने सैनिकों को इतनी आज़ादी दी उनको कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जब हमारे लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया, उसका परिणाम मान्यवर आपके सामने है। महोदय, कश्मीर दुनिया का जन्नत माना जाता था, देश का सबसे अच्छी जगह है कश्मीर। वहाँ की घाटियाँ खूनों से लाल होती थी, खून बहता था। मानवर, चाहे खून हिंदू का बहे, चाहे मुसलमान का बहे, चाहे सिख का बहे, चाहे ईसाई का बहे, मानवर मैं कह सकती हूँ वह खून सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी का होता था। महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करना चाहती हूँ और सामने बैठे अपने तमाम जो नेता लोग बैठे हैं, अभी उनका मैं भाषण सुन रही थी, मुझे तकलीफ भी हो रही थी। ये अच्छी बात की तारीफ नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों से खाली इतना कहना चाहूँगी एक लाइन के साथ, माननीय अध्यक्ष जी अगर अनुमति हो थोड़ा और बोलूँ। बोलिए। मैं आपके सामने ये भी बात करना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय कि आज मैं जिस तरह से हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना है, इतना बड़ा माहौल बना, ये हमारी बात का समर्थन अब तक नहीं कर रहे थे। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई हो, अगर उसके बारे में भी कोई बात करे तो मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे नासमझ इंसान वो होगा। और मैं बस एक बात कहूँगी, हम माने जब चुनाव लड़ते थे तो एक नारा लगाते थे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब आप टक्कर मत लो। आज देश की जनता ने मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर, हमारी सरकार के नाम पर एक ठप्पा लगा दिया है और मैं ये बहुत खुशी के साथ इस बात को कहना चाहूंगी, आज कश्मीर में अमन चैन का वातावरण है। मैं इस बिल को समर्थन देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और भी कोई कहना चाहे, मैं विशेषकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे मित्र जयराम रमेश अभी तक कुछ बोले नहीं है, अगर कुछ उनके भी विचार शिवदासन पर और कोई भी बोलना चाहे, हम सब बैठने के लिए तैयार है सर। हम सभी की बात सुनना चाहते हैं सर। Dr. V. Shivdasan is last but one speaker. One more after you.
this bill, basically this bill is a gimmick to hide the reality of Jammu and Kashmir. They are telling Kashmir, the situation of the Kashmir is developing. But what kind of development is there, sir? There, human rights are violating. Continuous violation of the human rights are reporting from the field. Sir, there, in this government, in the period of this government, internet was banned 18 months. Sir, our leader, Tarigami, Muhammad Yusuf Tarigami, now he is cheated. He was unable to walk out. So the political leaders and the human rights, workers of the human rights, they are unable to raise their voice in Kashmir. This is a reality, sir, there. The people are unable to conduct the programs, unable to organize their own meetings. They are, the peaceful life is not there, sir. What is the history of Kashmir? Local economy was always better than national average. They are telling Kashmir economy is better than national average now. Sir, earlier also, local economy of the Kashmir is better than national average. Sir, look at the education sector, health sector, women empowerment, everywhere the performance of the Kashmir earlier also better than the national average. Sir, this is because of the land reforms. Jammu Kashmir introduced the land before at the period of BJP regime. Very earlier, they have introduced the land reform. This is the base of the development of the Kashmir, sir. You have forced the people of Jammu and Kashmir to accept your ideology, your political view through the barrel of the gun. Sir, this is not the democratic way of the democratic way. This is not for the development of the nation. Sir, political leaders are unable to express their views. Common people also unable to express their views, sir. The medias are unable to report the reality, what is happening in Kashmir. We all are unable to receive the real picture from the Kashmir, sir, because the medias, majority of the medias, they are worried about the intervention of the government. The government is controlling the media, so media are not reporting the reality like Manipur. Sir, the people of Kashmir, people of India, they are requesting the peace, they are requesting the democratic rights. So my humble request to the government, you promote the democratic process, and the development, not to promote the hate, politics of hate. Thank you, sir. Thank you. Shri Sushil Modi. Anyone else who is keen to make an intervention on this important issue? Sangeeta Yadav. माननीय सभापति जी, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। माननीय सभापति जी, ये जो बिल है क्यों आया है, मैं सुबह से अपनी सभी माननीय सदस्यों को सुन रही हूं और मैं वो बातें रिपीट नहीं करूंगी जो माननीय सदस्य इसमें बोल चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें आई हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ। जैसे अभी कई लोगों ने बोला ये बिल लाने की ज़रूरत ही क्यों है, तो मैं बताना चाहती हूँ सदन को कि ये कोई नया बिल तो है ही नहीं। जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, ये उसी समय लिख दिया गया था कि न्यायिक डिलिमिटेशन किया जाएगा, ये उसी की अगली कड़ी है। और जैसा कि माननीय सभापति जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा भी कि यह बिल जो है वो 70 साल से जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं, जिनकी आज तक अनदेखी की गई है, ये उनको न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का बिल है। जिनके पास सब कुछ रहते हुए एक शरणार्थी के रूप में दर दर भटक के जीवन जीते रहे और अपने हैसियत से बहुत नीचे का स्तर जिए, ये उनको न्याय दिलाने का बिल है। और उनकी ऐसी हैसियत नहीं है माननीय सभापति जी कि वो चुनाव लड़के सदन में जा चुके। ये बिल जो है ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की संवेदनशीलता को दिखाता है, दूरदर्शिता को दिखाता है कि ऐसे लोगों का आवाज़ सदन में कैसे पहुँचे।
तो मैं उनके लिए मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने ये बात सोची कि कैसे हम पीओके के क्षेत्र में भी एक आरक्षण का प्रावधान किया है, एक सीट का। और अभी जैसे कि मेरी सीमा बहन ने बोला, भी मैं उस बिल पे आगे नहीं बोलूँगी, उसमें उन्होंने बोला भी कि महिलाओं के लिए भी घाटी में से 2 नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, उसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। तो यही लोकतंत्र का मंदिर है। अभी पिछली बार हम लोगों ने नारी शक्ति अभिनंदन बिल को पास किया है, तो ये उसकी कड़ी में नारियों को सशक्त करने के लिए एक जम्मू कश्मीर में किया गया है। और माननीय सभापति जी, मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि इसमें एक चीज़ और आई है, विधेयक में दुर्बल और शोषित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, मैं उसमें भी सुन रही थी, लोग बोल रहे थे। अब चूँकि मैं ओबीसी समाज से ही आती हूँ, तो ओबीसी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। और मैं इस बिल से हटके थोड़ा एक बात और, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं यादव समाज से हूँ और बहुत बड़ी बात हुई है, तो मैं थोड़ा उसमें ज़रूर एक बिल के बीच में थोड़ा सा लीक से हटके बात करना चाहूँगी। माननीय सभापति जी, आज ये मैं यादव समाज से हूँ और ये यादव समाज के लिए बहुत बड़ी बात हुई है, गर्व की बात है। और चूँकि मैं यादव हूँ, यूपी से हूँ, तो मुझे ही कई बार कहते थे क्या बीजेपी में जुड़ी हो, ऐसा मैंने खुद सुना है। आज उन सब के गाल पे तमाचा टाइप का लगा है जो आज हुआ है। माननीय सभापति जी, आज एक हमारे बड़े भाई मोहन यादव जो महाकाल की नगरी के विधायक हैं, वो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। और माननीय मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों के लिए आज यादव समाज ऋणी हो गया है। और मैं फिर अपने यहीं से बैठ के अपने सभी यूपी के भाई बहनों को भी कहना चाहूँगी कि जो भी ये सोचता है कि यादव समाज में बीजेपी का जाना गलत है, ये उनके लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल अब हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं बस आगे अपनी बिल पे थोड़ा बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं। धारा 370, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट रही हूँ, मैं 5 मिनट तो लूँगी ही धारा 370 के बारे में, मैं पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट रही हूँ, तो जब भी मैं ये शब्द पढ़ती थी टेम्परेरी, तो मुझे चिढ़ होती थी। मुझे क्यों, आम जनता को भी चिढ़ होती थी कि टेम्परेरी शब्द को हटाने में इतना टाइम। लेकिन बाद में जब मैं पॉलिटिक्स में आई तब मुझे मालूम पड़ा कि उस टेम्परेरी शब्द को हटाने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, लोगों की सहमति चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये करने का केवल साहस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में था, गृह मंत्री जी में था और भारतीय जनता पार्टी में था। और जो हमारा एक जो सपना था, अब मैं बोल लूँगी तो है थोड़ा सा अब बात, धन्यवाद। ओके, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 2 मिनट, ठीक है। देखिए, मैं अभी जब से ये धारा 370 हटा है, मैं 2 बार मुझे घाटी में जाने का अवसर मिला। इसके पहले मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मेरे परिवार भी कभी परमिशन नहीं देता था कि उधर घूमने जाओ, लेकिन 2 बार मैं गई। वहाँ मेरी नाविकों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, होटल के वेटर से बात की मैंने, ऐसे मैंने जनरली घोड़ों वालों से बात हुई, वैष्णो देवी गई, तो मैंने जनरली पूछा कि भाई क्या चेंज आया है, तो उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें जवाब दिया कि भाई देखिए मैडम, बच्चे कम से कम स्कूल जा रहे हैं टाइम पे, अब दहशत का नहीं माहौल है, पर्यटन बढ़ा है तो रोज़गार बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात क्या बोला उन्होंने कि अब ये लग रहा है कि हम भारत से अलग नहीं हैं। ये जो शब्द था, जो जैसे कि हमारे माननीय गृह मंत्री 2000, मैं उनकी स्पीच सुन रही थी, 2019 में ही बोला था कि रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन धारा 370 हटने के बाद से अलगाववाद की समस्या खत्म होगी। ये मैंने दोनों बार की विजिट में महसूस किया। माननीय सभापति जी, अब चूँकि आंकड़े तो हमारे भाई बहन बहुत बोल चुके हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन कुछ खाली चीज़ें बोल दे रही हूँ ताकि इन बातों की पुष्टि हो सके कि मैंने जो बात की है, उन्होंने जो कहा वो सही है। थैंक यू, थैंक यू। बस एक मिनट, 2004 से टोटल आतंकवाद की जो घटनाएं 40,164 थी, अभी 2014 से 23 में 2000 हो गए, 70% की कमी आई है। मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप निश्चिंत रहे, जो लोग बोल चुके हैं। कुछ नेता, अच्छा एक बात और बताऊं, जैसे पत्थरबाजी में हम लोग उस पर अखबार में पढ़ते थे, अरे खून की You made your point, ma'am. You have made your very impactful point. Thank you so much. Thank you. श्री रामचंद्र जांगड़ा, 3 minutes. सभापति जी, Just 3 minutes. इस देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का आपने अवसर दिया। कुछ जग बीती सुनाते हैं, मैं थोड़ी सी आप बीती सुना देता हूँ।
हमने वैसे कश्मीर की वादियों का अवलोकन पिक्चरों में किया था जब कॉलेज में पढ़ते थे, कभी जब जब फूल खिले पिक्चर, कभी आरजू पिक्चर, बड़ी वादियाँ दिखाई देती थी उनमें। मैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन था तो उस समय पहली बार मैं श्रीनगर गया था। मान्यवर, मैं आप बीती आपको बताता हूँ। मेरे अपने कज़न ब्रदर वहाँ पर डीआईजी थे बीएसएफ में। मैंने कहा भाई इंतजाम करवा देना। तो उस समय लाल बत्ती लगाने की प्रथा थी गाड़ियों के ऊपर। तो उन्होंने पहला जो मार्ग निर्देशन किया, ये कहा कि भाई साहब लाल बत्ती उतार लेना और सरकारी गाड़ी मत रखना, प्राइवेट गाड़ी में आना, वरना कोई भी बुलेट आ सकती है। ये देख के कि कोई न कोई वीआईपी आदमी इसमें होगा। ये हालात थे। जब हम श्रीनगर पहुँचे और रात को बीएसएफ कैंपस में ही रुके और अगले दिन डल झील में हम घूमने के लिए गए, तो मैंने कहा जी यहाँ पर कोई मार्केट है डल झील के अंदर भी, वो दिखा दो। तो बीएसएफ का ही सादी वर्दी में एक सिपाही हमारे साथ उसने कर रखा था। तो उसने कहा कि साहब कहीं से भी कोई पत्थर आ सकता है और आप डीआईजी साहब के ब्रदर हो, मैं ये रिस्क ले नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं उस मार्केट में आपको नहीं ले जाऊँगा। ये हालात थे वहाँ पर। और मान्यवर एक और बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, मैं धोती बांधता हूँ, मैंने बांध ली, कहने लगा सर इसको बदल दो, ये लगेगा कोई न कोई लीडर है, कोई वीआईपी है, कोई बुलेट आ सकती है या पत्थर आ सकता है। यानी अपने ही देश में अपने सांस्कृतिक पहनावा भी नहीं पहन सकते थे, अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकते थे, अपना नाम भी नहीं बता सकते, अपना पद भी नहीं बता सकते थे। यह हालात अपने ही देश की उस जन्नत के अंदर था। हम तो धन्यवाद करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उस जम्मू कश्मीर को जहां पर इतना खतरा महसूस करते थे अपने ही देश के अंदर, आज एक निर्भय प्रदेश बना दिया। और पहली बार अभी हम गए थे पिछले दिनों कमेटी लेके, तो लोगों ने अपने घरों को कन्वर्ट कर दिया गेस्ट हाउस में, एक कमरा रहने के लिए रख के और बाकी गेस्ट हाउस कर दिया। 2 करोड़ वहां पर पर्यटक गए हैं। इतना पहली बार आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में इतना पर्यटक गया। सर मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अपने ही देश के अभिन्न प्रदेश में हम इतने भयभीत थे, इतने आतंकित थे, इतने और असुरक्षित महसूस करते थे। आज धारा 370-35 से समाप्त होने के बाद अपने देश का एक अभिन्न अंग है वो, और सब समझ अंग तो पहले भी था, लेकिन एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भाव आया सब लोगों में। और अभी हम पिछले दिनों गए तो निसंकोच वहां पर सब लोग घूम रहे थे, किसी किस्म का कोई भय नहीं था। तो मैं तो इस बिल का समर्थन के लिए करने के लिए खड़ा हुआ हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय गृह मंत्री जी को कि इतनी सुंदर व्यवस्था सबके लिए वहां पर, खास तौर पर ओबीसी के लिए। तो जब से ये सरकार आई है 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में, मैं ओबीसी वर्ग से संबंध रखता हूं। संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पूरे देश में ओबीसी को अधिकार दिया है। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में ओबीसी को पूरा 27% आरक्षण दिया है। तो जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से जो डिप्राइव्ड लोग थे, जो बकरवाल थे, तो मैं गया बकरवालों की झोपड़ियों में। सर मैं बकरवालों की झोपड़ियों में गया। वो श्री सुशील कुमार, थैंक यू जांगड़ा जी, थैंक यू। सुशील कुमार मोदी जी। सभापति महोदय, जब से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में पंडित नेहरू के ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर का जिक्र किया है, तब से नेहरू पर चर्चा होने लगी है। अमित शाह जी ने 2 बात कही कि युद्ध विराम का फैसला ये पंडित नेहरू ने लिया, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का जो फैसला था वो पंडित नेहरू का था। और कांग्रेस के लोग कहते कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि उनका सामूहिक फैसला था। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा, उस समय देश के कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस रॉबर्ट रे बूचर। उन्होंने कई पत्र लिखे पंडित नेहरू के, और जिसमें यह लिखा उन्होंने कि सेना थक गई है, सेना को रिफ्रेशमेंट चाहिए, सेना को अब आगे लड़ने की स्थिति नहीं है, दिक्कत हो रही है। तो पंडित नेहरू ने रॉबर्ट रे बूचर के सुझाव पर और युद्ध विराम का फैसला किया। मैं केवल सदन से ये जानना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति एक ब्रिटिश कमांडर के कहने पर कोई फैसला लेता है? क्या उनका स्व विवेक या स्व निर्णय नहीं था? और मैं तो सती महोदय
मैं तो ये कहूँगा कि अंग्रेजों ने पंडित नेहरू का इस्तेमाल किया। ही वॉज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ ब्रिटिशर्स। और इतना नहीं सोती महोदय, जब सरदार पटेल ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का विरोध किया और पटेल ने कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान बुलेट खरीदने में करेगा, तब अंग्रेजों ने क्या किया, माउंट बेटन का इस्तेमाल किया नेहरू तक पहुंचने के लिए, ताकि नेहरू गांधी को प्रभावित करें, और तब जाकर 55 करोड़ रुपया और पाकिस्तान को दिया गया। सती महोदय, 27 दिसंबर 1947 को गांधी यूनाइटेड नेशंस में जाने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठकर मामले को सुलझा लें, मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। और तब सरदार पटेल ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज बिकम इन सिक्योरिटी काउंसिल। और सती महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया था, और जब अंबेडकर ड्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं हुए, तब पंडित नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के मंत्री गोपाल स्वामी अयंगार को 370 आर्टिकल के ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया। पटेल ने जब ऑब्जेक्शन किया, सती महोदय, और पंडित नेहरू विदेश में थे, और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने 370 का प्रस्ताव रखा गया, तो मौलाना आज़ाद और स्वयं गोपाल स्वामी अयंगार, 2 लोगों को छोड़कर पूरी वर्किंग कमेटी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो कहते हैं, और ऑन रिकॉर्ड आप कहेंगे तो मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ, नेहरू बाहर थे, पटेल से उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कन्विंस करने की जिम्मेवारी आपकी है। पटेल दुविधा में थे, वो नेहरू से कटुता नहीं चाहते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक बुलाई गई तो मेंबर्स ने उसका विरोध किया। तब पटेल ने कहा कि नेहरू की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वचन दिया है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने के लिए। पटेल इसके दुष्प्रभाव को देखने के लिए सभापति महोदय जीवित नहीं थे, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बिल आया तो सीपीआई के हसरत मोहानी, उन्होंने कहा कि यह भेदभाव क्यों, बड़ौदा को क्यों नहीं। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका विरोध हुआ, तब उसको टेम्परेरी के रूप में उसको और शामिल किया गया। सती महोदय, वी शंकर जो पटेल के बायोग्राफर हैं, उन्होंने लिखा उनकी बायोग्राफी में कि पंडित नेहरू ने संसद में 1952 में ये गलत बयानी की और ये कहा कि मैं अकेले नहीं था, कश्मीर के मामले में सारे लोग शामिल थे, सरदार पटेल वॉज ऑल द टाइम डीलिंग विद दिस मैटर। तो वी शंकर ने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए सभापति महोदय, जो अमित शाह जी ने जिस बात का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास तथ्यों के साथ उन्होंने इन बातों को रखा है। आज भले ही कांग्रेस के लोग इसको नकार दें। साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने इस बिल के अंदर और ओबीसी, पहले शब्द प्रयोग था कमजोर और वंचित वर्ग, उसके स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग शब्द रखे जाने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया गया, उसकी हवा निकल गई। क्या हुआ कास्ट सेंसस का? और मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, और जहां से आते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये बताएं कि कर्नाटक में 2015 में कास्ट सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, आज 8 साल बीत गए, आज तक क्यों नहीं सिद्धारमैया की सरकार ने कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़ों को और सार्वजनिक करने का काम किया? ऑनरेबल मेंबर ऑन द सब्जेक्ट। जी, कम टू द सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ सभापति महोदय। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। और इस नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, खड़गे जी इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब खड़गे जी ने कहा कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा क्यों आते हो। मुझे आपके ओबीसी बोलने का कोई एतराज़ नहीं है, पर खड़गे जी के प्रांत तक मत पहुंचिए। इसलिए खड़गे साहब इसको जर्नल रखिए। कर्नाटक में कब कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है? अब तो आपकी सरकार बनी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हो। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साइन किया मेमोरेंडम पर कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक न किया जाए। अब तो तेलंगाना में आपकी बात में, खड़गे साहब बाद में बोल लीजिएगा। सर, मैंने तो आपकी काफी वकालत की। आपने प्रधानमंत्री जी को जब कहा
कि आप बार बार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों आते हैं? जोशी साहब ने जो बोला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और इन्हों भी कर रहे हैं। और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है, वो सब लोग विरोध किया है और सरकार को चेतावनी दिया है। अगर इस ओबीसी कमीशन का जो अभी कास्ट सेंसस को अगर पब्लिक करते हैं तो हम विरोध में जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा खड़गे साहब, आप ही कर्नाटक से ही आते हैं। बैठिए। इसे लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया आपने। जी समिति महोदय, जब अपर कास्ट के आप लोग हैं ना, तब सब लोग मिल जाते हैं अंदर से और दूसरों को ये बोलते हैं आप भी हैं वो भी है। इसे जी समिति महोदय, खड़गे साहब यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनसे आग्रह करूंगा अगर हिम्मत है तो इसी सदन में ऐलान करें कि अगले 1 महीने के भीतर ये कर्नाटक के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। और अब तो आपकी सरकार तेलंगाना में बन गई, समग्र कुटुंब सर्वे हुआ, केसीआर थे, आज तक जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आप घोषणा करें कि तेलंगाना के जो समग्र कुटुंब सर्वे हुआ था उसमें जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। और फिर जिन राज्यों में आपकी बची कुची सरकार है वहाँ जातीय गणना कब प्रारंभ करेंगे? हिमाचल में तो 1 साल हो गया, आज तक आपने जातीय गणना प्रारंभ नहीं की। और बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुई, जो जातीय सर्वे हुआ, उसके तो हवा निकल गई। सारी जातियां विरोध में खड़ी है, घर बैठे सर्वे कर लिया गया, जिसकी संख्या 40 लाख थी उसकी संख्या 20 लाख दिखा दी गई। कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया। सत्य महोदय, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है ये तो हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? क्यों नहीं काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 1955 में पार्लियामेंट सुपुर्द हो गई, क्यों नहीं उसको स्वीकार किया गया? क्यों नहीं 15 साल तक कांग्रेस बैठी रही, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन क्यों नहीं किया? क्यों अटल अडवाणी जी का इंतजार करना पड़ा, मोरारजी देसाई का? और 1977 में 80 में सेकंड मंडल कमीशन का गठन हुआ, फिर 10 साल बैठे रहे, उसको लागू नहीं किया। फिर बीजेपी की जब सरकार, बीजेपी के समर्थन से जब वीपी सिंह की सरकार आई तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा है कि अब कोई जाति नहीं है, 4 जातियां हैं केवल, युवा, महिला, गरीब, किसान, और सभी जातियां, ये सभी जातियां इसी के अंदर और समाहित हो गई। प्लीज, you see, Dr. John Britas is very brilliant. You start reacting, he succeeds. Don't do that. और समिति महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बीके हांडिक इनके पार्टी के बड़े नेता रहे, बैकवर्ड क्लासेस कमेटी के चेयरमैन थे। 3 बार उन्होंने रिपोर्ट दिया, पार्लियामेंट को 3 बार रिपोर्ट दिया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी दर्जा नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब ओबीसी आयोग को और संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। साथी महोदय, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, उसमें ओबीसी का आरक्षण किसने दिया? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने दिया? नीट में किसने आरक्षण दिया? सती महोदय, इसलिए केवल मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस डाल देने से और ओबीसी समाज आपको वोट देने वाला नहीं है। और आज तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि जो बचा खुचा भी जो ओबीसी का वोट महागठबंधन के पास था, इंडी के पास था, वो भी उसकी भी पूरी की पूरी और हवा निकल गई। इसलिए सती महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हुआ कि आपने ये महत्वपूर्ण, और आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से
धारा 370 को अपहेल्ड करने का काम किया है और सर्वसम्मति से 5 जजेस की बेंच ने उसको अपहेल्ड किया है और कहा कि ये कभी टेम्परेरी हो नहीं सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री को इस बिल को लाने के लिए अपनी ओर से बधाई देता, धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Shri Amit Shah to reply the discussion. धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, ये दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए सदन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया है। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो, इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है
ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब ये है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे। तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी, मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371(d) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी
चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग, अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है, उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ अर्थ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहिए। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान्यवर, मैं जिस 2 बिल को लेकर आया हूं वो 2 बिल एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है, सर्वानुमत से बिल के तत्व को सबने समर्थन किया है। बिल का जो तत्व है, कंटेन है, इसका किया है। मुझे था कि विटरास खड़े हो जाएंगे कि हम अपोज में खड़े हैं, मगर मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, तब ये तो काउंट करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत बाकी दलों से। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है
किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है। और बहुत समय से था, आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक टर्म्स है, संवैधानिक शब्द है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा। ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता ने। मान्यवर, वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड है वो वहां से विस्थापित हुए हैं, और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इतने लोग अब तक रजिस्टर्ड हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं, तनख्वाह साहब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नॉलेजमेंट दूंगा। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है, और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा। मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए, 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे, और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का, और छम्ब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए, और इतने ही करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें, 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो।
मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूँ। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी, और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। SC ST के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की, उसको हमने बरकरार रखा, और ST की सीट शून्य थी, क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी। अब परमिट करती है, 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं, मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के ST भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और OBC डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगू। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं।
गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर he is not yielding, he is not yielding, he is not yielding. Go ahead, Honorable Home Minister. He is not yielding, he is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी, पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है। देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मतलब सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा, हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू। क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है, कश्मीर में दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। एक नाम दिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का। तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है, संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर, सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं, दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर, Honorable Home Minister is not yielding. He is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर, एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। और उस वक्त जब अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? मान्यवर, और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। और मैं बताता हूं मान्यवर, एक कहते हैं कि धारा 370 निरस्त कर दी। अगर कल को ये 40 साल के बाद, जोर से बोले मनोज झा जी, 40 साल के बाद, क्योंकि ये मानते हैं कि 40 साल के बाद मैं नहीं हूंगा, मैं तो 60 का हो गया, मेरा आयु 40 साल का हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं 40 साल के बाद इतिहास पूछेगा तो कौन रिस्पॉन्ड? मैं बताता हूं, 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। ना मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, ना हमारी कैबिनेट भाग सकते हैं, और ना हमारा पार्टी भाग सकता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसको ऑन भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इस तरह से नहीं चलता है इतिहास। और इतिहास, मेरी बात आज भी मानकर चलिए दिग्विजय सिंह, इतिहास किसी को नहीं बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता है। मान्यवर, आज जो बिल लेकर मैं आया हूं, काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो है नहीं जिससे वास्तविकता दिखाने का चश्मा मैं किसी को पहना सकूं। सबको अपने अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, और चश्मे का अगर कांच गलत है तो दृश्य गलत हो जाता है। मान्यवर, पूरा कश्मीर और जो 2 करोड़ यात्री पूरे देश से जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा कर आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं, और 100 से ज्यादा अधिक फिल्मों के शूटिंग हुए हैं, वो सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा पहनकर ये देखते हैं। मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कई पिताओं ने अपने कंधों पर बेटे के जनाजे लेकर गए। मान्यवर, अपनी बेटी की डोली तक कई लोग नहीं देख पाए, और कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया। इनकी वेदना, हृदय अगर संवेदनशील है तो ही इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में जिनके हाथ में हथियार है, इसके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मान्यवर, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए मन में संवेदना है कश्मीर के युवा के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए, और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद, और उसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वो पढ़ाई लिखाई, जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया का एक्सेस, और आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग धारा 370 कर आधार बनाकर अलगाववाद की बात करने वाले लोग, आज जो लोग बात करते हैं, उनकी कश्मीर की जनता अनसुनी करती है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करती है। मान्यवर, ये आज बदलाव हुआ है। अभी अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं, और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी, और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, सहन सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे, और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर, मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे, परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी, और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई, और उसमें धारा 370 हटाने के बाद
केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर 3000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए, 70% की कमी। सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, और मनोज जी खास देखे, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे, और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, 0 जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायलेशन की घटनाएं की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए, 2014 के पहले एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है, और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है
कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जहमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है और रोजगार, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी, हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं मान्यवर। हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का काम है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संवेद नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। हमने धारा 370 और 35A को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35 से कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज जाजिब, कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है, कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिनने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। 2 राजधानी रखी, 2 दरबार रखे, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर, अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 35A के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो,
पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370। साहब ये विसल ब्लोअर ये भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ मामला था। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछो, सिफारिश के सिवाय नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था क्योंकि 3 ही परिवारों का शासन। क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वहां लगाएंगे? अभी अभी झारखंड में किसी MP के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर ये खड़े हो गए, चलो इंडिया अलायंस ने, मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। मान्यवर अभी कहेंगे Correction is elected, but take it. मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे? क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे ना नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब प्लीज बैठ जाइए। Nothing will go on record now. Only मेरा निवेदन साहब, आप बड़े only नेता what हैं, the बैठ honorable जाइए। Home Minister says will go on record. मान्यवर ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है? ओबीसी बोलिए साहब, ओबीसी बोलिए, महिला ओबीसी। अरे महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे। मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे? मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर
मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे। लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था। वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है। 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे, मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के प्रयास कर रहे हैं और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर 100 शूटिंग हो चुके हैं। मान्यवर ये सब कहेंगे, इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। मान्यवर इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा उनके चश्मे में खराबी है, वो आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी, वो पूरा देश। मान्यवर जीएसडीपी वो डेवलपमेंट का बड़ा द्योतक होता है। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में और आज 2,27,927 करोड़, डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147 है। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मिड डे मील के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर, करप्शन तो जो होता होगा, रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है। मान्यवर 30 लाख से टूरिस्ट का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया। मान्यवर ये बताता है कि घाटी में ठीक है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहाँ घाटी के मुसलमान भाइयों के वहाँ होम स्टे चल रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए। मान्यवर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रतिवर्ष 1100 का एवरेज था, अब 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। 47 स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं थी, आज 173 है। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 बने हैं। गठित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप 4,000 थी, आज 19,000 है। माननीय शिशु मृत्यु दर जो सबसे कठिन हेल्थ पैरामीटर है, इसका गिरावट बहुत कठिनता के साथ होता है। जो हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं उनको मालूम होगा। 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मारे जाते हैं। 47 जन औषधि केंद्र थे, आज 227 जन औषधि केंद्र वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आज चले गए हैं, मगर दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में इतना बड़ा बदलाव डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हुआ है। मान्यवर सिर्फ हाइड्रो
इलेक्ट्रिसिटी में, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 करोड़ का भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया। रेलवे का पैसा अलग, नेशनल हाईवे का पैसा अलग। मान्यवर, लगभग पेंशन के लाभार्थी सिर्फ 6 लाख थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जम्मू की साइड से। अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद 10 लाख लाभार्थी पेंशन के हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8% था, आज 100% हो चुका है। हेल्थ कवरेज देश भर में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मान्यवर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। ओपन एप्लीकेशन 50 से 60% था, अब 100% है। ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थी, आज 1100 सेवाओं में ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है। और स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ 2 लाख थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया। मान्यवर पूछते हैं कि क्या बदलाव आया, मैं इनको ही बताना चाहता हूँ। और मान्यवर ढेर सारी चीजें हैं, अब ये चले गए हैं, मैंने दूसरे सदन में भी बताया, मगर मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने लाल किले सी प्राचीर से इस देश को वादा किया था, और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़े हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। मान्यवर, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहाँ पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये जो विधेयक लेकर मैं आया हूँ, मैं आपको निवेदन करता हूँ सभी लोगों को। I shall put first the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को इस सदन पारित करे। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. वो लोग तो भाग गए, तो वोट नहीं कर सकते ओबीसी महिलाओं के लिए। I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Shri A. Rahim, Dr. V. Sivdasan, Dr. John Britas, Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Shri Jose K. Mani, Shri Ilama Ram Karim, with instruction to report by the last day of the first week of the next 263rd session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivdasan for reference of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote. The member is not present. It not been taken into consideration.
I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 6 amendments. John Bitas, Shri Santosh Kumar P, Dr. Fozia Khan, they are not present. Amendments have not been moved. I shall now put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. He is not present, is not being taken up. I shall now put the amendments moved by Dr. Fozia Khan to vote. She is not present. I shall now put the clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Amit Shah to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Both the bills are passed unanimously. Well, honorable members, the House has had involved interaction on a very important issue. It is gratifying to note that the bills have been passed unanimously. There has been no dissent. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 12th December 2023.